11 अध्याय 11 क्या आप इसे तुरंत ही सीख सकते हैं? झांचू नहीं, मैं भी इसे आजमाना चाहता हूँ। ठीक है, हम यहाँ हैं, यही वह जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, किंग गंगजू। 10 मिनट से अधिक समय बाद वे तीनों अंततः लाल दीवारों और हरिटाइलों वाले एक छोटे से आंगन के सामने रुके। अपने सामने छोटे से आंगन को देखकर लीयू को बहुत ईर्ष्या हुई। इसके शांत और सुंदर वातावरण का उल्लेख नहीं करना चाहिए। अकेले एक क्षेत्र लगभग 1000 वर्ग मीटर का है। इतने बड़े यार्ड के साथ वहाँ केवल एक व्यक्ति रहता है। यहाँ आंतरिक शिष्यों के लिए उपचार है। वे बाहरी शिष्यों से सर्वथा अतुलनीय हैं। प्रांगण के ऊपर लटकी पट्टिका किंग गंगजू में भी मार्शल आर्ट का सही अर्थ निहित है, जो कुछ हद तक बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग जहाँ कांके कैंग के समान है। दरवाजे के सामने खड़े होकर 3 शब्दों किंग गंगजू को देख रहे थे। प्रणाली प्रतिक्रिया करती है। मार्शल आर्ट का सही अर्थ जाने, अनुभूति अंक जोड़ 3 शून्य। मार्शल आर्ट का सही अर्थ जाने, अनुभूति अंक जोड़ 3 शून्य। मार्शल आर्ट का सही अर्थ जाने, अनुभूति अंक जोड़ 3 शून्य। विकास दर कैंग यूनजू से पहले के समान ही है। हालांकि वह पहले ही सुजाकू प्रांगण के प्रवेश द्वार पर सुजाकू स्टेज पर 300 प्रति सेकंड की गति का अनुभव कर चुका था। कभी-कभी जोड़ 3 शून्य की यह गति स्पष्ट रूप से लीयू को उत्साहित नहीं कर सकती थी। लेकिन इसका होना न होने से बेहतर है। कम से कम ये खड़े होकर ध्यान करने के नोट्स को पकड़ने और हर मिनट 2 बिंदु जोड़ने की तुलना में अधिक ताजगी देने वाला है। झांग गुहान ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वह लीयू और झांग चू को आंगन में ले गया। छोटे से आंगन में सबसे पहले एक विशाल आंगन है जिसके 3 और कमरे हैं। आंगन में पत्थर की मेजें और पत्थर की बेंचें हैं और मेज पर साफ चाय के सेट रखे हैं। दाईं ओर एक काले पत्थर की पट्टिका है और कोई नहीं जानता कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। लेकिन जब लीयू की नजर काले पत्थर की पट्टिका पर पड़ी तो सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। तलवार परीक्षण स्मारक का अवलोकन करें, अनुभूति अंक जोड़े 5। तलवार परीक्षण स्मारक का अवलोकन करें, अनुभूति अंक जोड़े 5। अल्पविराम। वृद्धि बहुत अधिक नहीं है लेकिन गति काफी तेज है। लीयू ने गुप्त रूप से गणना की कि जब तक उसकी आंखें पत्थर की पट्टिका पर केंद्रित हैं वह औसतन हर 2 सेकंड में 15 अंक प्राप्त कर सकता है, जो प्रति मिनट 450 अंक के बराबर है। यदि मैं कुछ और समय के लिए किंग गंगजू में रह पाता तो आय काफी हो जाती। कृपया बैठ जाओ। किंग गंगजू के मालिक के रूप में झांग गुहान ने बिल्कुल भी दिखावा नहीं किया। लीयू और झांग चू को बैठने के लिए कहने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए चाय का एक बर्तन बनाया। चाय पीते समय उन्होंने कुछ बातें बताई जो उन्होंने आंतरिक संप्रदाय में देखी और सुनी थी। इनमें से कई चीजें सामान्य बाहरी शिष्यों की पहुंच से परे हैं और यह कहा जा सकता है कि उन्होंने लीयू के क्षेत्र को काफी व्यापक बना दिया है। सुनते समय लीयू ने चुपके से तलवार परीक्षण स्मारक पर नजर डाली। यह सांस अत्यंत आरामदायक है। आधे घंटे से अधिक समय इसी तरह बीत गया। झांग चू थोड़ा अधीर लग रहा था और अचानक बोला, लीयू मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जब तुम पहली बार संप्रदाय में आए थे तो क्या तुम 5वीं कक्षा की योग्यता वाले नहीं थे? तुम मेरी दूसरी कक्षा की योग्यता से 3 कक्षा कम हो तो तुम्हारा बुनियादी ढेर प्रशिक्षण इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ गया? क्या आपके पास कोई तरकीब है? लीयू को काफी समय से पता था कि इस मामले को टाला नहीं जा सकता और वह मानसिक रूप से तैयार भी था। मेरे पास क्या तरकीबें हैं? मुझे अभी आंतरिक शिष्यों के खड़े होने के अभ्यास की एक नोटबुक मिली है। केवल उसने खड़े होकर ध्यान करने की नोटबुक निकाली जो शू किन ने उसे दी थी। झांग गुहान की आंखें हल्की सी चमक उठी और उन्होंने पूछा, क्या मैं देख सकता हूँ? देखिए इसमें गलत क्या है? लीयू बेफिक्र देख रहा था। झांग गुहान ने खड़े होकर ध्यान करने के नोट्स लिए, उन्हें उलट पलट कर देखा और 10 सेकंड से भी कम समय में उन्हें नीचे रख दिया। उन्होंने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, आपकी यह ढेर प्रशिक्षण नोटबुक 30 साल पहले एक आंतरिक शिष्य युआन ली द्वारा लिखी गई थी। युआन ली उन कुछ आंतरिक शिष्यों में से एक थे जिन्होंने बुनियादी ढेर प्रशिक्षण का पूर्णता से अभ्यास किया और 3 सच्चे अर्थों को समझा। जब वह आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बन गया तो उसने इन ढेर सारे प्रशिक्षण नोट्स की नकल की और उन्हें विशेष रूप से बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को बेच दिया। ये कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो कई बाहरी शिष्यों के लिए यह उपयोगी तो है, लेकिन बहुत उपयोगी नहीं है। नहीं, लीयू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने ऊपर दी गई सामग्री को समझ लिया है और मुझे लगता है कि यह काफी उपयोगी है। झांग गुहान ने अपना सिर हिलाया। शायद यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। वैसे भी पिछले कुछ सालों में शायद आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस नोटबुक के साथ 1 महीने के भीतर बुनियादी खड़े होने के अभ्यास में थोड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लीयू, मुझे इस बारे में नहीं पता। वैसे भी मैं हाल ही में इस नोटबुक का अध्ययन कर रहा हूँ। जब मैं सीनियर सिस्टर झांग से मिला तो मैं भी इसका अध्ययन कर रहा था। खैर हो सकता है कि मैंने कुछ सीखा हो। वरिष्ठ बहन झांग, क्या मैं थोड़ी देर ध्यान में बैठने के लिए आपका आंगन उधार ले सकती हूँ? झांग गुहान थोड़ा हैरान हुई। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी और उसने तुरंत कहा, जरूर। लीयू ने सिर हिलाया, फिर खड़ा हुआ और बगल में खुली जगह की ओर चला गया। पैर पर पैर रखकर बैठ गए। झांग चू को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, बहन यह आदमी तैयारी कर रहा है। चुप रहो, देखो बात मत करो। झांग गुहान ने झांग चू को गुस्से से घूरा। झांग चू ने तुरंत बोलने की हिम्मत नहीं की और केवल लीयू को उलझन में देखा। इस समय लीयू ने चुपचाप सिस्टम शुरू कर दिया है। बेसिक स्टांस स्किल्स में सीधे अंक जोड़े गए। ध्यान में निश्चल बैठे लीयू को देखकर उसके मन में फिर से एकाग्रता प्रकट हुई, जो चुपचाप बेसिक स्टांस एक्सरसाइज की 12 मुद्राएं कर रही थी। लगभग 1/4 घंटा लीयू ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। बस यही 15 मिनट उन्होंने लगभग 6000 संज्ञानात्मक अंक खर्च किए और बेशर्मी से बेसिक स्टांस मेडिटेशन को मामूली सफलता के चरण से महारत के चरण तक पहुंचा दिया। पैनल पर अभी भी 24125 संज्ञानात्मक अंक बचे थे। वह हल्का सा मुस्कुराया और तुरंत खड़ा हो गया। झांग गुहान और झांग चू के सामने ही उन्होंने बेसिक स्टांस स्किल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। शुरुआती ढेर को अभी उपयोग में लाया गया है। झांग गुहान आश्चर्य से खड़ी हो गई। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। बहुजन में थी, प्रभुत्व का क्षेत्र। उसे अच्छी तरह याद था कि जब वह पहली बार लीयू से मिली थी तब लीयू का बेसिक स्टांस मेडिटेशन सिर्फ मामूली सफलता के चरण तक ही पहुंचा था। फिर कैसे कुछ देर ध्यान में बैठने के बाद वह सीधे महारत के चरण तक पहुंच गया। यह क्या बदतमीजी है। जब तक लीयू ने सभी 12 कार्य पूरे कर लिए झांग गुहान पूरी तरह से अवाक रह गया था। वरिष्ठ बहन झांग, बस इतना ही। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे लिखूं। जब मैं नोटबुक का ध्यानपूर्वक अध्ययन करूंगा तो मैं शांत हो जाऊंगा और इसे समझूंगा। हर बार मुझे कुछ न कुछ मिलेगा। झांग गुहान, झांग चू जो पास ही खड़ा था इतना क्रोधित हुआ कि उसने तुरंत मेज पर रख दी और खड़ा हो गया। मुझे विश्वास नहीं होता, मेरे पास भी वह नोटबुक है, मैं अभी कोशिश करूंगा। झांग चू जल्दी से घुमा और किनारे की खुली जगह पर आ गया। वह लीयू की तरह ही क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। लीयू, झांग गुहान, वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे अवाक। हालांकि ये केवल आधे मिनट से भी कम समय था। झांग चू ने अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। उसने उन दोनों की तरफ देखा और उदास होकर कहा, मैं यह नहीं कर सकता। लीयू, मुझे बताओ तुमने ये कैसे किया? झांग गुहान अपना माथा पकड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। वह इतना क्रोधित हुआ कि मौके पर ही भाग गया। वह बाहर भागी और झांग चू को पीटा। इस कमीने ने उसे पूरी तरह से बदनाम कर दिया था। 12 अध्याय 12 सिर्फ चैनिंग फोर्स पर झांग चू को निर्देश देना। झांग गुहान द्वारा पीटे जाने के बाद झांग चू को बहुत अन्याय महसूस हुआ, लेकिन मैं अभी भी हार नहीं मानता। वह समझ नहीं पा रहा था कि लीयू इसे आसानी से समझ सकता था और तेजी से प्रगति कर सकता था, जबकि उन दोनों के पास खड़े होकर ध्यान करने की नोटबुक थी, जबकि वह ऐसा नहीं कर सका। वह लीयू के पास गया, गहरा प्रणाम किया। उसने थोड़े चालाकी भरे अंदाज में कहा, लीयू, अरे नहीं भाई ली, मुझे सिखाओ, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? लीयू, वह थोड़ा असहाय था। मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, लेकिन क्या तुम कृपया इस तरह बात करना बंद कर सकते हो? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। पफ, झांग गुहान मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये दोनों लोग वाकई मजेदार हैं। हालांकि उसने हस्तक्षेप नहीं किया। वह ये भी देखना चाहती थी कि लीयू ने झांग चू को कैसे पढ़ाया। लीयू एक तरफ चले गए और कहा, झांग चू, मुझे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहिए, मैंने पहले कभी किसी को नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपको पढ़ाना उपयोगी होगा। यदि आप इसे स्वीकार कर सकते हैं तो अभी आएं और ज्वांग गॉन्ग का अभ्यास करें। क्या होगा यदि मैं अपनी समझ के आधार पर इसे आपके लिए सही कर दूं? ठीक है, झांग चू ने सहमति जताते हुए जल्दी से एक तरफ जाकर पहले ढेर से काम शुरू किया। रुको, ये ठीक नहीं है। यह अभी शुरू ही हुआ था कि लीयू ने इसे बीच में रोक दिया। झांग चू ने केवल आधा ही मूवमेंट किया था कि बस सब रह गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसे क्या हुआ था। क्या गलत? झांग चू उलझन में लग रहा था। झांग गुहान भी थोड़ा उलझन में थी। उसकी राय में झांग चू में कुछ समस्याएं थी, लेकिन वे अस्वीकार्य नहीं थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप देखती रही।
ली यूं ने गंभीरता से कहा, आपकी हरकतें गलत हैं, बहुत कठोर हैं। पहली बुनियादी मुद्रा को ग्रीन पाइन स्टांस कहा जाता है। इसका मतलब है चीड़ के पेड़ की तरह खड़ा होना। हरा चीड़ का पेड़ सीधा होता है, लेकिन ये सीधा होना चाहिए, कठोर नहीं। आप शुरू से ही अकड़ रहे हैं। सीधे होने के चक्कर में आपने सहजता की भावना खो दी है। आप हरे देवदार के पेड़ की ईमानदारी का असली सार कैसे समझ सकते हैं? क्या वे सब सीधे नहीं हैं? क्या कोई अंतर है? ये बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि कहा जाता है, एक छोटी सी गलती बड़ी गलती का कारण बन सकती है। मार्शल आर्ट कठोर है। इस छोटी सी गलती को कम मत समझिए। इसका भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। झांग रूहान, जो पास ही खड़ी थी, ये सुनकर गहराई से सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। मैं ये कहे बिना न रह सका, हाँ, ली यूं सही कह रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे प्रदर्शन के बाद मुझे कुछ अजीब लगा। ये सीधा था, कठोर नहीं। झांचू, तुम छोटे बदमाश, ली यूं की बात सुनो और अपनी हरकतें सही करो। ठीक है, झांचू ने असहाय भाव से कंधे उठा दिए। उसकी बहन ने बोल दिया था और अवज्ञा करने के परिणाम गंभीर होंगे। वह फिर से पिटना नहीं चाहता था। हालांकि कठोर और सीधे में केवल एक शब्द का अंतर है, लेकिन अर्थ पूरी तरह से अलग है। झांचू इसका अर्थ तो समझ सकता था, लेकिन जब इसे वास्तव में बदलने की बात आई तो वह थोड़ा असमंजस में पड़ गया। अधिक प्रयास करें, ये कठोर है। कोई बल प्रयोग मत करो, ये ध्वस्त हो चुका है। कई संशोधनों के बाद भी मैं अभी भी वह प्रभाव प्राप्त नहीं कर सका जिसका वर्णन झांचू ने किया था। सीधा, स्वाभाविक रूप से सीधा और कठोर नहीं। हताशा में ली यूं के पास मंच पर जाकर व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह कोर्ट पर आते हैं तो स्थिति अलग होती है। ऐसा लगता है जैसे ये बस वहीं खड़ा है, एक जर्जर देवदार के पेड़ की तरह, न तो कठोर और न ही ढीला, और इसमें एक अनोखा आकर्षण भी है जो लोगों को सुंदरता का एक बहुत ही सहज एहसास देता है। झांग रूहान की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। वह भी एक बाहरी संप्रदाय की शिष्या थी और उसका बेसिक स्टांस ट्रेनिंग एक बार सफलता के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन जंगजात के विरुद्ध जाने के बाद मुझे जंगजात सच्ची की विकसित करने के लिए अब मुद्रा में खड़े होने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने मुद्रा अभ्यास का विस्तार से अध्ययन नहीं किया। यदि अब उसे ये प्रदर्शन करने को कहा जाए तो उसे लगेगा कि वही सुंदर देवदार की लकड़ी की तरह खड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन झांचू का दायरा इतना ऊंचा नहीं था और उसकी आंखों में केवल दम था। उसके अपने पाइन के खंभे और ली यूं के पाइन के खंभे में अंतर बताने का कोई तरीका नहीं था। सौभाग्य से ली यूं ने थोड़ी देर तक प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने सरल भाषा का उपयोग करते हुए आसन कोण और सांस की आवृत्ति सहित इसमें शामिल रहस्यों को विस्तार से समझाया। तब जाकर भ्रमित झांचू को धीरे धीरे कुछ समझ में आया। जब मैंने इसे दोबारा अभ्यास में लाया तो धीरे धीरे यह वैसा ही हो गया। फिर दूसरा, तीसरा, लगभग 3 घंटे, इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ली यूं ने झांचू को बेसिक पोस्चर ट्रेनिंग के सभी 12 आसन पूरे करवा दिए थे। जब ये हो जाए, झांचू उत्साहित था, हाँ, ये पहली सफलता है। मैंने वास्तव में खड़े होकर अभ्यास करने की मूल बातों में महारत हासिल कर ली है। बहन, क्या तुमने देखा? मैं, तुम्हारा भाई, खड़े होकर अभ्यास करने की मूल बातों में महारत हासिल कर चुका हूं। वाह, मैं कमाल का हूं, है ना? झांग रूहान ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाई। तुम्हारे बारे में ऐसा क्या खास है? अगर ली यूं ने तुम्हें कदम दर कदम नहीं सिखाया होता तो तुम इतनी जल्दी सफलता कैसे हासिल कर पाते? ओह हाँ, ली यूं, आप अद्भुत हैं। सच में, मैं अपने जीवन में कभी किसी से आश्वस्त नहीं हुआ, सिवाय तुम्हारे। अब मैं सचमुच आश्वस्त हूं। ली यूं ने तुरंत झांचू को एक मुस्कान दी जो बहुत उत्साही नहीं बल्कि विनम्र थी। वह वास्तव में सिर्फ 2 शब्द कहना चाहता था, दिल थक गया। जब मार्शल आर्ट की बात आती है तो स्वयं इसका अभ्यास करना और दूसरों को सिखाना दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। यदि वह कुछ समय तक कीगन निवास में रहने और तलवार परीक्षण स्मारक का अवलोकन करने का कोई कारण नहीं ढूंढना चाहता था तो उसे बहुत पहले ही 95 प्रांगण में लौटने का बहाना मिल गया होता। हालांकि इसके लाभ भी हैं। इस शिक्षण ने उन्हें बेसिक स्टांस ट्रेनिंग को छांटने में मदद की। इस छांटने को वास्तव में सिस्टम द्वारा पहचाना गया और उन्होंने बिना किसी सूचना के अतिरिक्त 300 संज्ञानात्मक अंक प्राप्त किए। इससे उन्हें संज्ञानात्मक अंक हासिल करने का एक और तरीका खोजने का अवसर मिला। यदि आपको भविष्य में निरीक्षण करने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप दूसरों का मार्गदर्शन करने का प्रयास कर सकते हैं। आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं जिससे एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारा जा सकता है। जैसे अभी है, झांचू को बेसिक स्टांस ट्रेनिंग में महारत हासिल करने में मदद करने के बाद ली यूं ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि झांग रूहान ने उसे मित्रवत नजरों से देखा, जिसका मतलब था कि उसने झांग रूहान का पक्ष और दोस्ती हासिल कर ली थी। ये स्पष्ट रूप से तियानगु संप्रदाय में उनके भविष्य के पैर जमाने के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि देर हो रही थी। भले ही वह कीगन में रहना चाहता था, ली यूं को अलविदा कहने की पहल करनी पड़ी। झांग रूहान ने सिर हिलाया और ली यूं को इंतजार करने के लिए कहा। वह घर के अंदर गया और एक नीले कवर वाली किताब निकाली। ली यूं, तुम्हारा बुनियादी खड़े रहने का अभ्यास निपुणता के स्तर पर पहुंच गया है। जब तुम वापस जाओ, झांग कान को खोजो और तुम शस्त्रागार में जाकर मार्शल आर्ट सीख सकते हो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी समझ साधारण है, इसलिए एक मार्शल आर्ट तुम्हारे अभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें अपनी रेशम घुमाने की शक्ति दूंगा। वरिष्ठ बहन झांग, क्या यह अनुचित नहीं है? इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। मैंने झांचू को निर्देश देने के लिए आपका आधा दिन बर्बाद कर दिया। मैंने जो कहा था वह नहीं किया। मैं आपको भ्रमण के लिए आंतरिक द्वार तक ले जाऊंगा। चांसी जिनकी यह पुस्तक मेरी क्षमा है। चिंता मत करो, चांसी जिनकी यह पुस्तक मेरी निजी संपत्ति है। इसे तुम्हें देना नियमों के विरुद्ध नहीं है। तुम इसे समझ सकते हो और उदारतापूर्वक इसका अभ्यास कर सकते हो। अगली बार जब मैं मुक्त होऊंगा तो मैं तुम्हें खोजने के लिए बाहरी संप्रदाय में जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें सुजाको कोर्ट के अन्य प्रांगणों में ले जाऊंगा और आंतरिक संप्रदाय के कुछ भाइयों और बहनों से तुम्हारा परिचय कराऊंगा। हाँ, सीनियर सिस्टर झांग, आप बहुत विनम्र हैं। अगर मैं मना कर दूं तो यह आपके प्रति सम्मानजनक होगा। ली यूं जानता था कि झांग रूहान ने वास्तव में उसे स्वीकार कर लिया है और उसे जीतना चाहता है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चांसी जिन ले लिया। जैसे ही झांग रूहान व्यक्तिगत रूप से झांचू और ली यूं को विदा करने वाला था, एक व्यक्ति तेजी से कीगन के दरवाजे की ओर आया। आपके दरवाजे में प्रवेश करने से पहले ही ध्वनि आ जाती है। हाँ, रूहान, मैंने सुना है कि आप अपना मिशन पूरा करके लौट आए हैं और बाकी शिष्यों को भी साथ लाए हैं। आपने पहले मुझे नमस्ते क्यों नहीं कहा था कि मैं पहले से तैयारी कर सकूं? झांग रूहान का चेहरा अचानक बदल गया। झांचू भी बहुत घबरा गया और जल्दी से ली यूं की आस्तीन खींचकर फुसफुसाया, मेरा भाभी साला झांचू वानफे यहाँ है। यह आदमी थोड़ा कंजूस है, बकवास मत करो। 13 अध्याय 13, वह कंजूस, ईर्ष्यालु और चाटुकार है। जैसे ही आवाज गिरी, ली यूं ने देखा कि एक युवक भव्य कपड़े पहने हुए बड़े कदमों से चला आ रहा है। ये झांग रूहान की मंगेतर झांचू वानफे थी। ली यूं को इस व्यक्ति को पहली बार देखकर बुरा लगा। मुझे हमेशा लगता है कि हालांकि यह व्यक्ति लंबा, सुंदर और सुरुचिपूर्ण है, लेकिन उसके माथे के पीछे अमित उदासी है। आप एक नजर में बता सकते हैं कि वह एक अंधेरे दिल वाला व्यक्ति है। ऐसे लोगों की एक आम समस्या होती है, वे कंजूस, ईर्ष्यालु, गन्नाशील होते हैं तथा अतिवादी होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति के साथ मेलजोल करना कठिन होता है तथा उसे नाराज करना भी कठिन होता है। पिछले जन्म में कार्यस्थल पर उन्हें ऐसे कई लोग मिले थे और यह कहा जा सकता है कि उनसे उन्हें बहुत कष्ट हुआ था। बाद में वे उनसे केवल दूरी ही बना पाए। हालांकि यहाँ से दूर रहने का कोई रास्ता नहीं है। आज का विश्व मार्शल आर्ट का विश्व है। भले ही सतह पर सख्त नियम हो, फिर भी शांत सतह के नीचे लौह रक्त वाले जंगल कानून की खूनी गंध को पूरी तरह से छिपाना संभव है। यदि आपने अपने पिछले जन्म में किसी को ठेस पहुंचाई थी तो अधिक से अधिक आपको थोड़ी पीड़ा होगी या अधिक से अधिक आपको पीटा जाएगा, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ये दुर्लभ है कि आप अपना जीवन खो दें। लेकिन यहाँ यदि आप सचमुच गलत व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो मरने की संभावना कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। यद्यपि ली यूं ने सोचा कि उसके पास उसका समर्थन करने के लिए व्यवस्था है और उसका भविष्य उसका है, लेकिन व्यवस्था उसे रातों रात दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अजय व्यक्ति बनने की अनुमति नहीं दे सकती थी। चूंकि आप अभी भी विकास के चरण में हैं, इसलिए आपको यथासंभव शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। इस कोने तक ली यूं ने तुरंत मन बना लिया कि सबसे अच्छा यही होगा कि पहले वहां से चले जाएं और यदि संभव हो तो झांग रूहान के मंगेतर झांचू वानफे से कोई भी व्यवहार न करें। वरिष्ठ बहन झांग, चूंकि आपके पास एक मेहमान है इसलिए हम पहले निकलेंगे। ली यूं ने झांग रूहान को प्रणाम किया और जल्दी से झांचू को आंख मारी, जिसने तुरंत जवाब दिया, हाँ, चूंकि भाभी बहनों यहाँ हैं तो आपके पास कहने के लिए कुछ होना चाहिए। बहन, हम पहले वापस चलेंगे। ये झांचू है, क्या हो रहा है? मेरे यहाँ पहुंचते ही तुम लोग चले जाओगे? क्या तुम मुझे राक्षस समझते हो? झांग रूहान के सिर हिलाने से पहले झांचू वानफे पहले ही आ चुके थे और मजाकिया लहजे में बोले, लेकिन यह आदमी बहुत उदास है। हालांकि उसने कहा कि वह मजाक कर रहा था, लेकिन वह हमेशा लोगों को उदास और मुस्कुराता हुआ एहसास देता था।
ये देखना डरावना है। ली यू को अंततः समझ में आ गया कि झांगचू क्यों घबरा गया था जब उसने सुना कि झाओ चुआनफेंग आ रहा है। सच कहूं तो अगर वह झांगचू होता तो वह झाओ चुआनफेंग से निपटने के लिए तैयार नहीं होता। अपने भाभी बहनोई की तो बात ही छोड़िए, भले ही वह उसका सगा भाई क्यों न हो, वह उससे जितना हो सके उतना दूर रहता। लेकिन वह इसका पता नहीं लगा सका। झांग रुहान के साथ कुछ समय बिताने के बाद उसके मन में उसके लिए कुछ भावनाएं पैदा हो गईं। हालांकि वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से एक साधारण दिमाग वाली साधारण महिला नहीं थी जो केवल प्यार के लिए जीती थी। वह झाओ चुआनफेंग से सगाई करने को क्यों तैयार होगी? और जब उसने अभी झाओ चुआनफेंग की आवाज सुनी तो उसने ये भी देखा कि झांग रुहान की अभिव्यक्ति थोड़ी नाखुश थी और यह भी कहा जा सकता है कि घृणा का संकेत था। यदि आप एक दूसरे से नफरत करते हैं तो फिर आप शादी क्यों करना चाहते हैं? क्या यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है? इधर ली यून चुपके से सोच रहा था और झाओ चुआनफेंग ने जो कहा उसे सुनकर झांगचू बहुत घबरा गया। उसने कांपते हुए कहा, झाओ वरिष्ठ भाई झाओ, मेरा यह मतलब नहीं था, हम यहाँ बहुत समय से हैं और अभी खत्म नहीं हुआ। झाओ चुआनफेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे भाई झाओ क्यों कहते हो? मुझे भाई फैंग कहो। हाँ भाई फैंग, बस काफी है। झांग रुहान ने कुछ असंतोष के साथ कहा। उसने झांगचू को गुस्से से देखा। जाहिर तौर पर झाओ चुआनफेंग के सामने उसके डरपोक व्यवहार से असंतुष्ट थी। जियोचू, तुम और तुम्हारे सहपाठी काफी समय से यहाँ हैं। अब जाने का समय हो गया है, तुम अकेले ही बाहरी गेट पर चले जाओ, मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। हाँ, झांगचू ने जब ये सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने ली यून के कपड़े खींचे और बाहर भागने ही वाला था कि उसे माफ कर दिया गया हो। रुकना, झाओ चुआनफेंग अचानक चिल्लाया। ली यून और झांगचू सीधे क्विंग से बाहर जाने में असमर्थ थे और केवल रुक सकते थे। झाओ चुआनफेंग ने उन पर नजर डाली, फिर झांग रुहान की ओर अपनी नजर घुमाई और असंतोष में सूंघते हुए कहा, क्या चल रहा है? मैंने अभी सुना कि आप बाहरी शिष्यों को यहाँ लाए हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। नतीजतन जब मैं अभी आया तो झांगचू जाना चाहता था और आपने उन्हें भी जाने दिया। आपका क्या मतलब है? क्या आप मुझसे छिपा रहे हैं? झांग रुहान, आप हमेशा मुझे एक बाहरी व्यक्ति की तरह मानते हैं। झांग रुहान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। नहीं, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हम सगाई कर चुके हैं, मैं आपके साथ एक बाहरी व्यक्ति की तरह कैसे व्यवहार कर सकता हूँ? मैं बस और कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। और परेशानी? जब झाओ चुआनफेंग ने ये चार शब्द सुने तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। मैं यहाँ परेशानी पैदा करने आया हूँ। झांग रुहान, तुम अब भी कहते हो कि तुम मेरे साथ बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करते। आप न केवल मुझे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में बल्कि एक राक्षस के रूप में भी मानते हैं। झांग रुहान ने ठंडे स्वर में कहा, झाओ चुआनफेंग, क्या आप कृपया ठीक से बोल सकते हैं? आप दो बाहरी शिष्यों के सामने क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने उस आदमी ली यूनिकॉर्न को गपशप करते सुना था? मैं, झाओ चुआनफेंग की अभिव्यक्ति एक पल के लिए स्थिर हो गई। झांग रुहान, क्या तुम नहीं जानते कि ली यूनिकॉर्न कितना घटिया इंसान है? तुम वास्तव में किंगलोंग कोर्टयार्ड से भाग कर आए थे क्योंकि उसने तुम्हें कुछ बुरे शब्द कहे थे। मुझे खुद बताओ, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मैं, झांग रुहान, कम से कम सुजाकू अकादमी का एक आंतरिक शिष्य तो हूँ। भले ही जियाओचू मेरा सगा भाई न हो, फिर भी मेरे द्वारा दो बाहरी शिष्यों को यहाँ घुमाने के लिए लाने में क्या बुराई है? हाँ, मैं गलत था। झाओ चुआनफेंग झांग रुहान द्वारा डांटे जाने के बाद अवाक रह गया। उसने जल्दी से अपना गुस्सा दूर किया और कुत्ते की तरह धीमी आवाज में अच्छी बातें बोलने लगा। ली यून कुछ देर के लिए अवाक रह गया। अंततः उसे समझ में आ गया कि यद्यपि झाओ चुआनफेंग सतह पर प्रभावशाली दिखता था, परंतु वास्तव में वही कंजूस, ईर्ष्यालु और चापलूस चाटुकार था। हालांकि सुजाकू वान के प्रवेश द्वार पर उसे जो ली यूनिकॉर्न मिला था वही दुष्ट और चालाक आदमी था। उसने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपके से झाओ चुआनफेंग के पास जाकर उसे भड़काया। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? क्या ये स्पष्ट नहीं है? उसने न केवल वान ली को छीन लिया, बल्कि उसे निपटने के लिए उसने जानबूझकर झाओ चुआनफेंग का भी इस्तेमाल किया। ये ली यूनिकॉर्न निश्चित रूप से एक सड़ा हुआ कमीना है। देर सवेर उसे मार डालो। जहां तक ली यूनिकॉर्न की मजबूत पृष्ठभूमि का सवाल है, इसका उनसे क्या संबंध है? चाहे वह पिछले जन्म में रहा हो या इस जन्म में, ली का हमेशा एक सिद्धांत रहा है, मैं दूसरों को तब तक अपमानित नहीं करूंगा जब तक वे मुझे अपमानित न करें। अगर कोई मुझे अपमानित करता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा ही क्यों न हो, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ऐसा करूंगा। जब तक तुम काफी मजबूत हो, ली को मारने का अवसर ढूंढो। अगर वह व्यक्ति मर चुका है तो मजबूत पृष्ठभूमि होने का क्या फायदा? लेकिन ये सब अतीत की बात है। सभी आकस्मिकताएं मजबूत ताकत पर आधारित हैं। फिलहाल ली को लगता है कि उनके लिए बेहतर यही होगा कि वे कम प्रोफाइल रखें और चुपचाप अधिक मान्यता हासिल करें। अब उसके लिए ज्ञान का विषय ही सब कुछ है, बाकी सब मिथ्या है। तो ली ने फिर भी कुछ नहीं कहा। झाओ चुआनफेंग के अच्छे शब्दों को सुनने के बाद झांग रुहान की अभिव्यक्ति में थोड़ा सुधार हुआ। झाओ चुआनफेंग ने तब सुझाव दिया, चूंकि जियाओचू शायद ही कभी आंतरिक संप्रदाय का दौरा करने के लिए आता है, इसलिए मुझे जियाओचू और उसके दोस्तों को किंगलोंग कोर्टयार्ड की यात्रा पर ले जाने दें। 14 अध्याय 14 झगड़ा, अहंकार, चेतावनी। जब झांगचू ने सुना कि झाओ चुआनफेंग उन्हें किंगलोंग प्रांगण में ले जाने वाला है तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत मना कर दिया, ओह नहीं धन्यवाद भाई फैंग, अंधेरा हो रहा है, ली और मैं लंबे समय से बाहर हैं, इसलिए हमें पहले वापस जाना होगा। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा भाई फैंग। अर्थ क्या है? तुम मुझे नीची नजर से देखते हो। मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं तुम्हारा भाभी साला हूं और तुम मेरे भाभी साले हो। तुम पहले ही भीतरी द्वार पर आ चुके हो, इसलिए अगर मुझे पता न चले तो कोई बात नहीं। लेकिन अब जब मैं तुमसे मिल चुका हूं तो मैं अपने आप को कैसे सही ठहरा सकता हूं अगर मैं तुम्हारी स्थिति को व्यापक बनाने के लिए तुम्हें इधर उधर न ले जाऊं। अगर यह बात बाहर आ गई तो दूसरे लोग मुझे कैसे देखेंगे? लेकिन अंधेरा हो रहा है तो कोई बात नहीं। अगर तुम इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हो तो तुम मुझे अपना नहीं मानते। रुहान, तुम ही बताओ। झाओ चुआनफेंग बोलते बोलते और अधिक मुखर हो गया। अब वह पहले के चाटुकार से पूरी तरह अलग व्यक्ति है। झांग रुहान को असहाय महसूस कर रहा था। मेरे पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियोचू, चूंकि झाओ चुआनफेंग ने ऐसा कहा है तो आप उसके साथ खरीदारी करने जा सकते हैं। जहां तक ली की बात है, मैं उसे पहले आपके लिए वापस भेजूंगा। झांगचू असहाय भाव से केवल सिर हिला सकता था। वह वास्तव में जाना नहीं चाहता था क्योंकि वह झाओ चुआनफेंग से मिलना नहीं चाहता था। लेकिन चूंकि उसकी बहन ने पहले ही उसे जाने के लिए कह दिया था तो वह क्या कर सकता था? झाओ चुआनफेंग की अभिव्यक्ति बदल गई। नहीं, चूंकि तुम सब यहाँ हो तो चलो साथ चलते हैं। तुम केवल जियाओचू को ही अपने साथ क्यों ले जा रहे हो, लेकिन उसके दोस्तों और सहपाठियों को पहले वापस जाने दे रहे हो? आपका नाम ली यून है ना? अब मैं आपको और झांगचू को एक साथ किंगलोंग कोर्टयार्ड चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। क्या आप मुझे ये सम्मान देना चाहेंगे? झाओ चुआनफेंग ने अचानक अपना भाला ली यून पर तान दिया। ली यून, वह मन ही मन को उसने लगा, अरे यार, मैं तो इतना चुप रहा हूं और फिर भी यह मेरा व्यवसाय है। वह मुझे धमकी भी दे रहा है। अच्छा बस जाओ, बस इसे कुछ संज्ञान बिंदु एकत्र करने के लिए किंगलोंग जाने के अवसर के रूप में लें। भाई झाओ ने मुझे आमंत्रित किया है, मैं तो बस एक छोटा सा बाहरी संप्रदाय का अनुयायी हूं। मेरी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? अच्छा, झाओ चुआनफेंग ने ली को ऐसी नजर से देखा मानो कहा हो तो चले जाओ। फिर बिना एक शब्द कहे बमुड़ा और टीडन से बाहर चला गया। झांगचू ने नाराजगी से झांग रुहान को देखा, बहन क्या बात है, तुम जाकर उससे फिर से बात क्यों नहीं करती और मुझे और ली को पहले वापस जाने दो। मैं वास्तव में नहीं चाहता। ठीक है, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? अगर मैं कहूं तो तुम चले जाओ, क्या वह तुम्हें खा सकता है? झांग रुहान थोड़ा अधीर था। उसने ली की ओर देखा और फुसफुसाया, तुम्हारा जाना ठीक है, वह तुम्हें छुएगा नहीं, लेकिन बकवास मत करो, हमारी मुलाकात के बारे में तो बात ही मत करो। झांगचू ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की, बहन आप नहीं जा रही हैं। झांग रुहान ने आंखें घुमाते हुए कहा, मैं क्यों जाऊं? क्या तुम नहीं जानते कि वह आदमी कैसा है? अगर मैं उसका पीछा करूंगी तो वह पागल हो जाएगा। झांगचू असहाय होकर आंखें भरने के अलावा और क्या कह सकता था? वह केवल ली को क्विंगलू से बाहर ले जा सका और झाओ चुआनफेंग के पीछे क्विंगलू तक जा सका। झांग रुहान की अनुपस्थिति में झाओ चुआनफेंग पूरे रास्ते बहुत उत्साहित था। लगातार झांगचू को आंतरिक संप्रदाय के दृश्यों से परिचित कराता रहा। अगर रास्ते में उसे अन्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्य मिलते तो वह उन्हें भी झांगचू से मिलवाता। समय समय पर वह बाहरी संप्रदाय में झांगचू के जीवन के बारे में भी पूछते रहते थे। संक्षेप में भावुक लेकिन ली यून, एक अज्ञात व्यक्ति, ने महसूस किया कि झाओ चुआनफेंग वास्तव में दिखावा करता था और उसका स्वभाव बहुत खराब था, चाहे वह उसे किसी भी नजर से देखे। कभी वह उदास और ईर्ष्यालु होती है और कभी वह फूल की तरह मुस्कुराती है और सूरज की तरह चमकती है।
यह एक मानसिक रूप से बीमार मरीज की तरह है, इससे लोगों को बहुत असुविधा होती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि झाओ चुआनफेंग जानबूझकर दिखावा कर रहा था। ज़ुके कोर्टयार्ड से किंग लोंग कोर्टयार्ड की दूरी कम नहीं थी और वह जानबूझकर चक्कर लगा रहा था। इसके अलावा झाओ चुआनफेंग ने जानबूझकर उसे अनदेखा किया और उसके साथ एक तुच्छ व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप उसे अच्छा सौदा मिला। रास्ते में मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले जिन पर ध्यान देना जरूरी था। इससे मेरे मार्शल आर्ट जागरूकता अंत तेजी से बढ़ते हैं, जो कि किलिंगजू में तलवार परीक्षण स्मारक को गुप्त रूप से देखने से अधिक संतोषजनक है। विशेष रूप से आंतरिक द्वार में कहीं एक चट्टान पर उन्होंने दो आंतरिक द्वार शिष्यों को एक दूसरे के साथ बहस करते हुए देखा और झाओ चुआनफेंग ने जानबूझकर झांगचू को समझाने के लिए रुक गए। पूरे 15 मिनट तक रुके। इसके बाद उन्होंने झांगचू को उन दो आंतरिक शिष्यों से भी परिचित कराया जो आपस में झगड़ रहे थे। इस लहर ने अकेले ही लियू को 6000 संज्ञान अंक दिलाए, जिससे पैनल पर मार्शल आर्ट संज्ञान अंक एक बार में ही 30,000 से अधिक हो गए। लियू इतना खुश हुआ कि वह लगभग जोर से हंस पड़ा। इस वजह से उसे अचानक लगा कि झाओ चुआनफेंग उसकी आंखों के लिए बहुत अधिक सुखद था। परिणाम स्वरूप लियू और अधिक शांत हो गया। मुख्य विचार यह है कि चुपचाप धन कमाया जाए। इस तरह वे किंग लोंग कोर्टयार्ड पहुंचे। जबकि झाओ चुआनफेंग पूरे रास्ते में बकबक कर रहा था, लियू के चेहरे पर पहचान बिंदु अप्रत्याशित रूप से 50,000 अंक से अधिक हो गए। किंग लोंग युआन के प्रवेश द्वार पर एक किंग लोंग पत्थर की पट्टिका भी खड़ी है। सुजाकू वान की तरह किंग लोंग युआन के मुखौटे का प्रतिनिधित्व करने वाली यह पत्थर की पट्टिका अत्यंत गहन मार्शल आर्ट सत्य रखती है। झाओ चुआनफेंग जो दिखावे के आदी हैं, निश्चित रूप से इस अवसर को चूकने का कोई कारण नहीं है। वह जानबूझकर किंग लोंग प्रांगण के प्रवेश द्वार के पत्थर की पट्टिका के सामने रुके और झांगचू को किंग लोंग प्रांगण की उत्पत्ति से लेकर प्रवेश द्वार के पत्थर की पट्टिका की स्थापना तक के बारे में सावधानीपूर्वक समझाया। वह पूरे 10 मिनट तक बोले। झांगचू इतना निराश हो गया कि उसका चेहरा लगभग सिकुड़ कर गेंद जैसा हो गया। यह आदमी स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं जानता, मानव स्वभाव को समझना तो दूर की बात है। झाओ चुआनफेंग जैसे सिजोफ्रेनिक के सामने वह जितना अधीरता दिखाता है, झाओ चुआनफेंग उतना ही अधिक दिखावा करता है। लेकिन लियू के लिए यह अच्छी बात है। औसतन प्रति सेकंड 300 संज्ञानात्मक बिंदु होते हैं, जो कि प्रति मिनट 18,000 होते हैं। 10 मिनट बीत गए। उन्होंने एक ही बार में 180,000 मार्शल आर्ट ज्ञान अंक अर्जित किए। इसके अलावा वहां पहले क्या था? पैनल पर मार्शल आर्ट जागरूकता अंक 230,000 से अधिक हो गए। इस संख्या को देखो। लियू की आंखें लगभग हरे रंग की चमक रही थी और वो लगभग चिल्लाना चाहता था, भाड़ में जाओ तुम, क्या सिजोफ्रेनिया, क्या चाटुकार। इनमें से कोई नहीं, झाओ चुआनफेंग एक अच्छा इंसान है। लेकिन खुशी तो अल्पकालिक ही होती है। 10 मिनट बाद यह महसूस करते हुए कि उसने काफी दिखावा कर लिया है, झाओ चुआनफेंग दोनों को किंग लोंग प्रांगण में ले गया और सीधे अपने निवास पर चला गया। यह एक स्वतंत्र प्रांगण भी है, जिसका नाम सीधे चुआनफेंग के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसे चुआनफेंगजू कहा जाता है। लियू ने जब ये देखा तो उसे उल्टी आ गई। चुआनफेंगजू में प्रवेश करने के बाद झाओ चुआनफेंग ने व्यक्तिगत रूप से कुछ व्यंजन और शराब के 3 बर्तन तैयार किए और जोर देकर कहा कि लियू और झांगचू एक साथ बैठकर शराब पिएं। उन्होंने कहा कि वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। झांगचू फिर से चिंतित हो गया। उसके पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह केवल लियू को साथ बैठकर पीने के लिए खींच सकता था। यह कहा जा सकता है कि यह संभवतः झांगचू के जीवन का सबसे असहज शराब पीने का अनुभव था। कुछ ही सेकंड के बाद मैं नशे में था। लियू को नहीं पता था कि वह नाटक कर रहा था या सच में नशे में था। उसने मन ही मन माइपी को कोसा और बस हिम्मत जुटाकर झाओ चुआनफेंग के साथ शराब पीना जारी रखा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुछ समय बाद, हालांकि झाओ चुआनफेंग ने अपना शराब का गिलास नीचे रख दिया और लियू के साथ पीने का उसका कोई इरादा नहीं था। यहां तक कि रवैया भी बदल गया है। वह ठंडा, तिरस्कारपूर्ण और कृपालु लग रहा था। आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। संप्रदाय में प्रवेश करने के केवल 1 महीने बाद ही आप झांगचू के दोस्त बन गए हैं और आपको आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने का अवसर भी मिला है। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे अलावा कोई और आदमी रूहान के बदल में दिखे, न झांगचू और न ही तुम। झांगचू की खातिर मैं इस बार तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। लेकिन अगर यह फिर हुआ तो मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें यहां कौन लाया, तुम मर जाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। त्यानबू संप्रदाय में तुम्हें मारना एक बदबूदार कीड़े को कुचलने जितना आसान होगा। कहने के बाद उसने अपनी बाहों से एक पीली पड़ चुकी प्राचीन पुस्तक निकाली और लियू के सामने फेंक दी। यह एक गुप्त मार्शल आर्ट पुस्तक है जो आपकी योग्यता को सुधार सकती है। इसे ले लो और यहां से चले जाओ। 15 अध्याय 15 वांगे डॉन, आपका मजाक कुछ ज्यादा ही है। लियू ने झाओ चुआनफेंग की ओर देखा। इस आदमी के चेहरे पर तिरस्कार और ठंडेपन का भाव था। उसका रवैया सचमुच अहंकारी था और अंदर ही अंदर बहुत से सचमुच नीची नजर से देखता था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लियू भी बहुत सीधा था। उसने पीली हो चुकी किताब उठाई, उठकर चला गया। जाने से पहले उन्होंने झाओ चुआनफेंग को विशेष रूप से धन्यवाद कहा। उनकी विनम्रता इतनी विनम्र थी कि झाओ चुआनफेंग थोड़ा अभिभूत हो गया। वह नाराज कैसे न हो सकता था। सबके सामने अपमानित होने के बाद वह क्रोधित कैसे न होता। बाहरी द्वार तो बाहरी द्वार है। जो लोग गरीबी में पैदा होते हैं और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वे ऐसे ही होते हैं और वे अपने जीवन में कभी भी कुछ महान हासिल नहीं कर पाते। वह लियू के तर्क को कैसे समझ सकता था? लियू की राय में जब कोई कमजोर हो तो गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप ये भी कहें कि 30 वर्ष पश्चिम में 30 वर्ष पूर्व में, तो इसे आप और अधिक अक्षम प्रतीत होंगे, जो कि अर्थहीन है। बेहतर है कि पहले अवसर का लाभ उठा लिया जाए और फिर जब पर्याप्त शक्ति आ जाए तो उसका लाभ उठा लिया जाए। लियू ने रातों रात किंग लोंग प्रांगण छोड़ दिया। जब मैं वहां से निकला तो मैंने किंग लोंग कोर्टयार्ड के प्रवेश द्वार पर किंग लोंग स्टेज पर एक और नजर डाली। मैं इस तथ्य का लाभ उठाना चाहता था कि वहां कोई नहीं था, ताकि कुछ पहचान प्राप्त किए जा सके। आखिरकार आज के बाद फिर से आंतरिक द्वार पर आना इतना आसान नहीं होगा। दया, उसके चलना बंद करने के कुछ ही समय बाद उसके पहचान लगभग 6000 बढ़ गए और किंग लोंग प्रांगण से कोई व्यक्ति बाहर आया जिसकी आंखों में स्पष्ट रूप से अमृत भाव था। परेशानी से बचने के लिए लियू को पहले निकलना पड़ा। जब वह बाहरी गेट के आंगन में लौटा तो वहां पहले से ही सन्नाटा था। ज्यादातर कमरों में लाइटें नहीं जल रही थी और यह स्पष्ट था कि सभी लोग सो गए थे। वैसे भी वहां कोई नहीं है। लियू बस आंगन के एक कोने में बैठ गया। सिस्टम पैनल लाइन, होस्ट लियू, आयु 16, योग्यता 5वीं कक्षा, पहचान त्यानबू संप्रदाय, रेंज 95वीं अकादमी का बाहरी शिष्य, क्षेत्र अर्जित बॉडी टेम्परिंग का दूसरा स्तर, मार्शल आर्ट बेसिक स्टांस ट्रेनिंग महारत 1%, मार्शल आर्ट अनुभूति अंक 240,565, पैनल पर 240,000 मार्शल आर्ट जागरूकता बिंदुओं को देखकर लियू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यहीं से उसका आत्मविश्वास आया था। क्या लियू लिंकन, क्या झाओ चुआनफेंग, मार्शल आर्ट के ज्ञान बिंदुओं की तुलना में वे सभी बकवास हैं। बस रुको, जल्द ही तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मुझे अपमानित करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। सिस्टम अनजोड़ें। बिना किसी देरी के लियू ने सीधे अपने संज्ञानात्मक बिंदुओं का उपयोग किया ताकि बेसिक स्टांस ट्रेनिंग को फिर से समझा जा सके। इस बार कुल 10,000 अंक खर्च किए गए। 1/4 घंटे बाद लियू अपने ध्यान से जागा और उसका बेसिक स्टांस ट्रेनिंग 1% प्रवीणता से 1% महान सफलता तक बढ़ गया था। लियू संतुष्ट नहीं था और समझना जारी रखा। अन्य 20,000 संज्ञानात्मक अंक काट लिए गए। आधे घंटे बाद बेसिक स्टांस ट्रेनिंग पूरी हो गई। बेसिक स्टांस मेडिटेशन की पूर्णता का अर्थ है कि उसने इसका अभ्यास सीमा तक कर लिया है। बेशक ये सामान्य अर्थों में सीमा है। झांग रूहान के अनुसार बेसिक पोस्चर ट्रेनिंग में 12 प्रकार की मार्शल आर्ट के सच्चे अर्थ समाहित हैं, जो 12 पोस्चर ट्रेनिंग के अनुरूप है, जो मार्शल आर्ट का वास्तविक स्रोत है। पूर्णता के बाद ही व्यक्ति को इन 12 मार्शल आर्ट का सही अर्थ समझने का अवसर मिलेगा। हर बार जब आप उनमें से किसी एक को समझ लेते हैं तो यह आपके शरीर को संयमित करने में अत्यंत शक्तिशाली सहायता प्रदान कर सकता है। इस समय पैनल पर बेसिक स्टांस मेडिटेशन के पूर्ण अवस्था में पहुंचने के बाद 3 शब्द प्रकट हुए, उदात्तीकरण किया जा सकता है। लियू ने अनुमान लगाया कि तथाकथित उदात्तीकरण को सीधे तौर पर बेसिक स्टांस ट्रेनिंग में नहीं 12 प्रकार के मार्शल आर्ट सत्यों की ओर इशारा करना चाहिए। तुरंत ही मैंने इसे आजमाने का निर्णय लिया। हालांकि जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, लियू का चेहरा बदल गया। इसे आजमाने मात्र से ही पैनल पर मार्शल आर्ट अनुभूति अंक तुरंत 50,000 कम हो गए। इससे पहले उन्होंने बेसिक स्टांस ट्रेनिंग को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए 30,000 अनुभूति बिंदुओं का उपयोग किया और फिर एक और 50,000। उनके मार्शल आर्ट अनुभूति बिंदु केवल 160, 565 रह गए थे। लानत है, ये मार्शल आर्ट अनुभूति बिंदु कुछ बेकार क्यों लगते हैं। लियू को थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन मार्शल आर्ट अनुभूति अंक में कटौती की प्रक्रिया को उल्टा नहीं किया जा सकता।
बस वास्तविकता का सामना करो और इसी क्षण उदात्तीकरण शुरू होता है। अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो और वह एक अद्भुत अवस्था में तैर रहा हो। यह एक बड़े सपने जैसा था। सपने में वह मनुष्य नहीं रह गया था, बल्कि एक देवदार के पेड़ में बदल गया था। पहाड़ों पर ऊंचा खड़ा ये पर्वत हमेशा गर्व से खड़ा रहता है, चाहे हवा और बारिश से उड़ा जा रहा हो या पाले और बर्फ से ढका हो। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक मन रहस्यमय और जीवंत आभा है जो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर रही है तथा उसके जीवन को और अधिक सशक्त बना रही है। पुकारना कितना गहरा और रहस्यमय सत्य है, मुझे नहीं मालूम कितना समय बीत गया। जब ली यूं को फिर से होश आया तो बोर हो चुकी थी। रेन 95 अकादमी में पहले से ही कुछ मेहनती बाकी शिष्य थे जिन्होंने खड़े होकर ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया था, लेकिन समय समय पर कोई व्यक्ति उन्हें अजीब भाव से देखता था। ली यूं अचानक चौंक गया। पूरी रात बीत गई। वाहियात साधना में सचमुच समय का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये बुनियादी खड़े अभ्यास का केवल पहला सच्चा अर्थ है। अगर मैं भविष्य में अधिक उन्नत मार्शल आर्ट के संपर्क में आता हूं तो मुझे इसे समझने में अधिक समय लगेगा। ली यूं ने गहरी सांस ली। मैंने यार्ड के चारों ओर देखा और पाया कि चूंकि कुछ लोग उठ गए थे, इसलिए ये यार्ड मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त नहीं था। बहुत खड़ा हुआ और सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। मैं एक सुनसान जगह खोजने की योजना बना रहा हूं जहां मैं ग्रीन पाइन का सही अर्थ ध्यानपूर्वक समझ सकूं, जो मैंने रात भर में समझा है, और देखूं कि क्या ये वास्तव में मेरे शरीर के लिए लाभदायक है। और वह अभी चला गया था। आंगन में लोग बड़बड़ाने लगे। अरे तुम्हें क्या लगता है ली यूं को क्या हुआ? क्या उस पर भूत सवार है? तुम सारी रात बिना सोए आंगन में बैठे रहे, अभी भी मूर्ख और बेवकूफ। अरे तुम क्या जानते हो, यह आदमी बकवास कर रहा है। शायद वह जवान गोंग का सही मतलब समझने की कोशिश कर रहा है। अरे चलो, उसमें तो 5वीं कक्षा की प्रतिभा है। अगर वह 1 साल में शुरुआती सफलता हासिल कर ले तो ये काफी है। वह सही अर्थ भी समझ सकता है। अगर वह सही अर्थ समझ सकता है तो मैं अपने सिर के बल खड़ा होकर कुत्ते की गंदगी निगलने को तैयार हूं। नहीं, इतना क्रूर मत बनो। अगर वह बुनियादी खड़े होने की प्रथा में महारत हासिल कर सकता है तो मैं वांग येडोंग अभी उल्टा खड़ा हो सकता हूं और कुत्ते की बिछा निकल सकता हूं। क्रंच। इसी समय उसके बगल में एक और दरवाजा खुल गया। गु यूजिंग अपने चेहरे पर एक अजीब भाव लिए बाहर चला गया। वांग येडोंग, तुमने अभी क्या कहा? मैं भाई गु बोल रहा हूं, आपको जगाने के लिए क्षमा करें। गु यूजिंग को देखकर वांग येडोंग तुरंत प्रसन्न हो गए। ये लगभग धक जाने जैसा है। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि आपने अभी क्या कहा? वांग येडोंग को समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। वही पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, भाई गु, ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था कि अगर ली ने खड़े होने की बुनियादी क्रिया में महारत हासिल कर ली होती तो मैं उल्टा खड़ा होकर कुत्ते की गंदगी निकल जाता। ये सिर्फ एक मजाक था, इस पर ध्यान मत दो। गु यूजिंग मुस्कुराया। नहीं, मुझे क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि आप शायद बहुत मजाक कर रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि ली ने कौन सी विधि अपनाई, लेकिन उसने कुछ दिन पहले ही खड़े होकर ध्यान करने की प्रारंभिक अवस्था हासिल कर ली थी। मार्शल आर्ट के डीकन ने इसे अपनी आंखों से देखा था, इसलिए आप। गु यूजिंग हंसा और अपनी बात पूरी किए बिना ही चला गया। वांग येडोंग नाम का वह व्यक्ति दंग रह गया। आसपास के सभी लोग हैरान रह गए और फिर उन्होंने वांग येडोंग को अजीब नजरों से देखा। वांग येडोंग इतना शर्मिंदा था कि वह लगभग जमीन पर लेटने लगा। उसने जल्दी से कहा, मुझे अचानक याद आया कि मुझे 97वें अस्पताल में कुछ काम करना है। मैं अब जा रहा हूं। फिर वह जल्दी से अस्पताल 95 से बाहर भाग गया। ये देखकर अन्य लोग भी गु यूं को घेरने के लिए दौड़े। भाई गु, आपने जो अभी कहा वह सच था या झूठ? क्या ली यूं ने वास्तव में बुनियादी कौशल में महारत हासिल कर ली है? ये कहना होगा कि गु यूजिंग द्वारा इस खबर की अचानक घोषणा से वहां उपस्थित सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा। 16 अध्याय 16 अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। बेशक गु यूजिंग इतना दयालु नहीं था कि जानबूझकर वांग येडोंग को याद दिलाए। वास्तव में वह उस रात से ही अपनी सांस रोके हुए था और वह अभी भी ये पता नहीं लगा पाया था कि उसके और ली के बीच क्या अंतर था। ये स्पष्ट है कि वह केवल प्रथम रैंक का है, जबकि ली यूं केवल 5वीं रैंक का है। ली यूं का बेसिक स्टांस ट्रेनिंग उनसे पहले क्यों सफल हुआ? मैं इसका कारण नहीं समझ पाया और गुस्सा मेरे दिल में ही रह गया। मैं किसी भी बात पर दुखी महसूस करता था और इसका असर पिछले 2 दिनों में मेरे अभ्यास पर भी पड़ा। तो उसने यह बात जानबूझकर कही। वह रेन 95 अकादमी में सभी को ये बताना चाहता था कि वे सभी वही शिष्य थे जिन्होंने अभी बेसिक स्टांस मेडिटेशन का अभ्यास शुरू किया था और ली यूं को छोड़कर किसी को भी प्रारंभिक सफलता नहीं मिली थी। वह सभी को ईर्ष्यालु और दुखी बनाना चाहता था और यहां तक कि ली यूं को भी बाहर करना चाहता था। तो प्राचीन शब्दों में ली यूं एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने चुपचाप स्थिर खड़े रहने के बुनियादी कौशल में महारत हासिल कर ली, लेकिन उसने दिखावा नहीं किया। वह विनम्र लग रहा था, लेकिन वास्तव में रेन 95 अस्पताल में लोगों को नीची नजर से देखता था। इसने रेन 95 अकादमी के कई शिष्यों में असंतोष पैदा कर दिया। हालांकि गु यूजिंग ने यह नहीं देखा कि जब वह चुपचाप ली यूं पर बदनामी कर रहा था तो एक क्रोधित व्यक्ति भी रेन 95 अस्पताल में प्रवेश कर गया। ये झांचू था जो होश में आ गया था और किंगलोंग प्रांगण से वापस भाग गया था। मूलतः वह ली यूं के साथ हिसाब किताब बराबर करना चाहता था। इस आदमी ने वास्तव में उसे किंगलोंग युआन में अकेला छोड़ दिया था। वह बहुत विश्वासघाती था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह रेन 95 अस्पताल लौटा, उसने गु यूं को ली यूं से बहस करते और उसकी निंदा करते सुना और वह खुद को रोक नहीं सका। चुप रहो तुम दूसरों की पीठ पीछे उनकी गपशप करते हो और उनकी प्रतिष्ठा खराब करते हो। गु यूजिंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुखिया बन सकते हो? वह बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन वह बहुत बुरा इंसान है। गु यूजिंग गुस्से से पलटा और गुस्से से बोला, झांचू तुम कमीने, मुझे इस तरह डांटने का तुम्हें क्या अधिकार है? झांचू ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम्हें डांटना? मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने तुम्हें पीटा नहीं, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। तुम झांचू ज्यादा दूर मत जाओ। मैंने ली यूं की निंदा कब की? मैंने जो कहा वह सब सच था। ली यूं में केवल 5वीं कक्षा की प्रतिभा है। वह वुंग गोंग के प्रारंभिक चरण को किसी और की तुलना में तेजी से कैसे प्राप्त कर सकता है? ये कहना आसान है कि उसने कुछ कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया होगा और यह व्यक्ति मायावी रहा है और उसने कभी भी आंगन में मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है। वह रेन 95 में आंगन के लोगों को नीची नजर से देखता है। मैंने क्या गलत कहा? पहली बार झांचू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आपको किसने बताया कि ली यूं ने जवान को अभी पूरा किया है? वह पहले से ही महारत के स्तर तक पहुंच चुका है। उसके मार्गदर्शन में मैंने प्रारंभिक स्तर भी हासिल कर लिया है। केवल आप तथाकथित प्रमुख वास्तविक स्थिति को नहीं जानते हैं। आप हमेशा दिखावटी काम करने के लिए अपने गुरुओं का नेतृत्व करते हैं और आप दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। ये वास्तव में हास्यास्पद है। अगर मैं ली यूं होता तो मैं भी तुमसे परेशान नहीं होता। ऐसा कहते हुए झांचू ने दूसरे शिष्य की ओर देखा। चेंगशान, क्या तुमने ली यूं को देखा है? ली यूं अभी बाहर गया। मुझे आश्चर्य है कि वह कहां गया। बाहर में जाओ। इस कमीने ने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया और मुझे किंगलोंग कोर्टयार्ड में अकेला छोड़ दिया और वापस प्रैक्टिस करने के लिए चुपके से चला गया। मैं उससे हिसाब चुकता करने जा रहा हूं। झांचू ने दांत पीसकर गाली दी, फिर मुड़कर बाहर भाग गया। वह जानता था कि ली यूं को कहां ढूंढना है। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह वही जगह होनी चाहिए जहां वह कल अपनी बहन से मिला था। वह जगह अपेक्षाकृत दूर है, जो ली यूं के प्रदर्शन के लिए बिल्कुल सही है। जब वह चला गया तो आंगन में लोग हंगामा करने लगे। क्या तुमने सुना कि झांचू ने अभी क्या कहा? ली यूं का जवान गोंग सिर्फ एक शुरुआती नहीं बल्कि एक मास्टर है। आप मजाक कर रहे हैं। उसने सिर्फ 1 महीने में ही बुनियादी कौशल में महारत हासिल कर ली है। क्या यह इतिहास में किसी बाहरी शिष्य का सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ता? अरे क्या तुम मूर्ख हो? यह न केवल सबसे तेज प्रारंभिक रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, बल्कि यह वास्तव में सबसे तेज प्रारंभिक रिकॉर्ड को पहाड़ से नीचे फेंक रहा है। ये ली यूं सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। क्या ये हो सकता है कि हमारा रेन 95 अस्पताल एक असली ड्रैगन को जन्म देने वाला है? ऐसी महान प्रतिभा के साथ एक ही संप्रदाय में होना क्या हम सभी के लिए आशीर्वाद नहीं होगा? गु यूं जो एक तरफ खड़ा था, अपने आसपास के शिष्यों की चीखें सुन रहा था। उसका चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था और फिर काला हो गया, बिल्कुल बर्तन के तले जितना काला। नहीं, मैं जवान गोंग की महारत के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ली यूं और झांचू के बारे में बात कर रहा हूं। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि वे वास्तव में कल रात आंतरिक द्वार पर गए और शराब पी? चेंगशान ने अजीब भाव से कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, प्रांगण में अचानक शांति छा गई। सभी प्रतिभाओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। वाह, ये वास्तव में वाह है। ली यूं और झांचू आंतरिक द्वार तक जाने में सक्षम थे और यहां तक कि आंतरिक द्वार में भी शराब पी सकते थे। ये किस तरह की पृष्ठभूमि है? एक पल के लिए सभी ने गु यूजिंग को अलग-अलग नजर से देखा।
यह एक मूर्ख को देखने जैसा है। क्या प्रमुख, तुम बेवकूफ हो। वह ऐसे सहपाठी का पक्ष लेने की कोशिश नहीं करता जो प्रतिभाशाली है और जिसकी पृष्ठभूमि मजबूत है, लेकिन ईर्ष्यालु है और उसकी पीठ पीछे उसकी निंदा करता है। ऐसे व्यक्ति से जल्द दूर रहना बेहतर है ताकि भविष्य में उसके द्वारा फंसाए जाने से बचा जा सके। चलो मार्शल आर्ट का अभ्यास करें। जब वरिष्ठ भाई वापस आएंगे तो हम उनसे सलाह मांगने का अवसर ढूंढेंगे। कौन जानता है, हम भी तेजी से प्रगति कर सकते हैं। हाँ, हमारे रैंक 95 में अस्पताल में वरिष्ठ भाई का होना निश्चित रूप से हमारे रैंक 95 में अस्पताल के लिए एक आशीर्वाद है। जल्द ही यार्ड में मौजूद सभी लोग तितर-बितर हो गए। अब कोई भी गुरु के साथ बहस नहीं करता था। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो पहले उनके इर्द-गिर्द रहते थे और उन्हें सीनियर भाई को कहते थे। जैसा कि कहावत है, जब दीवार गिरती है तो हर कोई उसे धकेलता है, जब टूटे हुए ढोल को बजाया जाता है तो हर कोई दूसरों को उसे बजाने देता है। इस समय गुरु जिन को अंततः अनुभव हुआ कि सच्चा अलगाव क्या होता है, लेकिन समस्या ये थी कि शुरुआत में वह जो चाहता था वह यूं को अलग करना था, खुद को नहीं। इस परिणाम को देखकर गुरु जिन की आंखें लाल हो गईं। तुम सब अवसरवादी लोग हो जो हवा के रूप पर चलते हैं और ताकतवर लोगों से दोस्ती करते हैं। बस मेरा इंतजार करो। मुझे नहीं लगता कि 5वीं कक्षा की प्रतिभा वास्तव में प्रतिभाशाली है। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। मैं गु युनझेंग ली युन से कभी नहीं हारूंगा। गु युनझेंग गुस्से में रैंक 95 से दूर चला गया। हालांकि उनके शब्दों ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया, केवल तिरस्कार ही प्राप्त हुआ। एक ही समय पर उसे कांत उपवन में ली युन ने बुनियादी खड़े होकर किए जाने वाले व्यायामों को एक-एक करके किया, पहले से 12वें तक और फिर वापस पहले तक। ये सिर्फ बादलों और बहते पानी की तरह बहने से कहीं अधिक है। ये प्राकृतिक और निर्बाध भी है। इससे भी अधिक रहस्यमय बात यह है कि जब वह अंततः पहली स्थिति में वापस आया और स्थिर खड़ा हुआ तो उसके शरीर से निकलने वाली आभा एक हरे देवदार की तरह जो हवा और बर्फ से नहीं डरती और भी अधिक चौंकाने वाली थी। झांचू, जो ली युन से हिसाब किताब करने आया था, जल्दी से बाग के किनारे पर पहुंचा। जब उसने देखा कि ली युन चील के पेड़ की तरह स्थिर खड़ा है तो उसका मुंह अचानक इतना खुल गया कि उसमें एक हंस का अंडा लगभग समा सकता था। इस पल झांचू को केवल एक ठंडक महसूस हुई जो उसके पैरों के तलवों से रीढ़ की हड्डी से होते हुए सीधे उसके सिर तक पहुंची, जिससे उसे ठंड लगने लगी। क्या यह विकृत नहीं है? आपने इसका सही अर्थ कैसे समझा? 17 अध्याय 17 प्रस्तुत करने योग्य नहीं है। अपने मन को मूल के रूप में प्रयोग करें और अपने शरीर को संयमित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करें। यद्यपि यह आध्यात्मिक ऊर्जा की एक छोटी सी मात्रा है, फिर भी यह असाधारण है। केवल वही लोग ऐसा कर सकते हैं जो आध्यात्मिक जड़ों के साथ पैदा हुए हों। ये वास्तव में बुनियादी भेद कौशल कहलाने के योग्य है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि त्यानु संप्रदाय प्रत्येक नए शिष्य को मूल बातों से अभ्यास शुरू करने की आवश्यकता रखता है। ये वास्तव में समझ में आता है। इस समय ली युन ग्रीन पाइन के सच्चे अर्थ में डूब गया। उसने महसूस किया कि हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक छोटी मात्रा ग्रीन पाइन के सच्चे अर्थ से आकर्षित हो रही थी और धीरे-धीरे उसके शरीर में व्याप्त हो रही थी, जिससे वह गहराई से प्रभावित हो गया। और यही 12 में से पहले का सही अर्थ है। इसके ऐसे प्रभाव होंगे। उसे पक्का अंदाजा था कि अगर वह खड़े होकर ध्यान करने के सभी 12 सच्चे अर्थों को विकसित कर ले तो इसका असर और भी ज्यादा स्पष्ट होगा। वह बिना किसी बाहरी मदद के शरीर को संयमित करने के 9वें स्तर तक पहुंच सकता है और शक्ति शोधन के क्षेत्र में पहुंच सकता है। ये सोचकर उसके हृदय में जबरदस्त प्रेरणा उत्पन्न हुई। लेकिन इस समय झांचू पहले से ही अपने चेहरे पर मुस्कान लिए दौड़ रहा था। ली युन, अरे नहीं बॉस, तुम बहुत बेवफा हो। तुमने मुझे झाओ चुवाने के आंगन में अकेला छोड़ दिया और चुपचाप अभ्यास करने चले गए। वह क्या मैं चुपके से वापस आ गया? मुझे तो साफ तौर पर बाहर निकाल दिया गया था। ये सही नहीं है। तुमने मुझे क्या कहा? मैं तुम्हारा बॉस कब बन गया? झांचू ने विनम्रतापूर्वक कहा, कल आपने मुझे ज्वांग गोंग का अभ्यास करना सिखाया और मुझे महारत का पहला स्तर हासिल करने में मदद की। अब आप मेरे बॉस हैं। अगर संप्रदाय के नियम नहीं होते तो मैं आपका शिष्य बनना चाहता। यहाँ से चले जाओ। तुम अभी मेरे शिष्य बने रहना चाहते हो। तुम मुझे लगभग मार डालना चाहते हो। ली युन इतना क्रोधित था कि उसने लात मारने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन झांचू ने उसे चकमा दे दिया। अरे बॉस, आपने अभी कहा कि आपको बाहर निकाल दिया गया, क्या हुआ? अपने आप के लिए देखो। ली युन ने इसे छिपाया नहीं और झाओ चुवानफेंग द्वारा दी गई किताब निकाल ली। जब आप नशे में थे तो आपके भाभी बहनों ने दुश्मनी की और मुझ पर एक किताब फेंकी, ये कहते हुए कि यह एक मार्शल आर्ट है जो मेरी योग्यता को बेहतर बना सकती है। इसकी कीमत ये थी कि मैं आपकी बहन से संपर्क नहीं कर सकता था। किंगडम जाना तो दूर की बात थी, अन्यथा मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। वाह, झाओ चुवानफेंग हमेशा ऐसा ही रहता है, तुच्छ और दुष्ट। जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे गुस्सा आता है। रुको, मुझे ये किताब पढ़ने दो। झाओ चुवानफेंग का उल्लेख होने पर झांचू क्रोधित हो जाता है, लेकिन उसे कुछ याद आ गया और उसने किताब छीन ली। इसे पलटा। उसने गाली देते हुए कहा, मैं जानता था, ये भाग्य को चुनौती देने की कला की पुस्तक है। तुम्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। यह कोई मार्शल आर्ट नहीं है जो तुम्हारी योग्यता को सुधार सके। वह तुम्हें मारना चाहता है। तुम मेरी जान चाहते हो, क्या कहते हो? ली युन को शुरू में विश्वास नहीं था कि झाओ चुवानफेंग इतने दयालु होंगे कि उन्हें एक मार्शल आर्ट देंगे जो उनकी योग्यता में सुधार कर सके। आप जानते हैं, योग्यता एक जन्मजात चीज है। जन्म के बाद इसे बदलना मूलतः संभव है। अगर वाकई कोई मार्शल आर्ट है जो किसी की योग्यता को बेहतर बना सकती है तो वह दुनिया की सबसे अच्छी मार्शल आर्ट होनी चाहिए। झाओ चुवानफेंग ने इसे इतनी आसानी से कैसे बाहर फेंक दिया? उन्होंने इसे इसलिए निकाला क्योंकि वह झांचू के मुंह का उपयोग करके झांग रुहान को एक संदेश देना चाहते थे ताकि पुस्तक की प्रकृति का पता लगाया जा सके। अप्रत्याशित रूप से झांचू को एक नजर में ही स्थिति का पता चल गया। बॉस, इस पुस्तक का नाम है भाग्य को चुनौती देने की कला। मैंने अपनी बहन से सुना कि जब ये 10 साल पहली बार सामने आई थी तो इसने बहुत सनसनी मचा दी थी। कई शिष्यों ने सुना कि भाग्य को चुनौती देने की कला का अभ्यास करने से उनकी योग्यता में सुधार हो सकता है, इसलिए उन्होंने प्रति प्राप्त करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। यहाँ तक कि कुछ आंतरिक शिष्य भी प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि जो लोग भाग्य विरोधी कला का अभ्यास करते हैं वे या तो मर जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं। बाद में संप्रदाय के शीर्ष नेताओं को सतर्क कर दिया गया और जांच के बाद उन्हें पता चला कि पुस्तक को जानबूझकर त्यानमेन नामक संगठन द्वारा फैलाया गया था। इसकी खेती करना असंभव है। ये लोगों को केवल विकलांग बना देगा या उन्हें राक्षसों में बदल देगा जो न तो मानव है और न ही भूत। तो 10 साल पहले संप्रदाय ने पहले ही एक आदेश जारी कर दिया था कि त्यानु संप्रदाय के शिष्यों को भाग्य विरोधी कला का अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। जो लोग आदेश का उल्लंघन करते हैं उन्हें त्यानु संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। यदि कोई परिणाम होता है तो उन्हें दुष्ट शिष्य माना जाएगा और दंड द्वारा मार दिया जाएगा। ली युन का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने समय और स्थान के माध्यम से यात्रा की और पुनर्जन्म लिया, उसने तुरंत झाओ चुवानफेंग के इरादे को समझ लिया। अगर हम उसे भाग्य को चुनौती देने की कला देते हैं और वह ये सोचकर गुप्त रूप से इसका अभ्यास करता है कि इससे उसकी योग्यता में सुधार हो सकता है तो वह या तो मर जाएगा या विकलांग हो जाएगा। अगर वह प्रलोभन का विरोध करता है और इसका अभ्यास नहीं करता है और किसी को पता है जो उसे भाग्य को चुनौती देने की निश्चित मार्शल आर्ट को गुप्त रूप से रखने के लिए धन हॉल में रिपोर्ट करता है तो वह भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा के बदले में। लेकिन वह झाओ चुवानफेंग की रिपोर्ट करने में असमर्थ थे क्योंकि किसी और ने यह नहीं देखा कि झाओ चुवानफेंग ने उसे भाग्य को चुनौती देने का रहस्य बताया था। अगर किसी ने वास्तव में इसकी सूचना दी तो झाओ चुवानफेंग उसे अपराध के लिए फंसा सकता था। कहने की आवश्यकता नहीं कि बाहरी शिष्यों ने आंतरिक शिष्यों को फंसाया और उनका भाग्य बिल्कुल दयनीय था। यदि चीजें गलत हो गई तो उसे सचमुच विधर्मी माना जा सकता है और दंड द्वारा मार दिया जा सकता है। ये झाओ चुवानफेंग बहुत ही क्रूर है। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि झांग रुहान उसे टहलने के लिए भीतरी गेट पर ले गई थी? वह उसकी जान क्यों लेना चाहती थी? इस पल ली युन ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुपचाप अपनी काली सूची में 3 शब्द झाओ चुवानफेंग लिख दिए। बस रुको, मैं तुम्हें देर सवेर मार डालूंगा। झांचू अभी अधिक क्रोधित हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, लानत है, झाओ चुवानफेंग एक घटिया इंसान है। उसने वास्तव में बॉस को फंसाने के लिए भाग्य विरोधी कला का इस्तेमाल किया। नहीं, मैं अपनी बहन को खोजने जा रहा हूं। ली युन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और उसे भाग्य विरोधी कला छीन ली। वापस करना, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो बच्चे? अब तुम अपनी बहन के पास जाकर क्या कर सकते हो? आखिर वह तुम्हारा होने वाला साला है। क्या तुम्हारी बहन उसकी शिकायत कर सकती है? इसके अलावा क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? इसके विपरीत तुमने नियति को चुनौती देने वाली तरकीब अपनाई और आंतरिक संप्रदाय की ओर भाग गए। एक बार पता चल जाने पर न केवल तुम मुसीबत में पड़ोगे बल्कि तुम्हारी बहन भी तुम्हारे द्वारा फंसाई जा सकती है। झांचू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अपने दांत पीसते हुए बोला, बॉस आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? हम झाओ चुवानफेंग को हमें इस तरह फंसाने नहीं दे सकते। इसके बारे में सोचना ही क्रोधित करने वाला है। जब ली युन ने ये सुना तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सका।
मैं कहता हूँ, क्या झाओ जुआनफेंग तुम्हारा भाग्यशाला नहीं है? वह तुम्हारा परिवार है, उसने मुझे फंसाया है, तुम्हें नहीं। तुम इतने नाराज क्यों हो? इस बारे में बात करना बंद करो। परिवार से तुम्हारा क्या मतलब है? वाह बॉस, मैं तुम्हें बता दूं, अगर यह न होता, तुम भूल जाओ, मैं अपनी बहन की सहमति के बिना ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर मैंने ये कहा तो वह मुझे मार डालेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि उस आदमी ने तुम्हें इस तरह फंसाया है। मुझे अपनी बहन को बताना होगा और उससे पूछना होगा कि क्या उसके पास कोई समाधान है। अन्यथा तुम उस आदमी के निशाने पर आ जाओगी और देर सवेर वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। कहने के बाद झांगचू जल्दी में चला गया और ली यू के बुलाने पर भी वह पीछे नहीं मुड़ा। ये बच्चा, ली यू ने असहायता से अपना सिर हिलाया और परवाह नहीं की। वास्तव में हालांकि वह क्रोधित थे, उनकी राय में एक प्रतिष्ठित आंतरिक संप्रदाय के शिष्य झाओ जुआनफेंग द्वारा ऐसी रणनीति का उपयोग करना स्वीकार्य नहीं था। इस विधि के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इससे निपटने का तरीका भी सरल है। बस अभ्यास करो, एक बार तुम्हारी अपनी ताकत बढ़ गई तो सारी साजिशें और चालें बेकार हो जाएंगी। उसने जल्दी से मामले को पीछे छोड़ दिया और झांग रुहान द्वारा दी गई पुस्तक चांसी जिन को निकाल लिया और उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। बेसिक स्टांस ट्रेनिंग के विपरीत यह आक्रामक शक्ति के साथ एक वास्तविक मार्शल आर्ट था। समय के माध्यम से यात्रा करने के बाद ये पहली बार था जब वह इस मार्शल आर्ट के संपर्क में आया था और वह भी बहुत रुचि रखता था। 18 अध्याय 18 चांसी जिनको पूर्ण करना और भाग्य विरोधी तकनीक का अभ्यास करना। ली यू ने चांसी जिनको ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित हो गया। ये बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र में एक मार्शल आर्ट है, लेकिन इसे बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र में मार्शल आर्ट के बीच शीर्ष वे भी माना जाता है। यह मार्शल आर्ट को मता पर केंद्रित है। अभ्यास के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को एक स्त्री शक्ति में बदल सकता है और 18 ग्रैपलिंग तकनीकों की मदद से ये दुश्मन को जकड़ने के लिए 1000 धागों की तरह बन जाता है। बहुत शक्तिशाली, लेकिन अभ्यास करने में अत्यंत कठिन। कारण बहुत सरल है, टेम्परिंग बॉडी दायरे में अधिकांश योद्धाओं को मार्शल आर्ट की पर्याप्त समझ नहीं है और उनकी अपनी ताकत की समझ अभी भी उग्रता और अत्याचार के स्तर पर है। वे हमला करते समय क्रूर बल का उपयोग करते हैं जो सरल और अपरिष्कृत है। उनके लिए चांसी जिनकी स्त्री सौंदर्य का अनुभव करना मुश्किल है जो उग्रता और हिंसा का विरोध करता है। ली यू ने स्वयं भी ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन वह भी ऐसा नहीं कर सका। हालांकि मैं अपने मन में कोमल होने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैंने जो वास्तविक प्रभाव दिखाया वह बस थोड़ा सा बल था। मैंने सिर्फ हाथापाई की तकनीकें करने के लिए थोड़ा सा बल इस्तेमाल किया, जिसका स्त्री से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है वह काफी ताकतवर था, लेकिन कोमल होने के लिए उसे अपनी ताकत को दबाना पड़ा, जिससे उसे बहुत सहज महसूस हुआ। बस कुछ ही कोशिशों के बाद उसकी कमर में लगभग मोच आ गई। यह न केवल क्षेत्र की कमी है, बल्कि मार्शल आर्ट के ज्ञान की भी कमी है। इसका मूल कारण यह है कि वह पर्याप्त योग्य नहीं है। परीक्षा की शुरुआत में पाई गई 5वीं कक्षा की योग्यता वास्तव में उन प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में पर्याप्त नहीं थी, जो आसानी से पहली या दूसरी कक्षा में थे। हालांकि ली यू परेशान नहीं था, वह बस सिस्टम की मदद के बिना खुद से अभ्यास करना चाहता था। अब ये साबित हो चुका है कि सिस्टम के समर्थन के बिना उसकी योग्यताएं पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह इतना मूर्ख नहीं है कि इस गतिरोध पर ध्यान दे। बहुत सीधा, मैंने सीधे सिस्टम चुना। पैनल पर अभी भी 160,000 से ज्यादा मार्शल आर्ट कॉग्निशन पॉइंट हैं। अगर आप उन्हें नहीं रखेंगे तो आप बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे, है ना? इससे मुझे सहजता महसूस होती है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस शांत हो जाएं और अपने मन में उस आकृति को महसूस करें और चांसी जिनका अभ्यास करें। इसके बाद अत्यंत अतिशयोक्तिपूर्ण तीव्र प्रगति हुई। 200 संज्ञानात्मक अंक चांसी जिन का परिचय, 500 संज्ञानात्मक अंक चांसी जिन प्रारंभ में प्राप्त किया जाता है, 1200 संज्ञानात्मक अंक चांसी जिन में प्रवीणता, 3000 संज्ञानात्मक अंक चांसी जिन में छोटी सफलता, 6000 संज्ञानात्मक अंक चांसी जिन की महारत, 10,000 संज्ञानात्मक अंक चांसी जिन पूरी तरह से पूरा हो गया है, 20,000 संज्ञानात्मक अंक चांसी जिन सीधे पूरा हो गया है। इसमें केवल 1.5 घंटे का समय लगा और उन्होंने 40,900 मार्शल आर्ट अनुभूति अंक खर्च करके उस स्तर तक पहुंच गए जिस तक पहुंचने के लिए अन्य बाकी शिष्यों को कम से कम 1 वर्ष की आवश्यकता होगी। वह एहसास, उसका जिक्र मत करो, उसने ली यू को फिर से तरोताजा महसूस कराया। खास तौर पर इसे पूरी तरह से बचाने के बाद उसने वास्तव में ग्रोव में चांसी जिन की 18 ग्रैपलिंग चालें की। उसके दोनों हाथ दो सांपों की तरह थे, फुर्तीले और अजीब। उसने एक छोटे से पेड़ को अपनी बाहों में लपेटने की कोशिश की, लेकिन उसका तना जो उसकी कलाई जितना मोटा था आसानी से टूट गया। लेकिन उन्हें यह उतना कठिन नहीं लगा। मार्शल आर्ट वास्तव में अविश्वसनीय है और यह केवल सबसे बुनियादी मार्शल आर्ट है। भविष्य में एक दिन जब मैं ज्ञानकीय क्षेत्र या यहां तक कि एक उच्च क्षेत्र में पहुंचूंगा तो क्या वह एक भावना नहीं होगी? ली यू का चेहरा लालसा से भरा था। पिछले जन्म में पैसा एक नायक का साहस था। पैसा होने से सर्वशक्तिमान तो नहीं हो सकता, लेकिन पैसे के बिना आगे बढ़ना वाकई मुश्किल है। लेकिन इस जीवन में सैन्य बल वीरों का साहस है और शक्तिशाली सैन्य बल निश्चित रूप से धन से बेहतर है। चांसी जिनकी पूर्णता के साथ ली यू को वास्तव में सुरक्षा की भावना महसूस हुई जिसे उसने अतीत में कभी अनुभव नहीं किया था। मज्जा चखने के बाद आपको इसका स्वाद पता चल जाएगा। ली यू ने शेष मार्शल आर्ट ज्ञान बिंदुओं को बेसिक स्टांस ट्रेनिंग में निवेश करने की तैयारी की। उन्होंने अपने शरीर को संयमित करने की क्षमता में सुधार करने के लिए जल्द से जल्द बेसिक स्टांस ट्रेनिंग में 12 प्रकार की मार्शल आर्ट सच्चाइयों को पूरी तरह से समझने का फैसला किया। आखिरकार हालांकि चांसी जिनकी स्त्री शक्ति मजबूत है, इसे अपनी पूर्ण शक्ति के समर्थन से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि किसी के पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो चाहे चांसी जिनका स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न हो, भले ही वह कलाई के बराबर मोटे पेड़ के तने को तोड़ सके, वह कमर के बराबर मोटे पेड़ के तने को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। साधना और मार्शल आर्ट को सदैव एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। हालांकि जैसे ही वह बेसिक स्टांस मेडिटेशन को आगे बढ़ाने वाला था, उसने अचानक झाओ जुआनफेंग द्वारा उसे दी गई भाग्य को चुनौती देने की कला के बारे में सोचा और उसे निकाल दिया। ली यू थोड़ा हिचकिचा रहा था। वह सोच रहा था कोई और इस भाग्य को चुनौती देने की कला को नहीं समझ सकता, लेकिन उसके पास एक सिस्टम है तो क्या वह इसे समझ सकता है? अगर वह वाकई मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर लेता है जिससे उसकी योग्यता में सुधार हो सकता है, तो यह उसकी किस्मत बदलने जैसा होगा। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसकी योग्यता केवल 5वीं कक्षा जितनी है, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। ली यू ने अवचेतन रूप से चारों ओर देखा। चूंकि किसी ने उसे नहीं देखा था, इसलिए उसने कोशिश करना उचित समझा। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है तो भाग्य को चुनौती देने की कला को फेंकने में बहुत देर नहीं होगी। तुरंत ली यू ने फिर भाग्य को चुनौती देने की कला खोली। ये पुस्तक भाग्य को चुनौती देने की कला मोटी नहीं है, केवल 7 या 8 पृष्ठ और कुल पाठ केवल 3 या 4 हजार शब्दों का है। ली यू ने थोड़ा समय लिया और इसे आसानी से पढ़ लिया। सिस्टम पैनल पर मार्शल आर्ट रिकॉर्ड में एक अतिरिक्त लाइन थी, भाग्य पलटने की कला, जिसमें अभी तक महारत हासिल नहीं हुई है। इससे ली यू को बहुत प्रोत्साहन मिला। तथ्य यह है कि इसे सिस्टम में शामिल किया जा सकता है और पैनल पर प्रस्तुत किया जा सकता है। सबसे पहले एक बात साबित होती है कि यह वास्तव में एक मार्शल आर्ट है और बेसिक स्टांस ट्रेनिंग और चांसलिंग पावर की तरह इसे संज्ञानात्मक बिंदुओं का उपयोग करके बेहतर बनाया जा सकता है। यदि ऐसा है तो फिर उसे हिचकिचाहट क्यों होनी चाहिए? बस भाग्य को पलटने की कला को अपनी बाहों में लें और इसे सीधे मार्शल आर्ट अनुभूति बिंदुओं के साथ अपग्रेड करें। हालांकि अगले ही पल वह चौंक गया। केवल पहले अपग्रेड में ही 10,000 संज्ञानात्मक अंक खर्च हो गए। पैनल पर केवल 119,665 मान्यता बिंदु बचे हैं। इन 10,000 मार्शल आर्ट ज्ञान बिंदुओं के साथ ली यू ने आधिकारिक तौर पर भाग्य को पलटने की कला शुरू कर दी और स्वाभाविक रूप से सांस लेने का एक अजीब तरीका समझ लिया। लेकिन इसके अलावा उसने अपने आप में कोई बदलाव महसूस नहीं किया। इससे उसे लगा कि 10,000 संज्ञानात्मक अंक व्यर्थ गए। हालांकि एक बार तीर निकल जाने के बाद पीछे मुड़ना संभव नहीं होता। मैंने पहले ही अभ्यास शुरू कर दिया है, इसलिए मैं बीच में ही हार नहीं मान सकता, है ना? इसके अलावा केवल परिचयात्मक कदम ही सीधे 10,000 संज्ञानात्मक बिंदुओं का उपभोग करता है, जो भाग्य को पलटने की कला की साधारण प्रकृति को साबित करने के लिए पर्याप्त है। ये किसी भी तरह से शरीर को संयमित करने वाली मार्शल आर्ट जैसे कि बेसिक स्टांस ट्रेनिंग और चैनल पावर से तुलनीय नहीं है। इसलिए ली यू ने अपने दांत पीस लिए और भाग्य को चुनौती देने वाली कला में दूसरा उन्नयन करने का मन बना लिया। बूश, दूसरी बार खपत किए गए मार्शल आर्ट अनुभूति बिंदुओं की मात्रा और भी अधिक अतिरंजित थी, सीधे 100,000। सिर्फ इस एक चाल ने उसके मार्शल आर्ट ज्ञान को घटाकर सिर्फ 19,665 अंक कर दिया। ये ज्ञान उसके लिए दूसरी बार अपने बेसिक स्टांस मेडिटेशन को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ली यू को अपने दिल में ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे कोई चाकू से काट रहा हो। मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। हालांकि भाग्य को पलटने की कला इस प्रकार अपने प्रारंभिक चरण में पहुंच गई थी, जिससे न केवल श्वास विधि अधिक जटिल हो गई जिसे उसने पहले समझा था, बल्कि इस आधार पर उसे शरीर में क्यों और रक्त को स्थानांतरित करने की एक अधिक गहन विधि को समझने की अनुमति भी मिली।
जब श्वास को क्यूवी और रक्त के परिवहन के साथ जोड़ दिया जाता है तो स्थिति बहुत भिन्न हो जाती है। 19 अध्याय 19 की योग्यता में सचमुच सुधार हुआ है। एक एकांत ओपन में ली यून चुपचाप बिना किसी मांसपेशी को हिलाए क्रॉस लेग करके बैठा था, लेकिन अगर कोई मौजूद होता तो वह देख सकता था कि उसकी गर्दन के ऊपर, हाथों के पीछे और शरीर के अन्य हिस्सों की त्वचा जो उसके कपड़ों से ढकी नहीं थी, लाल हो गई थी। ये लाल गर्म लोहे की तरह था जिसमें से हल्की गर्म भाप निकल रही थी। उसके शरीर को केंद्र मानकर 3 या 4 मीटर के दायरे में तापमान को हवा के माध्यम से कई डिग्री तक बढ़ा दिया गया, जिससे पता चलता है कि उसके शरीर का तापमान किस स्तर तक पहुंच गया है। बस ज्यादा समय तक नहीं, ली यून ने अचानक अपनी आंखें खोली, सांस लेने के लिए होंकते हुए, जैसे कि उसे भट्टी में भून दिया गया हो और अंततः वह बच निकला हो। पागल, यह नीमिंग जुए किस तरह का कौशल है? इसका अभ्यास करना इतना कठिन क्यों है? बेसिक स्टांस ट्रेनिंग और सिर्फ ट्रेनिंग पावर द्वारा लाए गए आनंद की तुलना में इस डेफाइन फेट तकनीक का अभ्यास करना क्या कहा जा सकता है। सांस लेने और रक्त के परिवहन की अनोखी प्रक्रिया से ऐसा महसूस होता था मानो पूरी प्रक्रिया में आग लगी हो। गर्म रक्त उसके शरीर से होकर बढ़ रहा था, जिससे जहां भी वह गुजरता था वहां उसे तीव्र दर्द होता था। वह 2 मिनट भी नहीं रुक सका। ऐसा नहीं है कि वह कमजोर इरादों वाला है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति खुद को कैसे गाली देना पसंद कर सकता है। इसके अलावा ऐसी घटना को तेजना असहनीय होती है। उसे लगभग संदेह होने लगा कि यदि वह समय पर रुककर अभ्यास जारी नहीं रखेगा तो अधिकतम 5 मिनट में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ऐसा लगता है कि इस तकनीक का अभ्यास आकस्मिक रूप से नहीं किया जा सकता। मुझे स्थिर रहना होगा और अधिक ज्ञान जमा करने और फिर से प्रयास करने के लिए स्तर बढ़ाने का तरीका खोजना होगा। शायद कुछ बदलाव होंगे। आखिरकार जब उसका शरीर का तापमान सामान्य हो गया तो ली यून ने अपनी सांसों को समायोजित किया और खड़ा हो गया। वह भाग्य को चुनौती देने का अभ्यास करने का जोखिम नहीं उठाने वाला था। हालांकि जैसे ही वह खड़ा हुआ, ली यून की पुतलियां अचानक से खुल गईं और उसे स्पष्ट रूप से पता चला कि कुछ गड़बड़ है। उसने अचानक पाया कि उसकी अपनी ताकत अदृश्य रूप से बढ़ गई है और यहां तक कि उसकी सामान्य सांस भी सामान्य से अधिक सुचारू और मजबूत हो गई है। मुझे अपने दिल की हल्की सी धड़कन सुनाई दे रही थी, जैसे ढोल बज रहा हो, और यह धड़कन सामान्य से अधिक तेज थी। 2 कदम आगे बढ़ने पर मुझे एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी चीज में कोई अज्ञात परिवर्तन आ गया हो। उसने जल्दी से सिस्टम पैनल खोला। एक नजर में तो वह चौंक गया। होस्ट ली यून, आयु 16, योग्यता मध्य ग्रेड 5, पहचान त्यानगु संप्रदाय, रेन पचानबेनी अकादमी का बाही शिष्य, क्षेत्र अर्जित शारीरिक तड़का लगाने का तीसरा स्तर, मार्शल आर्ट्स बेसिक स्टांस परफेक्ट, सिल्क बाइंडिंग स्ट्रेंथ परफेक्ट, फेट डिफाइन तकनीक प्रारंभिक, मार्शल आर्ट अनुभूति अंक 19565, लानत है, शरीर को तड़का लगाने का तीसरा स्तर, योग्यता 5वें रैंक से मध्य 5वें रैंक तक पहुंच गई है। क्या ये वास्तविक उन्नति है? ली यून को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह कोई बड़ी बात नहीं थी कि उनके साधना स्तर में अप्रत्याशित रूप से एक स्तर की वृद्धि हुई थी। उनका मानना था कि एक बार जब वह वास्तव में बेसिक स्टांस मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए खुद को समर्पित कर देंगे तो ये सुधार आसान और तेज हो जाएगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि 5वीं कक्षा की योग्यता जो अटल होनी चाहिए थी, बदल गई है। इससे वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इसका मतलब यह है कि भाग्य को पलटने की कला का अभ्यास वास्तव में प्रभावी है और यह चीज वास्तव में किसी की योग्यता में सुधार कर सकती है। अच्छा साथी, मैंने इसमें 110,000 जागरूकता अंक निवेश किए और यह पूरी तरह से सार्थक था। इस क्षण की उत्तेजना ने ली यून को लगभग फिर से अभ्यास करने के लिए बैठने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब उसने भाग्य को चुनौती देने की कला का अभ्यास करते समय महसूस किए गए डर के बारे में सोचा तो उसने इस इच्छा का विरोध किया। हालांकि इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ली यून का अंतर्ज्ञान उसे बताता है कि भाग्य को पलटने की कला वास्तव में किसी की योग्यता में सुधार कर सकती है, लेकिन किसी को लंबे समय तक अभ्यास में खुद को नहीं डुबाना चाहिए। इस तरह की मार्शल आर्ट में चरम सीमा तक जाना शामिल है। एक बार जब आप अपना संतुलन खो देते हैं तो आपकी योग्यता में सुधार नहीं हो सकता है, बल्कि आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। उन्होंने सावधानी बरतने और कम से कम एक दिन बाद पुनः प्रयास करने का निर्णय लिया। वह इस समय का लाभ उठाकर कुछ मार्शल आर्ट ज्ञान एकत्र कर सकता था। जैसे जैसे वह तीनों मार्शल आर्ट का एक साथ अभ्यास करता गया, मार्शल आर्ट में ज्ञान बिंदुओं की उसकी आवश्यकता बढ़ती गई और वह ज्ञान बिंदुओं की कमी के कारण अपने अभ्यास को रोकना नहीं चाहता था। उन्होंने अब और इंतजार न करने का निर्णय लिया और सीधे झांग कान से मिलने के लिए कांग युनजू चले गए। एक और वह अपना वादा पूरा करने के लिए झांग कान को खोजने गया और दूसरी ओर वह ज्ञान हासिल करने के लिए कांग युनजू में मार्शल आर्ट के सही अर्थ का निरीक्षण करने गया। अब तक आंतरिक द्वार तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है और कांग युनजू को बाहरी द्वार में ज्ञान हासिल करने के लिए उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जा सकता है। जब भी आपको ऐसा करने का विचार आए तो उसे करें। हालांकि सुरक्षा के लिए जाने से पहले उसने भाग्य पलटने की कला निकाली और उसे अपने साथ लाए अपनी प्रवर्तक से जला दिया। वैसे भी मैं पहले ही मार्शल आर्ट सीख चुका हूं और जो बाकी है उसे और बेहतर बनाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे हाथ में भाग्य पलटने की कला पुस्तक है या नहीं। इसे रखने से मुझे ही परेशानी होगी, इसलिए यह अनावश्यक है। मैंने बस भाग्य को चुनौती देने वाला रहस्य जला दिया और रात को अपने पैरों से अच्छी तरह कुचल दिया। झांगचू जल्दी से फिर से ओपन में भाग गया। वह थोड़ा उदास था। बॉस, मेरी बहन को इस बारे में पता है, लेकिन उसके पास कोई अच्छा समाधान नहीं है। वह आपसे केवल इतना ही कह सकती है कि पहले किताब को नष्ट कर दो। आप केवल ये दिखावा कर सकते हैं कि आपको इस बारे में नहीं पता। ली यून अपनी हंसी रोक नहीं सका। झांगचू ने दुखी होकर कहा, बॉस आप अभी भी कैसे हंस सकते हैं? ली यून, मैं क्यों नहीं हंस सकता? यह अपेक्षित बात है। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या हो रहा है। देखो, मैंने किताब जला दी है। ली यून ने उस धूल की ओर इशारा किया जो अभी भी जमीन पर धुंधली सी दिखाई दे रही थी। झांगचू ने एक नजर डाली और ली यून को अंगूठा दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। बॉस आप वाकई कमाल के हैं। आपने कहा था कि इसे जला दो और जला दिया। क्या आप बहुत निर्णायक नहीं है? झांगचू जानता था कि हालांकि भाग्य पलटने की कला एक ऐसी पुस्तक साबित हो चुकी थी जो लोगों को नुकसान पहुंचाती थी, फिर भी ऐसे कई लोग थे जो एक मार्शल आर्ट के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह किसी की योग्यता में सुधार करती है और वे गुप्त रूप से इसका अभ्यास करते थे। ली यून ने कहा, बिना किसी स्पष्टता के बस इसे जला दो। मैं बस इतना कह सकता हूं कि वह बहुत दृढ़ और निर्णायक थे। ली यून को मन ही मन शर्म महसूस हुई। वह झांगचू की तरह दृढ़ और निर्णायक नहीं था, लेकिन उसने वास्तव में भाग्य को चुनौती देने की कला का अभ्यास किया था, अन्यथा इस मामले का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जा सकता था, एक भी शब्द छूट नहीं सकता था। उसने बेपरवाही का नाटक करते हुए कहा, इसमें बड़ी बात क्या है? तुम्हें पता है कि यह हानिकारक है, इसलिए इसे जलाए बिना रखना क्यों है? क्या तुम मुसीबत को आमंत्रित कर रहे हो? ये सही है, तो अब आप क्या करने वाले हैं बॉस? झांगचू को नहीं लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन चूंकि यह पहले ही जल चुका था, इसलिए उसने इस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह ली यून की योजनाओं के बारे में चिंतित था। मैं एल्डर झांग कान से मिलने जा रहा हूं। आप क्या कहते हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि एल्डर झांग कान को आपको अपना चाचा कहना चाहिए? क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? चलो झांग कान से मिलते हैं। चलो साथ साथ चलते हैं। झांगचू ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, यह संयोग ही है कि बॉस की बदौलत मैं पहले से ही खड़े होकर अभ्यास करने के बुनियादी कौशल में निपुण हो गया हूं। मैं झांग कान से कुछ पुरस्कार भी मांगूंगा। तो फिर चलें। फिर वे दोनों ओपन से निकलकर कांग युनजू की ओर चल पड़े, पूरे रास्ते बातें करते और हंसते रहे। एक ही समय पर गेट के बाहर एक छोटे से रास्ते पर गु युनजिंग दो थोड़े बड़े युवकों के साथ दूर से ली यून और झांगचू को घूर रहे थे। गु युनजिंग की आंखें कुछ हद तक क्रूर थीं। चचेरे भाई, ये वही है, वह आदमी ली यून है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे सबक सिखाने का कोई तरीका सोचने में मेरी मदद कर सकते हो। सबसे अच्छा होगा कि उसे त्यानगु संप्रदाय से बाहर निकाल दिया जाए। कार्य पूरा होने के बाद मैं तुम्हें अवश्य ही अच्छा इनाम दूंगा। 20 अध्याय 20 झांग कान, मुझे लगता है कि आपने कभी एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं देखा है। गु युनजिंग के चचेरे भाई का नाम हेटिंग है और उसके साथ जू भी है। ये दोनों बिंग 77वीं अकादमी के बाहरी शिष्य हैं। बाह्य संप्रदाय के शिष्यों के रूप में तीनों प्रांगण बी और सी तीसरे वर्ष से बाह्य संप्रदाय में हैं। इस समय कोई व्यक्ति या तो प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है और आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत हो सकता है, या 3 साल की प्रतियोगिता में शीर्ष 1000 में स्थान प्राप्त कर सकता है और 2 साल तक संप्रदाय में उपयाजक के रूप में रहने के लिए योग्य हो सकता है। अन्यथा उसे 3 साल के बाद छोड़ना होगा। हालांकि चाहे वे अपनी जन्मजात प्रतिभा पर काबू पा सकें या प्रतियोगिता में शीर्ष 1000 में प्रवेश कर सकें, उनकी उम्मीदें बहुत कम, लगभग शून्य हैं। ये कहा जा सकता है कि वे दोनों बाह्य शिष्यों के बीच तूफान द्वारा बहा दिए जाने के बाद पीछे रह गए दैन्य प्राणी थे। हालांकि चाहे वे कितने भी दैन्य क्यों न हो, उन दोनों ने पहले से ही 2 साल तक अभ्यास किया था और पहले से ही बॉडी टेम्परिंग के 9वें स्तर तक पहुंच चुके थे। उन दोनों ने ली यून को, जिसका उल्लेख गु युनजिंग ने किया था, बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया।
2 वर्षों तक अभ्यास करने के बाद भी यदि वह एक बाह्य शिष्य को पराजित नहीं कर सका जो संप्रदाय में शामिल हुए 1 महीने से अधिक समय ही हुआ था तो क्या यह हास्यास्पद नहीं होगा? दोनों को केवल संप्रदाय के नियमों की चिंता थी और गु युनझेंग ने जो कहा था उससे ये संदेह था कि ली यून की पृष्ठभूमि आंतरिक संप्रदाय की है और वह आंतरिक संप्रदाय के किसी शिष्य से परिचित हो सकता है। 2 साल तक त्यानगु संप्रदाय में रहने के कारण वे सब कुछ अच्छी तरह से जानते थे। त्यानगु संप्रदाय हर साल बहुत सारे नए बाह्य शिष्यों की भर्ती करता है और निश्चित रूप से कई छिपे हुए ड्रैगन और क्राउचिंग टाइगर हैं जिनमें से कुछ बेहद प्रतिभाशाली हैं या उनके पास विभिन्न कनेक्शन और पृष्ठभूमि है। दूसरा वाला निसंदेह सबसे भयावह है। किसी व्यक्ति की प्रतिभा चाहे कितनी भी असाधारण क्यों न हो उसे विकसित होने में समय लगता है, लेकिन जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता तब तक वह किसी के लिए खतरा नहीं बन सकता। अगर आपके पास अच्छे संबंध और अच्छी पृष्ठभूमि है तो यह अलग बात है। अगर आप गलत व्यक्ति को नाराज करते हैं तो परेशानी बहुत बड़ी होगी। हालांकि हे टिंगफेंग और जू यूगू ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। बस ये संदेह है कि उसकी पृष्ठभूमि किसी आंतरिक संप्रदाय से जुड़ी है जो कि कुछ भी नहीं है। अगर हम वास्तव में उनकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो वे दोनों 2 साल से त्यानगु संप्रदाय में हैं। विभिन्न अवसरों के माध्यम से वे कई आंतरिक शिष्यों को जानते हैं। अगर वास्तव में कोई समस्या होती है तो वे आंतरिक शिष्यों से मध्यस्थता करने में मदद मांग सकते हैं। लेकिन ये सब बुरे विचार हैं। किसी को आपके लिए आगे आने के लिए कहने में पैसे लगते हैं। सिर्फ बात करके लोगों को आगे आने और आपका समर्थन करने के लिए राजी करना संभव है। यह कोई अंतिम उपाय नहीं है। हे टिंगफेंग का आंतरिक शिष्यों से मदद मांगने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने ली यू से निपटने के लिए एक और अधिक विश्वसनीय तरीका अपनाने की योजना बनाई, यानी एक गुप्त हमला। वैसे भी ली यू उन्हें नहीं जानता था, इसलिए उन्हें बस खुद को थोड़ा सा छिपाने और ली यू को एक दर्दनाक सबक सिखाने का अवसर ढूंढना था। ठीक है, हम इस बारे में जानते हैं और हमने इसे स्वीकार कर लिया है। आप पहले वापस जा सकते हैं। एक बार जब हम उससे निपट लेंगे तो हम आपको ढूंढने आएंगे। हालांकि आपको इस मामले का जिक्र किसी और से नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम तीनों खत्म हो जाएंगे। आप अभी संप्रदाय में शामिल हुए हैं और आपको अभी तक इसकी गहरी समझ नहीं है। त्यानगु संप्रदाय के नियम दिखावे के लिए नहीं है। यदि तुम सबूत के साथ दंड भवन में पकड़े गए, भले ही तुम सच्चे शिष्य हो, तुम्हें दंड भवन में जाना पड़ेगा, समझे? गु युनझेंग ने तुरंत से हिलाया। मैं समझता हूं, चचेरे भाई चिंता मत करो, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। फिर गु यू ने मुड़कर सबसे पहले वहां से प्रस्थान किया। जब वह चला गया तो उसने दूर से ली यून को देखा। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। ली यून, क्या ये बहुत बढ़िया है कि तुम्हारे पास एक आंतरिक संप्रदाय की पृष्ठभूमि है? क्या ये बहुत बढ़िया है कि तुमने जुआन गोंग में महारत हासिल कर ली है? अगर तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की गु युनझेंग तो मेरे पास ये सुनिश्चित करने के बहुत सारे तरीके हैं कि तुम त्यानगु संप्रदाय में पैर नहीं जमा पाओगे। गु युनझेंग के चले जाने के बाद हे टिंगफेंग और जू यूगू ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। यद्यपि वे युवा हैं फिर भी वे मूर्ख नहीं हैं। दिन के उजाले में यदि आप किसी बाह्य शिष्य को रोकते हैं और उसके साथ लड़ाई शुरू करते हैं और यदि आपको गलती से दंड हॉल के गश्त करने वाले शिष्यों द्वारा खोद लिया जाता है तो आपकी जिंदा खाल खींच ली जाएगी। वे बस दूर से ली यून और झांगचू को घूरते रहे, बातचीत करने का नाटक करते रहे और उनके पीछे पीछे चलते रहे ताकि कोई उचित अवसर मिल सके। जब तक मैंने ली यून और झांगचू को कांग युनजू में जाते नहीं देखा। दोनों जानते थे कि आज उनके पास कोई मौका नहीं होगा। कांग युनजू के पास लोगों को रोकना बहुत कम अपेक्षा करना है। दोनों के पास पहले चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अल्पविराम कांग युनजू में ली यून 4 दिनों के बाद फिर से झांग कांग से मिले। झांग कांग को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि ली यून वास्तव में झांगचू के साथ आया था। उसका चेहरा थोड़ा काला लग रहा था। झांगचू, तुम भी यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झांगचू ने नाक सिकुड़ी और एक तरफ जाकर बैठ गया। ओह, तुम वाकई एक बाह्य संप्रदाय के बुजुर्ग हो। तुम इतने घमंडी हो कि जब तुम मुझे देखते हो तो मुझे चाचा भी नहीं कहते। आप झांग कांग का चेहरा बुरी तरह से हिल गया और उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। ये सही है, झांग परिवार की वरिष्ठता के अनुसार उसे वास्तव में झांगचू को अपना चाचा कहना चाहिए, लेकिन झांगचू की उम्र कितनी है? वह इस साल केवल 16 साल का है, जबकि वह पहले से ही 60 से अधिक है। और ये त्यानगु संप्रदाय में अन्य बाह्य शिष्यों के सामने हुआ। आप मुझे चाचा कैसे कहते हैं? झांगचू, खिलवाड़ करना बंद करो। ये घर पर नहीं है, ये त्यानगु संप्रदाय है। संप्रदाय के नियमों के अनुसार चूंकि तुम त्यानगु संप्रदाय में आए हो, इसलिए तुम्हें मुझे एक बुजुर्ग के रूप में संबोधित करना चाहिए। टस, ली यून, देखो, ये बुरा आदमी वास्तव में मुझ पर दबाव डालने के लिए संप्रदाय के नियमों का उपयोग कर रहा है। झांगचू ने असहमति जताते हुए ली यून को भी अपने पास खींचकर अपनी तरफ से बोलने के लिए कहा, लेकिन ली यून ने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। क्या वह अब इस धंधे में नहीं पड़ना चाहता था? झांगचू, परेशानी खड़ी करना बंद करो, मैं यहाँ व्यापार के लिए आया हूँ। झांगचू ने ये सुनकर अपने सिर पर थपथपाया। आप ठीक है, व्यापार, मैं लगभग भूल ही गया था। अरे झांग कांग, नहीं, एल्डर झांग, मैंने सुना है कि आपने वादा किया था कि अगर ली यून आधे महीने के भीतर बुनियादी कौशल में महारत हासिल कर लेता है तो आप उसे निजी तौर पर मार्शल आर्ट और क्यूई और रग की गोली सिखाएंगे, है ना? अब जब ली यून यहाँ है तो अपने कर्ज से इनकार मत करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बहन भी इस बारे में जानती है। अगर तुमने अपने कर्ज से इनकार करने की हिम्मत की तो मैं अपनी बहन को बता दूंगा। देखो तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत है या नहीं। ये सुनते ही झांग कांग का चेहरा तुरंत बदल गया। झांगचू अभी भी युवा है और उसे इधर-उधर घूमना पसंद है, इसलिए हम उसे अनदेखा कर सकते हैं। लेकिन झांग रूहान अलग है, वह बेहद प्रतिभाशाली है और पहले से ही सुजाकू अकादमी का आंतरिक शिष्य बन चुका है। उसकी साधना उससे बहुत कम नहीं है। वरिष्ठता का दबाव भी है। वह वास्तव में झांग रूहान का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। ली यून, क्या तुम भीति द्वार पर गए हो? बड़े भाई को उत्तर देते हुए, मैं वास्तव में आंतरिक संप्रदाय में गया हूँ। वरिष्ठ बहन झांग के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैंने पिछले कुछ दिनों में बुनियादी प्रशिक्षण में एक बड़ी सफलता हासिल की है। यही कारण है कि मैंने आपसे मिलने आने का साहस किया। चूंकि झांग कांग त्यानगु संप्रदाय के बाह्य संप्रदाय में एक बुजुर्ग बन सकता था, इसलिए वह निश्चित रूप से कोई आसान व्यक्ति नहीं था। उसने जो सुना उससे ये स्पष्ट था कि ली यून ने वास्तव में झांग रूहान का पक्ष जीत लिया होगा। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि मैं उसका पक्ष क्यों लेता हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चेहरा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उसका अपना पिछला वादा तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। फिर वह मुस्कुराया और कहा, हाँ, आप भाग्यशाली हैं कि आपको आंतरिक संप्रदाय की बहन का पक्ष और मार्गदर्शन मिला है। इस मामले में आप मुझे फिर से बुनियादी ढेर प्रशिक्षण दिखा सकते हैं। यदि आप वास्तव में कुछ दिनों में प्रवीणता के स्तर तक पहुंच सकते हैं तो मेरा आपसे पिछला वादा आज पूरा हो सकता है। एक मार्शल आर्ट, 2 क्यूई और रग की गोलियां, आप अपरिहार्य हैं। ली यून ने सिर हिलाया। हाँ, फिर वह अपना रूप बदलने के लिए तैयार हो गया। इंतजार, झांगचू अचानक फिर से उछल पड़ा। झांग कांग, तुम लोगों को कम मानते हो। तुम कुछ ही दिनों में प्रवीणता कैसे प्राप्त कर सकते हो? मुझे लगता है कि तुमने कभी कोई सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं देखा है। मैं तुम्हें झांग कांग बता रहा हूं, मेरे बॉस ली यून जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को आप एक मार्शल आर्ट के लिए 2 क्यूई और रग की गोलियों से पुरस्कृत करते हैं। ये तो सरासर अपमान है। 21 अध्याय 21 झांग कांग हैरान था। झांग कांग क्रोधित हो गया। झांगचू, तुम कमीने, क्या तुम कृपया खिलवाड़ करना बंद कर सकते हो? जाओ, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें खुद यातनागृह भेज दूंगा और फिर तुम्हारी बहन को तुम्हें लेने के लिए यातनागृह भेज दूंगा। अरे, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं आज अपना इनाम लेने आया हूँ। मैंने भी बुनियादी ढेर प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। आपने ली यून को इनाम दिया, इसलिए आप इसे मुझे नहीं दे सकते, है ना? आप, झांग कांग गुस्से में हंसा। तुम तो बस एक आदमी हो, तुम थोड़े समय से ही अभ्यास कर रहे हो, लेकिन तुम अभी भी हर समय बेवकूफी कर रहे हो। तुम इतनी जल्दी खड़े होकर अभ्यास करने का पहला स्तर कैसे हासिल कर सकते हो? देखो, तुम फिर से मुझे नीचे से देख रहे हो, है ना? मुझे पता था तुम ऐसे ही होगे। आज मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा। कहने के बाद झांगचू बहुत उत्साहित होकर एक तरफ चले गए और खड़े होकर बुनियादी व्यायाम करने लगे। झांग कांग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि झांगचू बस मजाक कर रहा है। लेकिन जल्द ही झांगचू ने वास्तव में उन्हें एक एक करके सुचारू रूप से प्रदर्शित किया और झांग कांग तुरंत चौंक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो उससे भी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण था जब मुझे पता चला कि ली यून का खड़े होने का अभ्यास अभी पूरा हुआ था। इसका मतलब यह नहीं है कि उसने झांगचू को कम आंका था। चूंकि वे एक ही परिवार से थे, इसलिए वह झांगचू की योग्यताओं को कैसे नहीं जान सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बहुत से बहुत परिचित था और उसके मन में पहले से ही कुछ धारणाएं थी। उसने सोचा कि झांगचू मजाक कर रहा है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि झांगचू इतने कम समय में खड़े होकर ध्यान करने में निपुणता हासिल कर लेगा।
जब तक झांगचू ने सभी 12 आसन पूरे नहीं कर लिए, झांग कांग ने आश्चर्य से कहा, बुरा नहीं है, आपने वास्तव में ज्वांग गोंग के बुनियादी कौशल में महारत हासिल कर ली है। ऐसा लगता है कि आपने पिछले महीने में कड़ी मेहनत की है और बहुत अभ्यास किया है। ये बहुत अच्छा है। आपकी दूसरी श्रेणी की योग्यता के साथ जब तक आप इस दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं, मैं यह नहीं कहता कि आपको 3 साल के भीतर आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत किया जाएगा, लेकिन अभी एक बड़ी उम्मीद है कि आपको 5 साल के भीतर आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत किया जाएगा। झांग कांग बकवास नहीं कर रहा था। आमतौर पर किसी व्यक्ति को 5 साल के भीतर द्वितीय श्रेणी की प्रतिभा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि 3 साल बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में और 2 साल उपासक के रूप में अर्जित प्रतिभा के माध्यम से जन्मजात प्रकृति पर काबू पाने के लिए। उम्मीद वास्तव में केवल 50% है, लेकिन आमतौर पर यही स्थिति है। झांगचू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पीछे न केवल उसकी जैविक बहन झांग रुहान है, बल्कि पूरा झांग परिवार भी है। जब तक वह ऊपर की ओर रुझान दिखाता है, झांग परिवार के संसाधन उसकी जन्मजात क्षमताओं को उड़ने में उसकी मदद करने के लिए उसके प्रति झुके रहेंगे। अप्रत्याशित रूप से झांगचू बहुत असंतुष्ट था। अरे, तुम्हारे भतीजे को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरे बॉस के मार्गदर्शन में मैं निश्चित रूप से आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकूंगा और इसमें 5 साल भी नहीं लगेंगे। आपने ऐसा कहा, बॉस। झांगचू ने ली यूं को मुस्कुराते हुए देखा। ली यूं, मालिक। इस बार झांग कांग ने थोड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और ली यूं की ओर देखा। इसे मत देखो, भतीजे, अपनी दृष्टि को देखो। तुम बहुत बुरे हो और तुम्हारी आंखें धुंधली हो गई हैं। तुम लोगों को देख भी नहीं सकते। प्रवीणता से तुम्हारा क्या मतलब है? प्रवीणता का तुम्हारे लिए क्या मतलब है? मैं तुम्हें बता दूं, कल मेरे बॉस का खड़े होकर अभ्यास करना सिर्फ एक छोटी सी सफलता थी। वह मेरी बहन के सामने अपने आत्मज्ञान में निपुण हो गया। आज वह पूर्णता तक पहुंच गया है। आपने ऐसी अद्वितीय प्रतिभा कब देखी है? तुम अभी भी कंजूस हो। तुमने मुझे केवल एक मार्शल आर्ट कौशल और 2 किवी और रक्त की गोलियों से पुरस्कृत किया। अगर मैं बॉस होता तो मुझे आज रात पहाड़ से नीचे जाना पड़ता और कल अन्य संप्रदायों का दौरा करने की पहल करनी पड़ती। झांगचू, बकवास बंद करो। ये देखकर कि झांगचू के शब्द अधिक से अधिक अपमानजनक होते जा रहे थे, ली यूं ने उसे तुरंत वापस खींच लिया। फिर उसने झांग कांग के सामने झुककर माफी मांगी। बड़े झांग, कृपया बुरा मत मानिए। झांगचू एक मूर्ख है। झांग कांग नाराज नहीं था, बल्कि ली यूं को घूरता रहा। मुझे पता है कि झांगचू मजाक कर रहा है या नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने सचमुच अपना बुनियादी खड़े होने का अभ्यास पूरा कर लिया है? ली यूं ने हल्का सा मुस्कुराया और शांति से सिर हिलाया। अब जब वह यहां आ गया था तो उसका कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था। त्यानगु संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदाय में यदि आप समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं या यदि आप कुछ विशेष व्यवहार चाहते हैं तो आपको अपना मूल्य दिखाना होगा। डीकन जुकिंग और सीनियर सिस्टर झांग के लिए धन्यवाद। मेरे शिष्य का बुनियादी प्रशिक्षण वास्तव में पूरा हो गया है। अब मैं पहले प्रशिक्षण ग्रीन पाइन का सही अर्थ समझ गया हूं। धमाका। जैसे ही ये शब्द बोले गए, झांग कांग को अपने सिर में एक झंझनाहट महसूस हुई और उसका चेहरा समय से भर गया। लगभग 1 महीने तक सीखने के बाद क्या आपने खड़े होकर ध्यान करने की कला पूरी कर ली है और इसका सही अर्थ समझ लिया है? ये सचमुच अविश्वसनीय है। वह थोड़ा सा अनिश्चित है। ली यूं, मुझे तुरंत दिखाओ कि ज्वांग गोंग कैसे बजाया जाता है। हाँ, ली यूं एक तरफ चला गया और इस बार झांगचू ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बजाय उसने जानबूझकर झांग कांग को दिखावे के लिए आंख मारी, लेकिन झांग कांग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह इस समय झांगचू पर ध्यान देने के मूड में कैसे हो सकता था? इस समय 2 आकृतियां अचानक कैंग यूनजू के द्वार में चली गईं। लाओ झांग, तुम क्या कर रहे हो? लाओ ली और मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने आए हैं। तुम जल्दी से आकर हमारा अभिवादन क्यों नहीं करते? झांग कांग की उनके 2 बुरे लोग मुस्कुराते हुए कांग यूनजू में आए। जब उन्होंने देखा कि कांग यूनजू में और भी लोग हैं तो उनकी मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई और वे हैरान नजरों से झांग कांग को देखने लगे। क्या तुम क्या कर रहे हो? झांग कांग ने कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराया और कहा, बुरे ली, बुरे हुआंग, तुम सही समय पर आए हो। अभी कुछ मत कहो, बस मेरे साथ किनारे से देखो। ली यूं, चलो शुरू करते हैं। हाँ, ली यूं ने कुछ नहीं कहा, एक गहरी सांस ली और सीधे अवस्था में आ गया। बेसिक स्टांस ट्रेनिंग उसने पहले स्टांस से ही सही तरीके से किया। उस पल से झांग कांग और बाद में आए 2 बुरे लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, ये कौशल उत्तम और स्वाभाविक है। क्या ये पूर्णता का संकेत है? इतना छोटा लड़का, क्या ये संभव है कि उसने सितंबर में ही पढ़ाई शुरू की हो? मैंने सितंबर में शुरुआत की थी। अभी 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है और मैंने अपना बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। बुरे झांग, क्या तुम हमें कोई बड़ा सरप्राइज देने की योजना बना रहे हो? झांग कांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ली यूं को घूरता रहा। ली यूं को एक के बाद एक व्यायाम करते देखना, जिनमें से प्रत्येक व्यायाम सहजता और स्वाभाविकता से हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुंदर प्रदर्शन देख रहा हो। मैं दूर देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। पलक झपकते ही 12 ढेर पूरे हो गए। पहले पोस्ट पर वापस जाएं और स्थिर खड़े रहें। इस समय ली यूं से अचानक एक रहस्यमय निकली। किंगसोंग का सही अर्थ, किंगसोंग का सही अर्थ, किंगसोंग का सही अर्थ। झांग कांग और अन्य 2 ने एक ही समय में वही बात कही। उनकी आवाजें समय और आश्चर्य से भरी हुई थी। जब तक ली यूं रुका, वे तीनों ली यूं के सामने दौड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। ली यूं को घेर लिया और जल्दी हुई आंखों से ली यूं को सिर से पैर तक घूरने लगे। प्रतिभाशाली, क्या प्रतिभाशाली। केवल 1 महीने में आपने ज्वांग गोंग की मूल बातों में महारत हासिल कर ली है और इसका सही अर्थ समझ लिया है। त्यानगु संप्रदाय की स्थापना के बाद से 800 वर्षों में आपके जैसा कोई अद्वितीय व्यक्ति कभी नहीं हुआ। झांग कांग को बहुत आश्चर्य हुआ। एक और ऐसा इसलिए था क्योंकि त्यानगु संप्रदाय में एक उत्कृष्ट प्रतिभा प्रकट हुई थी और दूसरी ओर ऐसा इसलिए था क्योंकि ली यूं को लगभग उनके द्वारा खोज लिया गया था। त्यानगु संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदाय में कई छिपे हुए गुट हैं। उसके माध्यम से प्रतिभाशाली ली यूं की खोज से उसके गुट और यहां तक कि झांग परिवार को भी बहुत लाभ होगा। झांग कांग, लाओ हुआंग और लाओ ली के मन में लगभग एक ही समय में एक ही विचार आया। इस व्यक्ति को बहुत जोर देकर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। 22 अध्याय 22 बैंगनी रहस्यमय दावफल, क्या तुम मुझे मौके पर चुनौती देने की हिम्मत रखते हो? ली यूं, तुमने ये कैसे किया? केवल 1 महीने में बुनियादी ढेर प्रशिक्षण स्तर तक पहुंच गया है। त्यानगु संप्रदाय की स्थापना के बाद से 800 वर्षों में कोई भी इसे हासिल नहीं कर सका है। झांग कांग और अन्य 2 लोग आश्चर्य और उलझन भरी आंखों से ली यूं को घूर रहे थे। ली यूं का व्यवहार कुछ हद तक सामान्य ज्ञान के विपरीत है। अब उन्हें प्रतिभाशाली शब्द से वर्णित करना संभव नहीं है। 3 बड़े, मैं भी नहीं जानता, मैं तो बस सामान्य रूप से अभ्यास कर रहा हूं। ली यूं मासूम लग रहा था। फिर उसने बताया कि शुकिंग ने उसे खड़े होकर ध्यान करने की एक नोटबुक दी थी। उन्होंने बुनियादी खड़े ध्यान में अपनी तीव्र प्रगति का श्रेय इस खड़े ध्यान नोटबुक को देने की योजना बनाई। लेकिन झांग कांग और अन्य 2 को इतनी आसानी से कैसे मूर्ख बनाया जा सकता था? बाकी संप्रदाय के बुजुर्गों के रूप में वे खड़े होकर ध्यान करने के बारे में कैसे नहीं जानते थे? बाकी संप्रदाय में उन्होंने कई बाकी संप्रदाय के शिष्यों को निजी तौर पर खड़े होकर ध्यान करने के नोट्स खरीदते देखा था। उन नोट्स के कई संस्करण भी थे जिनमें से प्रत्येक एक अलग आंतरिक संप्रदाय के शिष्य का था। साधारण पृष्ठभूमि और कम संसाधन वाले कुछ आंतरिक शिष्य लोग ध्यान नोट्स जैसी चीजें बेचकर पैसा कमाते हैं। लेकिन खड़े होकर ध्यान करने के बारे में ये नोट्स इतने जादुई कैसे हो सकते हैं? जैसा कि ली यूं ने कहा, अगर यह वाकई इतना जादुई होता तो ली यूं के आने तक खुद को प्रकट करने का इंतजार नहीं किया होता। त्यानगु संप्रदाय के बाकी शिष्य पहले से ही प्रसिद्ध हो चुके थे और हर साल कम से कम कई 100 और शिष्य आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत हो रहे थे। चलो ज्वांग गोंग नोट्स के बारे में बात नहीं करते। आपके ज्वांग गोंग नोट्स भी ऐसे ही हैं। हो सकता है कि वे आपके कुछ काम के हों, लेकिन वे निश्चित रूप से इतने चमत्कारी नहीं हैं। क्या आप इस बारे में फिर से सोचेंगे? क्या इस दौरान आपको कोई विशेष बात या कोई अजीब अनुभव हुआ? मुझे इसके बारे में सोचने दो। ली यूं ने गहरी सोच में होने का नाटक किया, लेकिन वह मन ही मन शिकायत कर रहा था। तीनों बुजुर्गों को बेवकूफ बनाना मुश्किल है, लेकिन व्यवस्था की बातें नहीं बताई जा सकती। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे समझ आ गया। ली यूं की आंखें अचानक चमक उठी और उसने सावधानी से कहा, 3 बुजुर्गों, मैंने कुछ खास सामना नहीं किया, लेकिन संप्रदाय में प्रवेश करने के लगभग आधे महीने बाद मैं बाहर घूम रहा था और गलती से एक बैंगनी फल निकल गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे एक अजीब अनुभव माना जा सकता है। बैंगनी फल, ये वास्तव में कैसा दिखता है और इसे निगलने के बाद कैसा महसूस होता है? मैं उस एहसास को बयान नहीं कर सकता। मुझे बस इतना याद है कि इसे खाने के बाद मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया था, मानो आग लग जाएगी, लेकिन मैं पूरी तरह से शांत था। सिस्कार, जैसे ही उसने ये कहा, बूढ़ा हुआंग, जो वास्तव में हुआंग हुआज़ोंग नामक एक बाकी संप्रदाय का बुजुर्ग था, ने अचानक एक सांस ली। अच्छा, ऐसा है। क्या ये हो सकता है कि ली यूं ने जो खाया वह अफवाह वाला बैंगनी रहस्यमय दावफल था? ज़िक्सुआन दावफल, ज़िक्सुआन दावफल। सिस्कार,
जब झांग कांग और बूढ़ी ली सिक्सिंग ने बैंगनी रहस्यमय दावफल शब्द सुने तो उनके चेहरे अचानक बदल गए और उन्होंने गहरी सांस ली। असंभव, यह अफवाह है कि बैंगनी रहस्यमय दावफल बादलों में पैदा होता है और जमीन पर गिरते ही गायब हो जाता है। इसे खोजना असंभव है और इसे लगाना भी असंभव है। केवल बहुत कम संख्या में लोग ही इसे पा सकते हैं जो बहुत मजबूत किस्मत के साथ पैदा होते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी से धन्य होते हैं। क्या ये ली यूं हो सकता है? झांग कांग ने आश्चर्य से ली यूं को देखा, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। यह असंभव कैसे है? भाग्य की शक्ति इतनी सूक्ष्म है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी भी, आप और मैं तो छोड़िए, इसे ठीक से समझ नहीं सकता। आप और मेरे जैसे साधारण लोग अपनी नंगी आंखों से कैसे बता सकते हैं कि भाग्य अत्यंत शक्तिशाली है या नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि ली यूं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है? हुआंग हुआज़ोंग ने झांग कांग को घूरते हुए कहा, हालांकि अगर ली यूं ने वास्तव में संयोग से बैंगनी रहस्यमय दावफल निकल लिया है तो इसे आजमाने का एक तरीका है। क्या निदान है? झांग कांग ने आश्चर्य व्यक्त किया। हुआंग हुआज़ोंग ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, आप भूल गए, किंवदंती के अनुसार जो लोग बैंगनी रहस्यमय दावफल लेते हैं उनके शरीर में दाव कविता जुड़ जाएगी और लंबे समय के बाद वे साधारण ज्ञान प्राप्त करेंगे। ली यूं इतने कम समय में बुनियादी कौशल को इस तरह तक विकसित करने में सक्षम था, इसका कारण संभवतः इसी तरह की समझ थी। लेकिन यह वह नहीं था जो हमने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए इसे गिनती में नहीं लिया जा सकता। इसलिए मैंने तुरंत ही इसे आजमाने का फैसला किया। झांग कांग दंग रह गया और पूछा, कैसे प्रयास करें? हुआंग हुआज़ोंग ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन ली यूं को देखा। ली यूं, क्या तुम मुझे मौके पर चुनौती देने की हिम्मत करते हो? ली यूं तुरंत खड़ा हुआ और झुककर बोला, बड़े हुआंग, क्या मैं पूछ सकता हूं कि चुनौती क्या है? हुआंग हुआज़ोंग, ये बहुत सरल है। मैं अब आपके सामने बॉडी टेम्परिंग विलियम की एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करूंगा। आप बस किनारे से देखेंगे और फिर ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप कितना सीख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? जैसे ही ये शब्द निकले, झांग कांग और ली सिक्सिंग की आंखें अचानक चमक उठी। ठीक है, यह अच्छा है। ये वास्तव में आपके ज्ञान को प्रमाणित करने का एक शानदार तरीका है। ली यूं और भी ज्यादा उत्साहित था। एक बाहरी संप्रदाय का बुजुर्ग, जनजात क्षेत्र का एक गुरु, उसके सामने मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। क्या यह मार्शल आर्ट अनुभूति बिंदु नहीं था जो उसके दरवाजे पर पहुंचाया गया था? वह बिना सोचे समझे सहमत हो गया। मैं इन बुजुर्गों को व्यक्तिगत रूप से मार्शल आर्ट का अभ्यास करते देखने का अवसर पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज का दिन अच्छा नहीं खराब है। साहसी बनो और हिम्मत रखो। हुआंग हुआज़ोंग भी एक निर्णायक व्यक्ति था। वह तुरंत उछलकर यार्ड में एक खुले क्षेत्र में चला गया। ली यून, मैं जिस मार्शल आर्ट का अभ्यास करूंगा वह थंडर नामक एक अपेक्षाकृत दुर्लभ मार्शल आर्ट है। हालांकि यह केवल बॉडी टेम्परिंग दायरे में एक मार्शल आर्ट है, लेकिन अगर आप इसे पूर्णता से अभ्यास करते हैं तो आप वास्तव में थंडर का सही अर्थ समझ सकते हैं। यह मुक्का न केवल तेज है बल्कि इसमें बिजली जैसी शक्ति भी है। यहाँ तक कि एक मार्शल कलाकार जिसने आंतरिक शक्ति विकसित की है वह भी इसका विरोध नहीं कर सकता है यदि उसकी आंतरिक शक्ति पर्याप्त गहरी नहीं है। ध्यान से देखो, जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, हुआंग हुआज़ोंग ने वहीं पर अभ्यास शुरू कर दिया। झांग कांग और ली सिक्सिंग ने एक दूसरे को देखा और मौन सहमति में मुस्कुराए। इसे मौके पर ही अभ्यास करें और ली यूं को इसे मौके पर ही समझने दें। जो अभ्यास किया जा रहा था वही दुर्लभ मार्शल आर्ट था। अगर ली यूं वास्तव में इसे सीख सकता है तो इसका एक मतलब होगा कि ली यूं का बेसिक स्टांस स्किल वास्तव में उसकी अपनी असाधारण समझ के माध्यम से विकसित किया गया था और यह गुप्त उद्देश्यों के साथ नकली नहीं था। केवल इसी के आधार पर वे ली यूं को आत्मविश्वास के साथ प्रशिक्षित कर सकते हैं। दोनों को यह नहीं पता था, ली यूं के पास कोई असाधारण समझ नहीं थी, लेकिन हुआंग हुआज़ोंग द्वारा आधिकारिक रूप से इसका अभ्यास शुरू करने के बाद यह अद्भुत प्रणाली आश्चर्यजनक रूप से काम करने लगी। हुआंग हुआज़ोंग को मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए देखें, अनुभूति जोड़ 500। हुआंग हुआज़ोंग को मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए देखें, अनुभूति जोड़ 500। अल्पविराम, प्रति सेकंड 500 संज्ञानात्मक अंकों की वृद्धि सचमुच पागल बन रही है। यहाँ तक कि किंगडोम प्रांगण और सुजाकू प्रांगण के प्रवेश द्वार पर लगे पत्थर के पटों को देखने से भी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण है। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि हुआंग हुआज़ोंग ने स्पष्ट रूप से ली यूं के कम दायरे और खराब दृष्टि को ध्यान में रखा, इसलिए उसने थंडर फिस्ट का अभ्यास करते समय जानबूझकर गति धीमी कर दी। इसलिए जब तक हुआंग हुआज़ोंग ने थंडर फिस्ट का पूरी तरह से अभ्यास किया तब तक पूरे 3 मिनट बीत चुके थे। बस ये 3 मिनट। पैनल पर मार्शल आर्ट जागरूकता अंक एक बार फिर 100,000 से अधिक हो गए हैं। उसी समय मार्शल आर्ट कॉलम में एक नया मार्शल आर्ट थंडर फिस्ट दिखाई दिया और स्तर को अभी तक दर्ज नहीं किया गया के रूप में प्रदर्शित किया गया था। 23 अध्याय 23 आश्चर्य 1 मिलियन मान्यता अंक। हुआंग हुआज़ोंग रुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, ली यूं, क्या तुम साफ देख सकते हो? ली यूं से हिलाने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। यह एक महान अवसर है, इसका आनंद लें। इसलिए उन्होंने कहा, एल्डर हुआंग को जवाब देते हुए, मुझे पहले से ही इसका एक सामान्य विचार है, लेकिन अभी भी कुछ विवरण हैं जिन्हें मैं समझ नहीं सकता। क्या आप कृपया इसे फिर से प्रदर्शित कर सकते हैं, एल्डर हुआंग? हुआंग हुआज़ोंग ने मना नहीं किया। उसने सिर हिलाया और फिर से तत्परता से इसका प्रदर्शन किया। इस बार तो गति और भी धीमी हो गई थी। पूरे अभ्यास के बाद जिसमें लगभग 5 मिनट का समय लगा, प्रदर्शन पूरा होने पर कुछ मौखिक स्पष्टीकरण भी दिया गया। परिणाम स्वरूप ली यूं के संज्ञानात्मक अंक 500 प्रति सेकंड से बढ़कर 600 प्रति सेकंड हो गए। 5 मिनट बाद पैनल पर 180,000 अतिरिक्त मान्यता बिंदु थे। कुल राशि 280,000 से अधिक है। ली यूं खुशी से लगभग मर गया। हालांकि हम इतना ही कर सकते हैं। कुछ चीजें एक या दो बार की जा सकती हैं, लेकिन बार बार नहीं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोग उस चीज पर ध्यान नहीं देंगे। धन्यवाद एल्डर हुआंग, शिष्य इसे आजमाएगा। हुआंग हुआज़ोंग के अभ्यास समाप्त करने के बाद ली यूं भी पास की एक खुली जगह पर चला गया, वहां खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था कि वह थंडर फिस्ट को याद कर रहा था जिसका हुआंग हुआज़ोंग ने अभी अभ्यास किया था, लेकिन वास्तव में उसने अंक जोड़ना शुरू करने के लिए पहले ही सिस्टम निकाल लिया था। थंडर फिस्ट बॉडी टेम्परिंग दायरे में एक शीर्ष ग्रेड मार्शल आर्ट है और इसका प्रारंभिक बिंदु कम नहीं है। ली यूं ने काम शुरू करने से पहले 500 संज्ञानात्मक अंक खर्च कर दिए। फिर 1000 अंक ये शुरू में पूरा हो गया था। 2500 अंक प्रवीण। एक बार में 4000 अंक खर्च करने के बाद ली यूं ने अंक जोड़ना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं और कुछ नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन मैं नहीं जोड़ सकता। यह अतिशयोक्ति है कि वह एक ऐसी मार्शल आर्ट को समझ सकता है जिसे उसने पहले कभी नहीं सीखा था, तथा फिर दूसरों को 2 बार अभ्यास करते देखकर एक बार में ही उसमें निपुणता प्राप्त कर सकता है। यदि आप थोड़ा और जोड़ेंगे तो आप छोटी सफलता की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इतना सामान्य होने के लिए किस प्रकार की समझ की आवश्यकता होती है? इसके अलावा समय इसकी इजाजत नहीं देता। लगातार 3 बार अंक जोड़ने और सिस्टम द्वारा प्रेषित जानकारी को समझने में कुछ समय लगा है। मैं तीनों बुजुर्गों को इस तरह इंतजार करते रहने नहीं दे सकता। ली यूं ने दृढ़तापूर्वक अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। ठीक है, तीनों बुजुर्ग कृपया देखिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ली यूं की हरकतें शांत होने लगी। पहला कदम, गड़गड़ाहट की हल्की ध्वनि। दूसरी चाल में गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। तीसरी चाल, आकाश में गड़गड़ाहट। अल्पविराम, कुल 9 चालें हैं और थंडर फिस्ट में मूर्ति की मुद्राओं के सैकड़ों रूप हैं। वह इसे एक-एक करके करता है, शुरुआत में थोड़ा अजीब होने से लेकर बाद में इसे स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम होने तक और अंत में प्रवीणता के स्तर तक पहुंचने तक। उसके द्वारा मारा गया प्रत्येक मुक्का गरजने जैसी भयंकर हवा के झोंके के समान था। अचानक झांग कांग और अन्य 2 लोग चौंक गए। अच्छा साथी, ये कैसी असाधारण समझ है। उसने 2 बार देखने के बाद सीधे ही सीख लिया और फिर एक ही बार में प्रवीणता के स्तर पर पहुंच गया। अगर उसे थोड़ा और समय दिया जाता तो क्या वह सीधे ही एक छोटे स्तर की सफलता प्राप्त नहीं कर लेता? अरे बाप रे, तीनों बुजुर्ग इतने स्तब्ध थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किस शब्द में वर्णित करें। विशेषकर स्वयं हुआंग हुआज़ोंग, वह व्यक्ति था जिसने थंडर फिस्ट का प्रदर्शन किया था, इसलिए उसका कहना सबसे अधिक सही है। इसके अलावा उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि जब वे अभी भी एक बाही शिष्य थे तो उन्होंने पहली बार थंडर फिस्ट का अभ्यास करने में कितना प्रयास किया था। न केवल उसने सभी प्रकार के नोटों को देखा, बल्कि थंडर फिस्ट का अर्थ समझने के लिए वह अनगिनत बार बारिश के दिनों में अपनी जान जोखिम में डालकर गड़गड़ाहट देखने के लिए पहाड़ की चोटी पर भागा। अंततः उन्हें इस मार्शल आर्ट में निपुणता हासिल करने में पूरे 3 महीने लग गए। वर्तमान ली यूं के साथ तुलना बिल्कुल भी नहीं है। अतिशयोक्ति, बहुत अतिशयोक्ति। अगर कोई कहता है कि ली यूं ने जो निकला वह बैंगनी रहस्यमय दावफल नहीं था तो मैं किसे नाराज होऊंगा। अगर यह अफवाह वाला अमर दावफल नहीं था तो ऐसा अतिरंजित प्रदर्शन कौन कर सकता था? यहां तक कि प्रथम श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। पास खड़े ली सिक्सिंग ने जब हुआंग हुआज़ोंग को इतना उत्साहित देखा तो वही उत्सुकता से खड़ा हो गया।
मुझे भी इसे आजमाने दो। ली यूं, क्या आप कोई अन्य मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं? ली यूं की आंखें अचानक चमक उठी। अरे, इतनी अच्छी चीज भी है। क्या आज उसका भाग्यशाली दिन है? तो क्या हम उसे मान्यता दिलाने में मदद करने के लिए एक समूह बनाएं? अगर आप अच्छे अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो आप कमीने हैं। अगर आप मार्शल आर्ट सीखने और साथ ही संज्ञानात्मक अंक हासिल करने का अवसर चूक जाते हैं तो हो सकता है कि आपको ये दोबारा न मिले। कुछ मत कहो, बस करो। एल्डरली मेरा बहुत समर्थन कर रहे हैं। अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो क्या मैं एल्डरली की दयालुता को कम नहीं कर रहा हूं? मैं इस परीक्षा को स्वीकार करता हूं, शिष्य। हाँ, अच्छा, आत्मविश्वास से भरा। ली सिक्सिंग ने ली यूं को सराहना के साथ देखा, फिर बड़े करीने से मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करने के लिए बाहर चले गए। ली यूं ने जल्दी से अपने विचार एकत्रित किए और ध्यान से देखा। ली सिक्सिंग को मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए देखें, अनुभूति अंक जोड़ 500। ली सिक्सिंग को मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए देखें, अनुभूति अंक जोड़ 500। अल्पविराम। ये दिन ली यूं के लिए चुपचाप सौभाग्य बनाने के लिए नियत था। मार्शल आर्ट अभ्यास का एक दौर खत्म करने के बाद ली सिक्सिंग ने ली यूं से यह नहीं पूछा कि क्या वह ऐसा कर सकता है, बल्कि सीधे दूसरे दौर की शुरुआत कर दी और हुआन की तरह उसने जानबूझकर गति धीमी कर दी। कोई आश्चर्य नहीं, ली यूं ने एक नई मार्शल आर्ट फ्लाइंग स्टार स्टेप सीखी, साथ ही उसने चुपचाप 270,000 संज्ञानात्मक अंक भी हासिल किए। पैनल पर कुल संज्ञानात्मक अंक अचानक आश्चर्यजनक रूप से 540,000 तक पहुंच गए। झांकान, जिसने वास्तव में ली यूं से वादा किया था, ने हुआन और ली सिक्सिंग को इतनी मेहनत करते हुए देखने के बाद उदारतापूर्वक 2 मार्शल आर्ट निकाले और मौके पर ही ली यूं के लिए उनका प्रदर्शन किया। इससे अदृश्य रूप से ली यूं को लगभग 500,000 संज्ञानात्मक अंक प्राप्त करने की अनुमति मिली और कुल संज्ञानात्मक अंक सीधे 1 मिलियन से अधिक हो गए। फिर उन तीनों ने मिलकर कुल 30 की हुई और रक्त की गोलियां वाली 3 बोतलें निकाली और ली यूं को दे दी। झांगचू इतना ईर्ष्यालु था कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। अब तक गहरी रात पहले ही कैन यूनजू को घेर चुकी है। झांकान, हुआन और ली सिक्सिंग, जो पहले से ही ली यूं से बेहद संतुष्ट थे, ने ली यूं से फिर से बैठने के लिए कहा। गंभीरता से समझाएं, ली यूं, आपकी समझ बहुत अद्भुत है। ये कहा जा सकता है कि हमने इसे पहले कभी नहीं देखा है। हम आपके अस्तित्व की सूचना बाद में संप्रदाय के शीर्ष नेताओं को देंगे। संप्रदाय के शीर्ष नेता आपका सम्मान करेंगे, लेकिन इससे आपको कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मानसिक रूप से तैयार होंगे। बेशक, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तथाकथित परेशानी जरूरी नहीं कि आपके जीवन को खतरे में डालने वाला संकट हो। यह एक अवसर भी हो सकता है। यदि आप इसका लाभ उठाते हैं तो आप आसमान तक पहुंच सकेंगे और तियानगु संप्रदाय यहां तक कि पूरे डोंगेल महाद्वीप में प्रसिद्ध हो सकेंगे। ली यूं भी मूर्ख नहीं है। वह जानता था कि चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, तीनों बड़े लोग अचानक उसके प्रति इतने खुले दिल के नहीं हो जाएंगे। दुनिया लाभ चाहने वाले लोगों से भरी पड़ी है और दुनिया लाभ चाहने वाले लोगों से भरी पड़ी है। सब कुछ लाभ शब्द के कारण है। यह उसकी प्रतिभा ही थी जिससे तीनों बुजुर्गों को उसका महत्व समझ में आया और वे उसे अपना बनाना चाहते थे। ली यूं ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, सहयोग करने को भी तैयार हैं। आखिरकार ये प्रणाली उसे रातों रात अजय बनाने की बजाय उसे दूसरों की तुलना में तेजी से मार्शल आर्ट में निपुणता हासिल करने में मदद करने के लिए संज्ञानात्मक अंक प्रदान करती है। यदि वह इस दुनिया में सचमुच आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अभी भी संसाधनों उत्तोलन की आवश्यकता है और उसे कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। चिंता मत करो तीनों बुजुर्गों, मैं समझता हूं, ये समझना अच्छा है। हम सभी आपकी प्रतिभा और आपके चरित्र को देखते हैं। जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपको निश्चित रूप से भविष्य के मजबूत लोगों में जगह मिलेगी। इसके अलावा कल फिर से आना और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको मार्शल आर्ट चुनने के लिए शस्त्रागार में ले जाऊंगा। 24 अध्याय 24 का खड़े होकर ध्यान करने के पीछे कोई रहस्य है। कांग यूंजू से निकलते समय ली यूं का पूरा मूड अच्छा था। यहां तक कि झांगचू भी उत्साह से यह कहते हुए बातचीत कर रहा था कि इस गति से बहुत समय नहीं लगेगा जब ली यूं आरंभ में रेंज चरित्र के साथ बाहरी संप्रदाय का प्रमुख बन जाएगा। ली यूं को वास्तव में इस सरदार में कुछ रुचि विकसित हुई जिसका उपनाम रेंज से शुरू होता है। अगर हम कहें कि रेंज 95वीं अकादमी के प्रमुख वू युनजेंग सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन पर शू किंग ने शुरुआत में ध्यान दिया था और जानबूझकर रेंज 95वीं अकादमी के शिष्यों को प्रेरित करने के लिए उन्हें स्थापित किया था, तो वास्तव में उन्हें संप्रदाय द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। झांगचू द्वारा उल्लेखित उपसर्ग रेंज वाला मुखिया अलग है। यह एक ऐसी उपाधि है जिसे संप्रदाय द्वारा मान्यता प्राप्त है और संप्रदाय द्वारा इसे कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। पूरे बाहरी संप्रदाय में ऐसे केवल 10 प्रमुख हैं। बात बस इतनी है कि रेंज, शिन, रेन और गुई नाम के 4 बाहरी शिष्य इस साल सितंबर में ही संप्रदाय में शामिल हुए हैं। वे सभी नए हैं और 4 मुख्य शिष्यों का अभी तक फैसला नहीं हुआ है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि आप 4 नेताओं में से एक बनना चाहते हैं तो आपको पर्याप्त उपलब्धियां या फायदे दिखाने होंगे ताकि लोग आपकी बात पर विश्वास कर सकें। यह आसान नहीं है। प्रत्येक बाहरी संप्रदाय में 100 प्रांगण होते हैं और प्रत्येक प्रांगण में 100 शिष्य होते हैं, जिसका अर्थ है कि 10,000 शिष्य हैं। ये कल्पना करना आसान है कि हजारों शिष्यों के बीच अलग दिखना और सही मायने में नेता के रूप में चुना जाना कितना मुश्किल है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से ऐसी नहीं है जिसकी कल्पना आम लोग कर सकते हैं। हालांकि ली यूं अभी भी रेंजिटो का प्रमुख बनने को लेकर बहुत आश्वस्त है। सिस्टम की मदद से उन्हें इस पेशे में आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ है, लेकिन उनकी ताकत दूसरों से बहुत आगे निकल गई है। अगर वे मुखिया नहीं बन सकते तो लोगों का सामना कैसे कर सकते हैं? निस्संदेह कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। एक समय यात्री के रूप में वह ये भी जानते थे कि प्रतिष्ठा और हितों से जुड़ी प्रतिस्पर्धा अक्सर पूरी तरह से निष्पक्ष होना मुश्किल होता है। वह अपनी ताकत के आधार पर किसी भी चीज से नहीं डरता है, लेकिन अगर पर्दे के पीछे वास्तव में कोई बड़ा काला हाथ है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है जब तक कि वह पूरी ताकत से आगे न बढ़ जाए और चीजों को बड़ा बनाने के लिए कुछ छायादार रणनीति का उपयोग न करे। हालांकि इस मामले में फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं है। ली यूं को फिलहाल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उसने जो 10 लाख संज्ञानात्मक अंक प्राप्त किए हैं उनका अधिक उचित तरीके से उपयोग कैसे करे। उनकी राय में उन्होंने जो 4 मार्शल आर्ट सीखे थे उन्हें पहले सुधारना चाहिए। चारों मार्शल आर्ट उनकी मौजूदा हार्ड पावर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन सभी को पूर्णता तक सुधारने के लिए बहुत अधिक संज्ञानात्मक बिंदुओं की आवश्यकता नहीं होगी। वह जिन बातों को लेकर झिझक रहे थे वे थे बेसिक स्टांस ट्रेनिंग और डिफाइन फेट टेक्निक। ये दोनों मार्शल आर्ट वर्तमान में संज्ञानात्मक अंकों के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। बेसिक स्टांस मेडिटेशन में 11 प्रकार के सच्चे अर्थ भी शामिल हैं जिन्हें उदात्त नहीं किया गया है। उन सभी को उदात्त करने के लिए प्रत्येक को 50,000 संज्ञानात्मक बिंदुओं की आवश्यकता होती है और संज्ञानात्मक बिंदुओं की कुल संख्या 650,000 है। भाग्य को पलटने का रहस्य कहने की जरूरत नहीं है। प्रवेश स्तर 10,000 है और प्रारंभिक स्तर 100,000 है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में खपत किए गए संज्ञानात्मक बिंदुओं की संख्या निश्चित रूप से अधिक होगी, जो बिल्कुल एक खगोलीय आंकड़ा है। ये तथ्य कि भाग्य पलटने की कला व्यक्ति की योग्यता में सुधार ला सकती है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ली यूं को पहले से ही एहसास हो गया है कि उसकी अपनी योग्यता काफी मजबूत है। अवलोकन से उसे जितने अधिक संज्ञानात्मक अंक मिलेंगे, मार्शल आर्ट में सुधार करते समय बहुत ही कम संज्ञानात्मक अंक खर्च करेगा। हो सकता है कि वर्तमान में 5वीं कक्षा की योग्यता को केवल मध्य 5वीं कक्षा तक अपग्रेड किया गया हो, जो विशेष रूप से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये लंबे समय में पूरी तरह से अलग होगा। पागल, क्या सिरदर्द है? मैंने सोचा था कि 10 लाख संज्ञान बिंदु मेरे लिए कुछ समय के लिए दिखावा करने के लिए पर्याप्त होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं होगा। अच्छा बॉस, आप किस बारे में सोच रहे हैं? हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। अचानक झांगचू ने अपनी आंखों के सामने अपना हाथ लहराया और ली यूं को हैरान नजरों से देखा। बॉस, क्या आप ठीक हैं? आप रास्ते में थोड़े विचलित क्यों लग रहे हैं? अरे नहीं, मैं तो बस खड़े होकर अभ्यास करने की मूल बातें सोच रहा था। बुनियादी ढेर प्रशिक्षण, इसमें सोचने की क्या बात है? क्या आप पहले ढेर का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं? आपको इसे समझना जारी रखना चाहिए और सभी 12 प्रकार के सही अर्थों को समझना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं निश्चित रूप से बुनियादी खड़े अभ्यास का सही अर्थ समझना चाहूंगा। हालांकि मैं एक समस्या पर विचार कर रहा हूं। क्या यह इसके लायक है? क्या यह इस लायक है? झांगचू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। बॉस, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ली यूं ने कहा, ये स्पष्ट है। बुनियादी ढेर प्रशिक्षण केवल सबसे बुनियादी मार्शल आर्ट है। इसमें कोई आक्रामकता नहीं है। चाहे आप एक सच्चे अर्थ या सभी सच्चे अर्थों की खेती करें, आप आसानी से बॉडी टेम्परिंग के नौवें स्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आगे क्या होगा? एक बार जब आप उच्च क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो ये ज्वांग गोंग मूल रूप से बेकार है। तो क्या ज्वांग गोंग पर इतना समय और ऊर्जा खर्च करना व्यर्थ नहीं है? ये सुनकर झांगचू के चेहरे पर अचानक अजीब भाव आ गया। बॉस, आप गलत हैं। एक सच्चे अर्थ और 12 सच्चे अर्थों को विकसित करने के परिणाम पूरी तरह से अलग हैं। क्या यहाँ कोई विशेष चाल है? झांगचू ने जल्दी से चारों ओर देखा। उसकी आंखें कुछ सतत थीं।
बॉस, यहाँ कोई नहीं है। मैं आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूँ, कृपया किसी को मत बताना। वास्तव में बुनियादी भेद प्रशिक्षण में एक रहस्य छिपा हुआ है। मुझे नहीं पता कि रहस्य क्या है, लेकिन मैंने अपनी बहन से सुना है कि जब त्यानगु संप्रदाय पहली बार स्थापित हुआ था, पहले 100 वर्षों के दौरान बाकी शिष्य जो अभी संप्रदाय में शामिल हुए थे, उन्होंने वास्तव में बुनियादी भेद प्रशिक्षण का अभ्यास नहीं किया था। यह अन्य प्रारंभिक मार्शल आर्ट हैं जो शरीर को संयमित कर सकते हैं। कुछ हद तक उन मार्शल आर्ट के शरीर को संयमित करने वाले प्रभाव बुनियादी खड़े अभ्यास से अधिक मजबूत हो सकते हैं। लेकिन उस समय त्यानगु संप्रदाय के शीर्ष नेताओं ने अचानक नियम बदल दिए। संप्रदाय में प्रवेश करने वाले सभी मार्शल कलाकारों को बुनियादी खड़े अभ्यास का अभ्यास करना पड़ता था। क्या आपको लगता है कि यहाँ कोई समस्या नहीं होगी, बॉस? अब जब आपने इसे इस तरह से रखा है, तो यह वास्तव में है। ली यून कुछ सोच रहा था, लेकिन विशिष्ट स्थिति। लेकिन मैं विशेष बातें नहीं जानता या मैं जानने के लिए योग्य नहीं हूँ। लेकिन अब जब आपने पहले प्रकार के सत्य को विकसित कर लिया है, तो आप सभी 12 प्रकार के सत्य को विकसित कर सकते हैं। शायद बॉस, आपने सचमुच त्यानगु संप्रदाय के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। तब तक आप बुनियादी भेद प्रशिक्षण के पीछे के रहस्यों को समझने के लिए योग्य हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बॉस। ये सुनकर ली यून ने अपनी आंखें घुमाई। भाड़ में जाओ। ये कहना आपके लिए आसान है। क्या आप जानते हैं कि बुनियादी पाइप प्रशिक्षण में महारत हासिल करने के लिए मैंने कितना प्रयास किया है? झांगचू, बॉस, आप ये कहकर बहुत आगे निकल गए हैं। मेरे पास ये संदेह करने का हर कारण है कि आप दिखावा कर रहे हैं। आपको अभी कब से शुरू करना है? अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है और आप पहले ही सत्य के पहले स्तर पर महारत हासिल कर चुके हैं। इस रफ्तार से आप शायद 1 साल के भीतर ही सब कुछ पूरा कर पाएंगे। नहीं, ज्यादा से ज्यादा आधे साल में। बस इतना ही। अपनी तुलना दूसरों से करो, किसने ज्यादा मेहनत की है। ली यून ने असहाय होकर आह भरी। वह कहना चाहता था कि उसने जो खर्च किया वह वास्तव में प्रयास नहीं था, बल्कि यह मार्शल आर्ट के ज्ञान बिंदु थे। जब उसने इस सत्य के बारे में सोचा कि बुनियादी खड़े अभ्यास के 12 सच्चे अर्थों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए उसे 650,000 ज्ञान बिंदुओं का भुगतान करना होगा, तो उसका दिल टूट गया। बहरहाल झांगचू को ये कहने दीजिए। उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि भाग्य पलटने की कला फिलहाल काफी थी, इसलिए वे पहले मूल आसन ध्यान के शेष 11 सच्चे अर्थों को विकसित करेंगे। 25 अध्याय 25 भोर हो रही है और कोई हमला कर रहा है। रेंज 95 कोर्टयार्ड में वापस आने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। लेकिन ली यून कमरे में ज्यादा देर तक नहीं रुका और चुपचाप चला गया। पुनः ओपन में वापस सिस्टम पैनल को खींचें और खोलें। होस्ट ली यून, आयु 16, योग्यता मध्य ग्रेड 5, पहचान त्यानगु संप्रदाय, रेंज 95 अकादमी का बाही शिष्य, क्षेत्र अर्जित, शारीरिक तड़का लगाने का तीसरा स्तर, मार्शल आर्ट्स बेसिक स्टांस परफेक्ट, सिल्क वाइंडिंग स्ट्रेंथ परफेक्ट, डिफाइन टेक्निक आरंभिक, थंडर फिस्ट प्रवीण, फ्लाइंग स्टार सटिक प्रवीण का विस्तार किया जा सकता है। मार्शल आर्ट अनुभूति अंक 1,69,565। हालांकि वह जानता था कि वह इन मार्शल आर्ट ज्ञान बिंदुओं को जमा नहीं कर सकता, फिर भी ली यून खुशी से भर गया जब उसने पैनल पर सूचीबद्ध 10 लाख ज्ञान बिंदुओं को देखा। यह एक छोटा वीडियो देखने से कहीं ज्यादा रोमांचक था। पैनल बंद करें। ली यून ने काम करना शुरू कर दिया। वह 4 नए अर्जित मार्शल आर्ट, थंडर फिस्ट, फ्लाइंग स्टार सटिक, सबड्यूइंग टाइगर फिस्ट और ईगल क्लॉ का एक एक करके अभ्यास करने के लिए तैयार थे, जब तक कि वे परिपूर्ण नहीं हो गए। इन 4 मार्शल आर्ट में कैन यूनजू को पहले से ही महारत हासिल थी। फिर अगले कुछ बिंदु हैं छोटी सफलता, निपुणता, बड़ी सफलता और पूर्णता। औसतन एक मार्शल आर्ट की लागत 78,000 रन होती है और इसे पूरा करने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। इस प्रकार से यद्यपि उसकी साधना का स्तर नहीं बदला है, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति आसमान छू गई है। चांसी जिनके साथ मिलकर ये बॉडी टेम्परिंग दायरे में 5 आक्रामक शीर्ष ग्रेड मार्शल आर्ट के बराबर है और ये सभी पूर्णता की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। इस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि यह गेंग, शिन, रेन और गुई के 4 बाहरी द्वारों में बिल्कुल अद्वितीय है। मार्शल आर्ट की राह पर एक कदम आगे बढ़ने का मतलब है हर कदम आगे बढ़ना। इससे ली यून को बाहरी संप्रदाय से अलग दिखने का पूर्ण आत्मविश्वास मिला। हालांकि परिणाम स्वरूप उसके द्वारा प्राप्त किए गए 1 मिलियन मान्यता अंक तुरंत घटकर केवल 757,565 अंक रह गए। ली यून इतना दुखी था कि उसका मुंह कांप उठा। उसने फिर सिस्टम पैनल पर नजर डाली। शब्द उदात्त किया जा सकता है। 5 पहले से ही सिद्ध मार्शल आर्ट जैसे कि चांसी जिन, थंडर फिस्ट आदि के पीछे दिखाई दिए। ली यून जानता था कि इसका क्या मतलब है। जब तक आप अधिक संज्ञानात्मक बिंदु खर्च करने के लिए तैयार हैं, आप उदात्तीकरण के बाद सही अर्थ को समझने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए थंडर फिस्ट को ही लें। हुआन हुआजों के अनुसार अगर कोई थंडर फिस्ट का मतलब समझ सकता है, तो दुश्मन को मारते समय मुट्ठी पर पतली हवा से थंडर पावर की किरण उत्पन्न की जा सकती है। इस प्रकार की विशेष शक्ति निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई साधारण शरीर झेल सके। भले ही शक्ति शोधन क्षेत्र में एक योद्धा ने आंतरिक शक्ति विकसित कर ली हो, यदि उसकी आंतरिक शक्ति पर्याप्त गहरी नहीं है, तो वह इस वज्र शक्ति से पंगु हो जाएगा या उसे गंभीर क्षति भी हो सकती है। इसे विशेष प्रभावों वाला एक मार्शल आर्ट कहा जा सकता है। ली यून ने ईर्ष्या से उसकी ओर देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस तरह की मार्शल आर्ट को उदात्त बनाने के लिए कितने संज्ञानात्मक बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अभी वह भी पहले बेसिक स्टांस मेडिटेशन के शेष 11 सच्चे अर्थों को विकसित करने की उम्मीद कर रहा था, इसलिए वह केवल स्थायी रूप से तुरंत उदात्तीकरण की इच्छा को दबा सकता था। फिर बेसिक स्टांस ट्रेनिंग को उदात्त करना शुरू करें। यह एक और सुखदायक प्रक्रिया थी। ली यून इस तरह के शांत चिंतन का अधिक से अधिक आनंद ले रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे लगा जैसे 3 साल बीत गए हों। अल्पविराम रात के अंतर्गत हालांकि 3 भूत व्यक्ति बिन 77 के पास से निकल गए। उनके चेहरों पर हल्की चांदनी चमक रही थी। ये गु युनझेंग, उसका चचेरा भाई हेटिंग फेंग और जू यूबू निकला। युनझेंग, तुमने हमें इतनी देर से बाहर चलने के लिए क्यों कहा? चचेरे भाई, जल्दी से मेरे साथ आओ। ली यून आज रात फिर से रेंज 95 अस्पताल से बाहर निकल गया। यह एक अच्छा अवसर है। ये सुनते ही हेटिंग फेंग का चेहरा अचानक काला पड़ गया। क्या इसलिए आप हमसे इतनी देर से मिलने आए? हाँ, मुझे एक अवसर मिला और मैं आपको बताने आया हूँ। अबे साले, वह टिंग फेंग कांप रहा था। चलो इस तथ्य के बारे में बात नहीं करते हैं कि त्यानगु संप्रदाय बहुत बड़ा है और रात का समय है, इसलिए हमारे लिए उनको ढूंढना मुश्किल है। इतनी देर रात हमें खोजने के लिए बिन 77 अस्पताल आने के लिए आप मानसिक रूप से बीमार होंगे। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि दूसरे लोग बंदे हैं? अगर कुछ गलत हुआ तो हम तीनों खत्म हो जाएंगे, समझे? गु युनझेंग इस डांट से थोड़ा अभिभूत हो गया। उसने गलती से पाया कि ली यून भाग गया है और उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। सबसे पहले उसने सोचा कि बिना कुछ और सोचे टिंग फेंग को सूचित किया जाए। ठीक है टिंग फेंग, अभी उसे दोष मत दो। मुझे लगता है कि हम आज रात कोशिश कर सकते हैं। जब तक हम उस व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं और अपना वेश बदल सकते हैं, हम निश्चित रूप से ली यून को एक दर्दनाक सबक सिखा सकते हैं। जू यूबू ने गु युनझेंग की ओर देखा, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप ली यून का स्थान निर्धारित कर सकते हैं? जू यूबू को अपने पक्ष में बोलते देख गु युनझेंग ने तुरंत अपने चेहरे पर कृतज्ञता व्यक्त की। उसने टिंग फेंग की ओर देखा और मन ही मन कोसा, कितना घटिया चचेरा भाई है। वह हमेशा शेखी बघाता रहता है, लेकिन जब कुछ सच में होता है तो कितना डरपोक होता है। 2 साल बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदल पाने के कारण तुम इसके लायक हो। तुम बेकार हो। जब मैं गु युनझेंग आंतरिक द्वार पर पदोन्नत हो जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि क्या मैं आपकी ओर देख भी पाऊंगा या नहीं। गु युनझेंग को अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। उसके पास प्रथम श्रेणी की योग्यता थी। अगर वह अपनी जंजात क्षमता को उलट नहीं पाता और 3 साल के भीतर आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत नहीं हो पाता, तो त्यानगु के लिए इतने सारे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य होना संभव हो जाता। भाईजू, चचेरे भाई, मुझे पता है ली यून कहां है। आज मैंने किसी को ये कहते हुए सुना कि ली यून अक्सर मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए रेंज 95 अस्पताल के पश्चिम की ओर एक छोटे से जंगल में जाता था। मुझे लगता है कि चूंकि वह इतनी देर से बाहर गया था, इसलिए वह संभवतः उसी जंगल में था। थोड़ी सी लकड़ी, हेटिंग फेंग और जू यूबू दोनों की आंखें चमक उठी। कितना शानदार स्थान था। रात में बहुत अंधेरा था और हवा चल रही थी और हम एक सुनसान जंगल में थे। क्या यह आगे बढ़ने का सही मौका नहीं था? उन दोनों के बीच मौन सहमति बन गई और उन्होंने तुरंत आज रात कार्रवाई करने का निर्णय लिया। जल्दी से जल्दी काम करना बेहतर है। जितनी जल्दी हो सके गु युनझेंग से कुछ पैसे कमाएं और कुछ क्यूवी और रक्त की गोलियां खरीदें। इसे आजमाएं और आप आंतरिक शक्ति की खेती करने और शक्ति शोधन क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं। ये सही है। यद्यपि हेटिंग फेंग गु युनझेंग का चचेरा भाई है, फिर भी यह कदम व्यर्थ नहीं गया। हेटिंग फेंग और जू यूबू को कार्रवाई करने के लिए राजी करने के लिए गु युनझेंग ने भारी मात्रा में धन खर्च किया और घर से लाए गए 3000 टेल चांदी में से 1000 टेल देने का वादा किया। 1000 टेल 10 क्यूवी और रक्त गोलियों के बराबर है।
इन 10 क्यूई और रक्त गोलियों के लिए हे टिंगफेंग और जू युगु ने जोखिम लेने का फैसला किया। यू झेंग, अब वापस जाओ, याद रखो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये दिखावा करना होगा कि तुम्हें कुछ नहीं पता। वापस सो जाओ, अगर हम आज रात यू से निपट सकते हैं तो हम तुम्हें कल या किसी और समय सूचित करेंगे। हाँ, गु यूजिंग बहुत खुश था। ईमानदारी से हे और जू को धन्यवाद देने के बाद वह जल्दी से रेंग पचानवे अस्पताल वापस चला गया। वापस आने के बाद वह बिना कुछ सोचे समझे लेट गया और सो गया। बस बोर्ड के बाद अच्छी खबर मिलने का इंतजार कर रहा था। एक ही समय पर हे टिंगफेंग और शू युगु तुरंत उस ओपन में नहीं गए जिसका उल्लेख गु यूजिंग ने किया था, बल्कि सोने के लिए प्रांगण C-77 में लौट आए। बोर्ड होने से ठीक पहले जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वे दोनों चुपचाप उठे, रात के कपड़े पहने, अपने चेहरों को काले कपड़े से ढक लिया और भूतों की तरह आंगन C-77 से बाहर निकल गए और सीधे उस ओपन की ओर बढ़ गए जिसका गु यूजिंग ने उल्लेख किया था। 26 अध्याय 26 दुश्मन से लड़ना संज्ञानात्मक अंक जोड़ 30। बोर्ड निकट आ रही है। अचानक एक हल्की हवा का झोंका ओपन में आया। ली यूं को ठंडी हवा का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही यह खुलता है चमक फूट पड़ती है। दूसरा, तीसरा उदात्तीकरण पूरा हो गया। मैंने बेल के फूल और बादल और पानी के 2 सच्चे अर्थ प्राप्त कर लिए हैं। एक बार फिर यह साबित हो गया है कि योग्यता में सुधार मार्शल आर्ट को समझने में सहायक है। यदि मैं अभी भी 5वीं कक्षा के बजाय मूल 5वीं कक्षा की योग्यता पर होता तो मैं आज रात केवल तीसरे स्तर तक ही पहुंच पाता। अब के विपरीत बोर्ड से पहले मैं निश्चित रूप से चौथे को उदात्त कर सकता हूं। तस अभी भी समय है। आइए पहले एक ब्रेक लें और आत्मज्ञान के नए अर्थ को समझने का प्रयास करें। एक सुंदर मोड़। ली यूं ने सीधे दूसरे बेल के फूलों का ढेर रख दिया। निश्चय ही सच्चा अर्थ प्रवाहित होता है। ये पिछले हरे पानी के सच्चे अर्थ से एक अलग भावना है। जैसे कि आप ठंडी सर्दियों में आ गए हैं, पृथ्वी बर्फ और बर्फ से ढकी हुई है, सभी चीजें मुरझा रही हैं, केवल पहाड़ की चोटी पर एक बेल का फूल खिल रहा है, ठंड से डरता नहीं है। हर सांस के साथ ठंडी हवा का एहसास शरीर में हो रहा था। ये बर्फीली गुफा में गिरने जैसा था, फिर भी मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे थे। फिर उन्होंने अपना रुख बदला और तीसरा रुख अपनाया, बादल और जल वाला रुख। ये और भी अजीब लगता है। शरीर में पानी की एक स्वप्न लेकिन वास्तविक धारा बहती है, मानो पूरा व्यक्ति गहरे कुंड में डूबा हुआ हो। शरीर का हर क्षेत्र खुला हुआ है, लालच से किसी तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रहा है, जो शरीर को हल्का बनाता है और गहरे पानी से सतह पर तैरने का एहसास देता है। इतना ठंडा, निश्चय ही 12 बुनियादी ढेरों में से प्रत्येक का अपना रहस्य है। ऐसी बुनियादी मार्शल आर्ट बनाने के लिए जिसे हर कोई अपना सके, निर्माता को असाधारण होना चाहिए और मार्शल आर्ट के बारे में उसकी समझ अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंचनी चाहिए। ली यूं ने चुपचाप समझा। अचानक मुझ पर एक अजीब सी अनुभूति छा गई। शरीर में अचानक एक बड़ी शक्ति उत्पन्न हुई और शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ गया। शरीर को तड़का लगाने का चौथा स्तर। अरे, मेरी साधना वास्तव में दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। ली यूं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने अपनी मुट्ठी को घुमाने की कोशिश की और अचानक मुझे महसूस हुआ कि जब मेरी मुट्ठी हवा से टकराई तो उसमें अधिक ताकत आ गई और मुझे उसमें से हल्की सी चींटी जैसी हवा आती हुई महसूस हुई। मेरी ताकत कम से कम 400 किलोग्राम है। उसमें 5 उत्तम मार्शल आर्ट जोड़ दीजिए। तस भले ही वे पुराने शिष्य जो बॉडी टेम्परिंग के 5वें या 6वें स्तर पर पहुंच रहे हैं आ जाएं, मैं शायद उन्हें पीट कर मार डालूंगा। ली यूं ने हुआन हुआजों द्वारा सिखाए गए थंडर फिस्ट का उपयोग करते हुए लगातार मुक्का मारा। प्रत्येक मुक्का गरज और बिजली की तरह था, जिसमें तेज और दबंग ताकत थी। मैं जितना अधिक इसे मारता हूं उतना ही अधिक सहज महसूस करता हूं। लेकिन जल्द ही वह रुक गया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी झिझक थी। मैं वह शक्तिशाली शक्ति उत्पन्न नहीं कर पाया जिसका उल्लेख हुआन ने किया था। मैं थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर रहा हूं। अन्यथा क्या मैं पहले इस मुक्केबाजी तकनीक को उन्नत करूं? वैसे भी बुनियादी मुद्रा प्रशिक्षण के सभी सच्चे अर्थों को पूरी तरह से समझने में कम से कम 2 या 3 दिन लगेंगे। ये समय अभी मेरे लिए कुछ और मार्शल आर्ट अनुभूति हासिल करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए मुझे थंडर फिस्ट द्वारा मार्शल आर्ट अनुभूति छीन लिए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल की धड़कन के नीचे ली यूं को अब किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और सीधे थंडर फिस्ट को अपग्रेड करना चुना। बूश, एक पल में 100,000 मार्शल आर्ट अनुभूति बिंदु गायब हो गए। सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया और मेरा दिमाग सक्रिय हो गया। एक पल में ली यूं को ऐसा लगा जैसे वह एक अंधेरे शून्य में गिर गया हो और चमकदार सफेद रोशनी के साथ चमकती हुई बिजली का एक बोल्ट अचानक प्रकट हुआ। यह ऐसा था जैसे अंधेरे आसमान को चीरकर भयंकर प्रहार किया गया हो। एक विनाशकारी आभा ने ली यूं को शब्दों से परे झकझोर दिया। यह अनुभूति बेसिक चांस मेडिटेशन के पिछले उदात्तीकरण से पूरी तरह अलग है। पिछले उदात्तीकरण ने उन्हें शांति और स्थिरता का एहसास कराया था, लेकिन इस समय ये पूरी तरह से हिंसक और विनाशकारी था। उसे यह भ्रम भी था कि यदि व्यवस्था का समर्थन न होता तो यदि वह सावधान न रहता तो इस गड़गड़ाहट से उसकी मानसिक इच्छाशक्ति नष्ट हो जाती। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि सब कुछ बहुत भारी लग रहा है। सौभाग्य से इस तरह का बोध बहुत जल्दी समाप्त हो गया। बेसिक चांस मेडिटेशन के उदात्तीकरण की तुलना में बहुत तेजी से। इसमें लगभग 1/4 घंटा लगा। ली यूं को होश आ गया जैसे कि वह भी अभी किसी सपने से जागा हो। उसकी आंखों में डर का एक संकेत था, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का एक सहज भय। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान तैर गई। जब वह मुस्कुराता था तो उसकी आंखों में बिजली सी चमक होती थी। थंडर मुट्ठी इरादा। आत्मा को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गड़गड़ाहट की ऊर्जा को संघनित करें। इसे गड़गड़ाहट की शक्ति में परिवर्तित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसे अपनी मुट्ठी की ताकत में एकीकृत करें और आप दुश्मन को मार सकते हैं। यह मुट्ठी कितनी ताकत लगा सकती है, ये पूरी तरह से मेरी अपनी मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है। अपनी वर्तमान मानसिक शक्ति के साथ मैं एक दिन में केवल 3 थंडर फिस्ट चला सकता हूं। अगर मैं इससे ज्यादा करूंगा तो मुझे चोट लग जाएगी। लेकिन बहुत हो गया। मैं अहंकारी नहीं हूं और मैं हर जगह मुसीबत नहीं लाता। मैं त्यानबू संप्रदाय में हूं और संप्रदाय के नियमों के अनुसार मुझ पर प्रतिबंध है। मुझे डर है कि मुझे कई महीनों तक बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। लियो खुशी से सोच रहा था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। जंगल में अचानक 2 आकृतियां प्रकट हुई, काले कपड़े और मुखौटे पहने हुए। एक मूर्ख भी बता सकता था कि वे अच्छे लोग नहीं थे। पहली बात जो उसके दिमाग में आई वह ये थी कि क्या ये झाओ चुआनफेंग द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि झाओ चुआनफेंग को लगा कि भाग्य को चुनौती देने की कला उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए उसने निपटने के लिए 2 और लोगों को भेज दिया। दौड़ना। ली यूं ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और बस मुड़कर भाग गया। यदि यह झाओ चुआनफेंग द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति था तो उसे नहीं लगता था कि उसके पास विरोध करने की क्षमता है। लेकिन उसके भागने से हे टिंगफेंग और जू युगु जो अभी जंगल में पहुंचे थे क्रोधित हो गए। अच्छा साथी, वह अभी भी बहुत सतर्क है। दोनों ने बिना कुछ कहे उसका पीछा किया। 9वें स्तर की शारीरिक संयम शक्ति पर भरोसा करते हुए उनकी गति का विस्फोट स्पष्ट रूप से ली यूं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। एक चमक में हे टिंगफेंग पीछे से आया, ली यूं के सिर के ऊपर से कूद गया और ली यूं को मुक्का मारा जिससे ली यूं का तेज भागना बलपूर्वक रुक गया। हाँ, जितना मैंने सोचा था उतना मजबूत नहीं। ऐसा नहीं लगता कि यह झाओ चुआनफेंग द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति है। ली यूं को आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई जब उसका बधियाकरण रोक दिया गया। उसने घबराने का नाटक किया और कुछ कदम पीछे हट गया। फिर गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझसे निपटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें त्यानबू संप्रदाय के नियमों का डर नहीं है? वाह, त्यानबू संप्रदाय के नियमों का कोई मतलब नहीं है। हम आप जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो अभी संप्रदाय में शामिल हुए हैं और फिर भी अपनी आंतरिक संप्रदाय पृष्ठभूमि के कारण इतने अहंकारी हैं। आज हम आपको सबक सिखाने आए हैं। हे टिंगफेंग ने जानबूझकर अपनी आवाज कम की और गुस्से से दहाड़ लगाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ली से गहरी नफरत थी। फिर वह ली यूं की ओर बढ़ा और उसे एक जोरदार मुक्का मारा। ये तय है, वह झाओ चुआनफेंग द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति नहीं है। अगर वह होता तो उसे पता चल जाता कि मेरी कोई आंतरिक संप्रदाय पृष्ठभूमि नहीं है और मैं इतना कमजोर नहीं होता। हे टिंगफेंग के तेज गुस्से का सामना करते हुए ली यूं ने चुपके से उठास किया और उसके कदम अचानक बदल गए। एकदम सही फ्लाइंग स्टार से चमक उठा। उसके शरीर ने चमत्कारी ढंग से हे टिंगफेंग की मुट्ठी को चकमा दिया और हे टिंगफेंग के दाहिने हिस्से की तरफ खिसक गया। फिर उसने एक तेज और तीक्ष्ण ईगल क्लॉ स्किल का इस्तेमाल करके हे टिंगफेंग के दाहिने कंधे की तरफ तेजी से वार किया। फाड़ दो इसे। एक ही झटके में हे टिंगफेंग के दाहिने कंधे पर नाइट्रोगन पड़ गया और उसके दाहिने ऊपरी हाथ को भी 5 उंगलियों से फाड़ दिया गया जिससे कई खूनी निशान रह गए। एक हथेली के आकार का मांस का टुकड़ा सीधे पड़ गया। अचानक एक तीखी चीख गूंजी। इस समय सिस्टम कंपन करने लगा। 9वें स्तर के बॉडी टेम्परिंग योद्धा के साथ लड़ाई। अनुभूतियां जोड़ 327 अध्याय 27 जोरदार मुट्ठी ने हे टिंगफेंग को मार डाला। आप कल्पना कर सकते हैं कि हाथ से मांस का टुकड़ा अलग हो जाने पर कैसा दर्द होता होगा।
हे टिंग फैंग ने ली यून पर हमला करने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने अपने घाव को ढक लिया और बेचैनी से पीछे हट गया, लगातार चिल्लाता रहा, जो इस अंधेरे जंगल में बेहद डरावना था। दूसरी ओर जू यूगु को इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, झटका लगा। वह वहीं पर जोर से बोल पड़ा, असंभव, वह तो बस एक बाहरी संप्रदाय का अनुयायी है जो करीब 1 महीने से यहाँ है। क्या उसे अभी भी नींव रखने के लिए खड़े होकर ध्यान का अभ्यास नहीं करना चाहिए? उसके पास हमला करने की क्षमता कैसे हो सकती है? और इतना क्रूर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, जू यूगु ने ये भी समझ लिया कि ली यून उतना कमजोर नहीं था जितना उसने सोचा था, और चूंकि उन्होंने कार्रवाई कर दी थी, इसलिए पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। आप बस इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, माना। अगले ही पल जू यूगु ली यून की ओर दौड़ा। हे टिंग फैंग की तुलना में जू यूगु, जिसकी ताकत विस्फोटित हो गई थी, स्पष्ट रूप से अधिक तेज और लचीला था, और उसके हाथ मुट्ठी, हथेलियों और पंजों के बीच तेजी से बदल सकते थे। जैसे ही वह ली यून के सामने आया, ली यून को बहुत दबाव महसूस हुआ। ये वह मार्शल आर्ट है जिसे शू यूगु ने शस्त्रागार से प्राप्त किया था जब उसने खड़े होकर अभ्यास करने में कुछ सफलता प्राप्त की थी। आध्यात्मिक मानव की 9 शैलियां। यह एक मार्शल आर्ट है जो बंदरों के बीच लड़ाई से उत्पन्न हुई थी, और इसकी मुख्य विशेषता लचीलापन और गति है। इस मार्शल आर्ट को बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र में सर्वोच्च माना जाता है। 1 साल के अभ्यास और समझ के बाद जू यूगु पहले ही प्रवीणता के स्तर पर पहुंच चुका है। उसे बड़ी सफलता हासिल करने के लिए बस एक छोटे से कदम की जरूरत है। जब इसे शरीर को संयमित करने की 9वीं स्तर की साधना के साथ जोड़ दिया जाता है, तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत शक्तिशाली हो जाता है। हालांकि ली यूगु कोई आसान प्रतिबंध भी नहीं है। हालांकि उसके पास केवल बॉडी टेम्परिंग साधना का चौथा स्तर है, लेकिन उसने बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र में 5 शीर्ष श्रेणी की मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है, और उनमें से प्रत्येक पूर्णता तक पहुंच गया है। उनमें से थंडर फिस्ट को थंडर फिस्ट इरादे में भी उदात्त किया गया है। यदि आपकी साधना पर्याप्त है, तो आप अपनी मार्शल आर्ट कौशल से इसकी पूर्ति कर सकते हैं। घुमाव बल, उड़ता सितारा कदम, बाघ मुट्ठी को वश में करना, ईगल पंजा कुंग फू, ये 4 उत्तम मार्शल आर्ट जो अभी तक उदात्त नहीं हुए हैं, निरंतर प्रदर्शित होते रहते हैं। मन के अनुसार इच्छानुसार बदलते रहते हैं, कभी बाघ के समान भयंकर तो कभी सांप के समान कोमल। विशेष रूप से चांसी जिन स्त्री शक्ति बहुत परिवर्तनशील है। लड़ाई के दौरान जब तक जू यूगु सावधान नहीं रहता, उसका हाथ ली यून से उलझ जाएगा। यदि त्वरित प्रतिक्रिया न होती, जू यूगु के हाथ ली यून द्वारा मरोड़ दिए गए होंगे। 2 मिनट से भी कम समय में जू यूगु को पहले से ही बहुत पसीना आ रहा था, और कई खतरनाक स्थितियों ने उसे भयभीत कर दिया था। अरे यार, इतना डरावना नवागंतुक कैसे हो सकता है? लानत है, इस बार मुझे उस कमीने गू युनजिंग ने धोखे से मार डाला है। कैसा नवागंतुक है? यहाँ तक कि बाकी शिष्य जो तीसरे वर्ष में हैं, वे भी इतने डरावने नहीं हैं। अगर उसे पता होता कि जिस व्यक्ति से गू युनजिंग उन्हें निपटना चाहता था, वह इतना शक्तिशाली था, तो वह 1000 कैल की तो बात ही छोड़िए, 5000 कैल के लिए भी ऐसा नहीं करता। जू यूगु को इसका अफसोस हुआ, लेकिन अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है, और अगर मुझे इसका पछतावा भी हुआ तो भी यह बेकार होगा। चाहे कुछ भी हो, ली यून को दबाना ही होगा, अन्यथा वे दोनों बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसकी आंखें घूम गईं, लेकिन घायल हे टिंग फैंग को अभी भी वहीं खड़े देख, जो कि स्तब्ध था और अपने घाव को स्तब्ध भाव से ढक रहा था। जू यूगु तुरंत क्रोधित हो गया। बिना सोचे समझे वह दहाड़ा, हे टिंग फैंग, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? तुम बस घायल हो, अगर तुम मरे नहीं हो तो यहाँ आओ और इस आदमी को नीचे गिराने में मदद करो। सामान्य परिस्थितियों में जू यूगु को हे टिंग फैंग का नाम नहीं पुकारना चाहिए था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। ली यून की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। अब उसके लिए अकेले ली यून को पूरी तरह से हराना संभव नहीं था। उसे जल्द से जल्द ली यून को हराने के लिए हे टिंग फैंग के साथ मिलकर काम करना था। अगर हे टिंग फैंग का नाम लीक हो गया तो क्या कोई परेशानी होगी? निसंदेह ऐसा होगा। हालांकि उसने पहले ही अपना मन बना लिया था, और जब तक वह ली यून को पकड़ सकता था, उसे मार डालेगा। वैसे भी अभी भी अंधेरा है और आसपास कोई नहीं है। ली यून को मारने के बाद हम उसे वहीं दफना सकते हैं। किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, और वह भविष्य में ज्यादा से ज्यादा लापता हो जाएगा। त्यानबू संप्रदाय में केवल ली यून ही नहीं, बल्कि 1 या 2 से अधिक शिष्य हैं जो हर साल बिना किसी कारण के गायब हो जाते हैं और उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। बट टिंग फैंग भी मूर्ख नहीं है। जब उसने जू यूगु को अपना नाम पुकारते सुना, तो उसकी आंखें अचानक उगल हो गईं। मरना, हे टिंग फैंग ने अवसर का फायदा उठाया और ली यून को पीछे से जोर से मुक्का मारा। सामने और पीछे से हमला करें, छिपकर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करें। वह इस मौके का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था, जिसके परिणामस्वरूप ली यून की जान चली जाती, या कम से कम उसे गंभीर चोट लग जाती। 2 शैवीज, मैं आपके साथ आने का इंतजार कर रहा हूं। ली यून की प्रतिक्रिया सामान्य रूप से तेज थी। उन्होंने 5 मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है, और उनमें से एक को उन्नत भी किया गया है, जिससे उन्हें न केवल युद्ध क्षमताएं प्राप्त हुई हैं, बल्कि एक रहस्यमय गहरी समझ भी प्राप्त हुई है। जैसे ही हे टिंग फैंग आगे बढ़ा, उसने अपने पीछे हवा का प्रवाह महसूस किया। एक क्षण में उसने लगातार 7 तारों पर पैर रखा, और तुरंत ही उसके पैरों के नीचे एक चमकदार लहर प्रकट हुई, मानो वह टिमटिमाते हुए तारे देख रहा हो। एक पल में ली यून का शरीर 2 लोगों के सामने और पीछे के हमलों से चमक उठा। हे टिंग फैंग का मुक्का चूक गया। उसका शरीर थोड़ा सा डगमगा रहा था, कुछ अस्थिर था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ली यून ने भी अपनी मुट्ठियां बेतहाशा घुमाई। थंडर फिस्ट, मुट्ठी इरादा। इस समय मुट्ठी की शक्ति जो लंबे समय से दबाई गई थी, चुपचाप फट गई, और हे टिंग फैंग की मुट्ठी की सतह पर पतली हवा से हल्की बिजली की एक परत दिखाई दी। अरे यह क्या है? हे टिंग फैंग ने खतरे को भांप लिया और अनजाने में अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में तुरंत एक गहरा डर दिखाई दिया, और फिर वह पीछे हट गया और पीछे हटने की बेतहाशा कोशिश करने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये पंच अत्यंत शक्तिशाली है। सबसे भयावह बात तो वह इरादा था जिसने अदृश्य रूप से हे टिंग फैंग की आत्मा पर प्रभाव डाला था, जिससे वह पल के लिए स्तब्ध रह गया था। टकराना, गतिरोध के एक क्षण में ही ली यून की मुट्ठी पहले ही हे टिंग फैंग के शरीर पर मजबूती से आ गई थी। कम से कम कई 100 किलोग्राम का पंच बल विस्फोटित हुआ और हे टिंग फैंग की दाहिनी पसली पर जोरदार प्रहार किया। परिणाम की कल्पना की जा सकती है। क्लिक क्लिक, उसकी दाहिनी पसली मौके पर ही टूट गई और सीधे अंदर धंस गई। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि एक सूक्ष्म गड़गड़ाहट की शक्ति भी फूट पड़ी और हे टिंग फैंग के शरीर में घुस गई। एक पल के लिए उसके अंदरूनी अंग जल गए और उसका शरीर उड़ गया। टिंग फैंग ने एक छोटी और दर्दनाक चीख निकाली। उतरने के बाद इसने चलना बंद कर दिया। मृत, असंभव, यह असंभव है। धिक्कार है ली यून, बस मेरा इंतजार करो। जू यूगु भयभीत हो गया और पागलों की तरह जंगल से बाहर भाग गया। वह पहले से ही भयभीत था। 2 पर एक लड़ाई ली यून को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी, और इसके बजाय ली यून ने एक मुक्का मारकर ही टिंग फैंग को मार डाला। अगर लड़ाई जारी रही तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। वह मूर्ख नहीं है, और वह यहाँ अपनी जान नहीं गंवाएगा। जहां तक बात की परेशानियों की बात है, तो सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि वह भी त्यानबू संप्रदाय से भाग जाए। वैसे भी उसके लिए 3 साल के भीतर अपने सहज स्वभाव के विरुद्ध जाना असंभव होगा, और वह आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत नहीं हो पाएगा। चाहे वह जल्दी चले या देर से, उसे त्यानबू संप्रदाय छोड़ना ही होगा। त्यानबू संप्रदाय छोड़ने के बाद यदि वह अपनी ताकत में सुधार जारी रखने के तरीके खोज लेता है, तो उसके पास ली यून से बदला लेने का अवसर अभी भी रहेगा। केवल उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इससे पहले कि वह जंगल से भाग पाता, जंगल के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने अपने सीने में तेज दर्द महसूस किया। बाद में जोर से पीछे की ओर उछला और जंगल में पीछे की ओर उड़ गया। उतरने के बाद वह तब तक इधर-उधर लुढ़कता रहा जब तक कि वही पेड़ के तने से नहीं टकराया और आखिरकार रुक गया। आंख, कान, मुंह, नाक, खून बहता रहा। ली यून भी दंग रह गया। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और तुरंत आश्चर्यचकित और हैरान हो गया। बहन झांग, आप यहाँ क्यों हैं? 28 अध्याय 28 वर्ष। बहन झांग, आप इसमें बहुत कुशल हैं। क्या यह आश्चर्य की बात है? लेकिन मैं यहाँ तुम्हें खोजने आया था। कौन जानता था कि मुझे इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। झांग रोहान ने अपने हाथ फैलाए, अभी भी पहले की तरह, बिना किसी दिखावे के, और ऐसा लग रहा था जैसे वह ली यून को एक दोस्त की तरह मानती हो। मुझे ढूंढ रहे हो वरिष्ठ बहन झांग? आप नहीं हैं। बहुत देर हो गई है। अरे नहीं, लगभग बोर हो गई है। आप इस समय मुझे ढूंढ रही हैं। ली यून ने जू यूगु पर नजर डाली, जो अभी भी खून की उल्टी कर रहा था और जिसकी छाती धंसी हुई थी। उसे एक नजर में ही पता चल गया कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, इसलिए उसने उसकी परवाह नहीं की। वह झांग रोहान की ओर चला गया। बहन झांग, आप मुझसे क्या चाहती हैं? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। झांग रोहान जू यूगु के सामने आई, उसने अपना हाथ हिलाया और जू यूगु को हवा में ही पकड़ लिया। व्याख्या करना, तुम्हें ली यून के लिए परेशानी खड़ी करने को किसने कहा?
बड़ी बहन कृपया मेरी जान बख्श दो। जू यूबू का चेहरा भय से भरा हुआ था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लीयू को परेशान करने का इतना गंभीर परिणाम होगा। न केवल लीयू की ताकत अप्रत्याशित रूप से मजबूत थी, बल्कि अब उसके आंतरिक संप्रदाय की वरिष्ठ बहन भी प्रकट हो गई थी। अगर उसे पता होता कि इसका परिणाम ऐसा होगा, तो वह कभी भी गू यूं की तरह थोड़ा पैसा कमाने की हिम्मत नहीं करता। इस समय उसे इसे छिपाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सीधे तौर पर उसे बताया कि कैसे गू यूंजिंग ने उसे और हेटिंग फैन को ली यूं से निपटने के लिए पैसे दिए थे। गू यूंजिंग, ये वास्तव में वह है। ली यूं सचमुच आश्चर्यचकित था। सच कहूं तो उसने वास्तव में गू यूंजिंग को गंभीरता से नहीं लिया। वह वास्तव में झाओ चुआनफैंग और ली यूनिंग के बारे में अधिक चिंतित था, क्योंकि ये दोनों लोग न केवल आंतरिक शिष्य थे, बल्कि कपटी भी थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इससे पहले कि दो खतरनाक लोग उसे कोई परेशानी पहुंचाएं, गू यूंजिंग चुपके से किसी की तलाश में आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तव में उसके और गू यूंजिंग के बीच कोई पुरानी नफरत नहीं है। अधिक से अधिक ये सिर्फ एक छोटा सा संघर्ष है, और यह छोटा संघर्ष भी गू यूंजिंग की अपनी संकीर्णता के कारण होता है। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि यह मानव स्वभाव है। ईर्ष्या के कारण उसे डर था कि मैं रेन 95 अकादमी में उसकी लाइमलाइट चुरा लूंगा, इसलिए वह मुझे गुप्त रूप से सबक सिखाना चाहता था, या यहां तक कि मुझे नष्ट कर देना चाहता था और मुझे त्यानु संप्रदाय छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहता था। क्या हास्यास्पद कारण है। हालांकि चाहे यह मामला कितना भी दूर की कोई क्यों न हो, ली यूं ने गू यूंजिंग पर ध्यान दिया था। आज रात जो हुआ उसका बदला लेने का मौका ढूंढो। वह ऐसे संत नहीं है जो अपने खिलाफ साजिश रचे जाने के बाद ऐसा व्यवहार करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसने मुट्ठी उठाई और जू यूबू पर जोरदार प्रहार किया। जोरदार मुक्का जू यूबू के शरीर पर लगा। जू यूबू, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, करा उठा और मौके पर ही मर गया। लगातार 2 बार थंडर फिस्ट को बाहर निकालने के बाद ली यूं को भी हल्का चक्कर महसूस हुआ, लेकिन सिर हिलाने के बाद वह सामान्य हो गया। ये केवल कहा जा सकता है कि थंडर फिस्ट के 2 लगातार विस्फोटों की ऊर्जा खपत वास्तव में छोटी नहीं थी, लेकिन मारक क्षमता काफी अधिक थी, जिससे ली यूं बहुत संतुष्ट था। यहां तक कि भाग्यशाली महसूस करते हैं। यदि उसने अचानक अपने थंडर फिस्ट को अपग्रेड करने का निर्णय नहीं लिया होता, तो वह झांग रुहान के आने तक नहीं पाता, जब उसे हेटिंग फैंग और जू यूनों की घेराबंदी का सामना करना पड़ता, जो 2 लोग थे जो बॉडी टेम्परिंग के 9वें स्तर पर थे। आज रात मेरी नियति नहीं है। इसकी तुलना में जीवन में पहली बार किसी की हत्या करने तथा लगातार 2 लोगों की हत्या करने का संभव प्रबल नहीं था। इसके बजाय इससे उसे और अधिक गहराई से एहसास हुआ कि एक बार किसी के पास बल आ जाए तो वह स्वाभाविक रूप से हत्या करना चाहेगा। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी नहीं है, तो वह दृढ़ नहीं रह सकता। यदि आप कुछ अज्ञात कारणों से मारे जाना नहीं चाहते, तो आपको पहले दूसरों को मारना होगा। जीवन और मृत्यु के सामने चाहे सही हो या गलत, झांग रुहान चुपचाप देखती रही कि ली यूं ने जू यूबू को कैसे मार डाला। उसने उसे रोका नहीं, नहीं उसे दोषी ठहराया। हालांकि उसकी चमकदार आंखें चमक रही थी। थंडर मुट्ठी इरादा, आपने वास्तव में हुआंग हुआ संप्रदाय द्वारा आपको दी गई थंडर फिस्ट को सिर्फ एक दिन में स्तर तक विकसित किया है। आपकी प्रतिभा इतनी मजबूत है कि यह अविश्वसनीय है। हालांकि भविष्य में आपको अभी भी खुद को थोड़ा संयमित रखने की आवश्यकता है। हालांकि त्यानु संप्रदाय नियमों के प्रति सख्त है और संप्रदाय के नियमों को भी बहुत महत्व देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ संदिग्ध चीजें नहीं होंगी। अगर कोई आपकी प्रतिभा से ईर्ष्या करता है, तो यह अपरिहार्य है कि उसके मन में बुरे विचार आएंगे और बहुत गंदे काम करेगा। ली यूं ने तुरंत सिर झुकाया। वरिष्ठ बहन झांग, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं इस पर ध्यान दूंगी। आपका स्वागत है। हालांकि मैं आपको बहुत कम समय से जानता हूं, लेकिन हमें इतनी दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, वैसे अब तो बोर होने ही वाली है। बाद में मेरे साथ एक दिलचस्प जगह पर आइए। ठीक है, लेकिन ली यूं ने यह नहीं पूछा कि वे कहां जा रहे थे, लेकिन उसकी नजर हेटिंग फैंग और जू यूबू के शवों पर पड़ी। झांग रुहान को पता था कि उसका क्या मतलब है और उसने अपनी बाहों से एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली। ये लो, ये लाश का पाउडर है। घावों पर थोड़ा सा डालो और कोई निशान नहीं बचेगा। ली यूं की आंखें अचानक चमक उठी। लाश का पाउडर, अच्छी चीज। बिना किसी हिचकिचाहट के वह चीनी मिट्टी की बोतल लेकर दोनों शवों के पास गया और उनके घावों पर थोड़ा सा पानी डाला। घाव पर सफेद पाउडर की बूंदें गिरने लगी, जिससे तुरंत ही एक तीखी आवाज आई। कुछ ही देर में दोनों शव पीले खून के तालाब में बदल गए और सीधे जमीन में समा गए। यहां तक कि दोनों व्यक्तियों के कपड़े भी फट गए और सड़ गए। झांग रुहान ने अपना हाथ हिलाया और हवा का एक झोंका आया, जिसने ढेर सारे गिरे हुए पत्तों को लपेट कर ढक दिया और कोई निशान भी नहीं छोड़ा। ली यूं इतना हैरान हुआ कि वह मजाक करने से खुद को रोक नहीं सका। वरिष्ठ बहन झांग, आप बहुत कुशल हैं। ये कहते हुए वह शव का पाउडर लौटाने के लिए तैयार हो गया। झांग रुहान ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, आप इसमें भी बहुत कुशल होंगे। आपको लाश का पाउडर वापस करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे आपको दे दूंगा। ली यूं अवाक रह गया। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि क्या भविष्य में उसे शव चूर्ण की जरूरत पड़ेगी? असंभव, वह बहुत दयालु है। लेकिन अगले ही पल उसने लाश के पाउडर से भरी छोटी चीनी मिट्टी की बोतल को अपनी बाहों में छिपा लिया। फिर दोनों साथ साथ जंगल से बाहर चले गए। बहन झांग, हम कहां जा रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं वापस जाऊं और झांग चू को फोन करूं? झांग रुहान ने अपनी आंखें घुमाई और दुखी होकर कहा, उस लड़के को क्यों बुलाया? उसकी योग्यता के बावजूद भी यह बेकार है। वह केवल परेशानी ही पैदा कर सकता है। नहीं, पहले मेरे साथ आओ। बस स्थान त्यानु संप्रदाय में नहीं है, इसमें कुछ समय लगेगा। मुझे अपना हाथ दो। मुझे अपना हाथ दे। ली यूं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वरिष्ठ बहन झांग, यह अच्छा नहीं है। झांग रुहान ने गुस्से से कहा, इसमें गलत क्या है? मैं एक महिला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप एक वयस्क व्यक्ति शर्मीले हो रहे हैं। यह क्या है? पर निर्भर। ये सुनते ही ली यूं का गर्व तुरंत जाग उठा। लगता है मुझे औरतों से डर लगता है। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो मुझे किस बात का डर? ली यूं ने निर्णायक रूप से अपना हाथ बढ़ाया। झांग रुहान ने अपनी आंखें घुमाई, अपना नंगा हाथ आगे बढ़ाया और ली यूं का हाथ पकड़ने की पहल की। ली यूं का दिल तुरंत हिल गया। वह बहुत कमजोर और हड्डियों से रहित थी। मैंने इसे और जोर से दबाने से खुद को नहीं रोक सका। झांग रुहान ने बिना कुछ कहे फिर से उस पर अपनी आंखें घुमाई। उसने उसका हाथ खींचा और अचानक एक बहुत बड़ी ताकत निकली, जिसने उसके पूरे शरीर को हवा में ऊपर खींच लिया। एक पल में वे दोनों तीखे तीरों की तरह भाग गए। कुछ ही सांसों में वह गायब हो गया। 29 अध्याय 29, चट्टान के नीचे घाटी, अनाम तलवार तकनीक। हवा मेरे चेहरे पर चाकू या तलवार की तरह चल रही थी, जिससे मेरी त्वचा का हर इंच हिस्सा चोटिल हो रहा था। ली यूं को लगा कि यह विशेष रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण था। झांग रुहान ने अपने शरीर को घसीटा और पूरी दूरी तक उड़ता रहा। उसके पैर मुश्किल से जमीन को छू रहे थे, लेकिन उसकी गति पूरी गति से दौड़ रही स्पोर्ट्स कार जितनी थी, कम से कम 300 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका दिल इतना घबरा गया था कि लगभग उसके गले से बाहर निकल आया। यदि कुछ गलत हो जाए और उसे मुड़ने का समय न मिले और वह चट्टान या पेड़ से टकरा जाए, तो क्या उसे फिर भी बचाया जा सकता है? सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। सर पर दौड़ने के बाद लगभग 1 घंटे बाद दोनों एक घाटी के ऊपर रुके। ली यूं को अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसने देखा कि वह जहां रुका था वहां एक कदम आगे एक चट्टान थी। वह इतना डर गया कि वह कई कदम पीछे हट गया। झांग रुहान ने उसे कुछ दुष्टता भरी दिलचस्पी से देखा। कैसा लग रहा है? क्या ये रोमांचक है? ली यूं अवाक रह गया। उसने शिकायत की, वरिष्ठ बहन झांग, क्या आप मुझे दौड़ने या उड़ने के लिए ले जा रही हैं? क्या आप मुझे अगली बार पहले याद दिला सकती हैं? आपकी वजह से मुझे उल्टी आने वाली है। फिर उसने चारों ओर देखा। ये सब बंजर पहाड़ और जंगल था और त्यानु संप्रदाय के मनकों और टावरों का कोई निशान नहीं था। हालांकि उन्हें यकीन था कि यह स्थान अभी भी त्यानु पर्वत के दायरे में ही होना चाहिए। बहन झांग, ये कहां है? तुम मुझे यहां क्यों लाए? झांग रुहान ने पलकें झपकाई। अनुमान लगाओ, शायद इसलिए कि आसपास कोई और नहीं था। झांग रुहान को ज्यादा आराम महसूस हुआ। वह जो कभी घमंडी नहीं थी, वास्तव में ली यूं के साथ मजाक करने लगी। ये देखकर ली यूं को अब और नाटक करने में आलस्य आ गया। मेरे ख्याल से आप मुझे यहाँ लेकर आई, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सीनियर सिस्टर झांग पहली नजर में मुझसे प्यार कर बैठी, क्योंकि मैं जवान, सुंदर और प्रतिभाशाली हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ जंगल में देख करने के लिए लाई, है ना? टकराना। झांग रुहान ने ली यूं को मौके पर ही तमाचा जड़ दिया। ली यूं दर्द से करा उठा। तभी उसे समझ में आया कि झांग चू कितना दुखी था, क्योंकि उसे अक्सर झांग रुहान द्वारा पीटा जाता था। ऐसी हिंसक बहन होना निश्चित रूप से कोई खुशी की बात नहीं थी। आप चाहें उस घाटी की ओर देखते हुए मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। झांग रुहान ने चट्टान की दिशा में इशारा किया और ली यूं ने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने अचानक महसूस किया कि किसी ने उसे लात मारी है। बस इस एक लात ने उसे चट्टान से उड़ा दिया। ली यूं इतना डर गया कि उसका दिल लगभग रुक गया और वह वहीं चीख पड़ा।
लेकिन ये काम नहीं किया। एक क्षण रुकने के बाद शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा। हाँ, तुमने मुझे चिढ़ाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें कष्ट दूंगा। झांग रुहान ने हालांकि ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वही दुर्भावनापूर्ण नजर से मुस्कुराई, फिर धीरे से बाहर कूद गई और तेजी से नीचे गिर गई। और उसकी गिरने की गति स्पष्ट ली यूं से कहीं अधिक तेज थी। कुछ ही देर बाद वह यूं के पास पहुंच गया। वरिष्ठ बहन झांग, मेरी प्रिय वरिष्ठ बहन झांग, कृपया मेरे साथ छल कपट न करें। मैं अभी वयस्क नहीं हूं, मैं अभी भी एक बच्ची हूं। झांग रुहान को फिर से देखकर यूं इतना उत्साहित हो गया कि वह लगभग रो पड़ा। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गिरते ही उसने लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर दिया था। ऐसा नहीं है कि मैं मौत से डरता हूं, लेकिन मैं सचमुच मौत से डरता हूं। चट्टान के नीचे की घाटी कम से कम 300 मीटर ऊंची होने का अनुमान है। पिछले जन्म में ये लगभग 100 मंजिला इमारत जितनी ऊंची होगी। कौन सा सभ्य व्यक्ति 100 मंजिला इमारत से गिरने पर डर नहीं जाएगा? बिना कुछ सोचे उसने आगे बढ़कर झांग रुहान को गले लगा लिया। कसकर पकड़। झांग रुहान अपने सुंदर चेहरे पर शर्म को रोक नहीं सकी जब उसे अचानक ली यूं ने गले लगा लिया। उसे जीवन में कभी भी इस तरह गले नहीं लगाया गया था, यहां तक कि उसके मंगेतर झाओ चुआन ने भी नहीं। ली यूं से निकलने वाली खुशबू जो महिलाओं में नहीं पाई जाती ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। फिर भी उसने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। हम देखते हैं कि तुम मुझे फिर से चिढ़ाने की हिम्मत करते हो या नहीं। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा, मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये हुई ना बात। झांग रुहान ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए ली यूं की बाहों को अपने हाथों से दबाया और उसके शरीर को फिर से पकड़ लिया। शक्ति का एक उछाल आया और ली यूं ने तुरंत पाया कि उसकी तेज गति चमत्कारिक रूप से धीमी हो गई थी। फिर थोड़ी देर के लिए वे दोनों स्थिर होकर जमीन पर उतरे। इस क्षण तक ली यूं को लगा कि उसकी आत्मा उसके सिर में वापस आ गई है। उसने चेहरे पर आक्रोश के साथ कहा, वरिष्ठ बहन झांग, क्या आप अगली बार ऐसा नहीं करेंगी? लोगों को डराना बहुत डरावना है। तस्क, इसमें डरने की क्या बात है? एक बार जब आप अपनी सहज प्रकृति के विरुद्ध चले गए और हल्केपन की सच्ची विधि सीख ली तो आप पाएंगे कि यह ऊंचाई कुछ भी नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि मैं अभी भी बॉडी टेम्परिंग चरण में ही हूं। उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। झांग रुहान अवाक रह गई। वह लगभग भूल ही गई थी कि यह आदमी अभी भी बॉडी टेम्परिंग स्टेज में ही था। उसे यह बताना थोड़ा जल्दबाजी होगी। तुरंत उसने भी अपना भाव सीधा किया। ठीक है, अब और मजाक नहीं। इस घाटी के चारों ओर देखो, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? ये सुनकर ली यूं ने अचेतन रूप से ऊपर देखा और चारों ओर नजर घुमाई। चट्टान के नीचे एक गोलाकार घाटी है जिसके चारों तरफ खड़ी चट्टानें हैं और घाटी का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार है। समय समय पर घाटी के प्रवेश द्वार की दिशा से तेज हवाएं चलती हैं जिससे फुसफुसाहट जैसी आवाज आती है। यह आवाज बहुत अजीब है। इसमें उदासी का संकेत है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो केवल आवाज सुनने से भी लोगों को गलतफहमी हो सकती है और वे सोच सकते हैं कि यह कोई दुखी व्यक्ति है जो सिस्कियां ले रहा है और रो रहा है, जो बेहद असहज लगता है। और जब उन्होंने घाटी के प्रवेश द्वार की ओर ध्यान से देखा तो सिस्टम ने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की। हवा की लय का निरीक्षण करें, अनुभूति अंक जोड़े 0। हवा की लय का निरीक्षण करें, अनुभूति अंक जोड़े 0। अल्पविराम, ये हवा गलत है। ली यूं ने मन ही मन बुदबुदाया। जल्दी से सिस्टम खोला और पैनल पर नजर डाली। होस्ट ली यूं, आयु 16, योग्यता मध्य ग्रेड 5, पहचान पियानो संप्रदाय, रेन पचानवे अकादमी का बाही शिष्य, क्षेत्र अर्जित शारीरिक तड़का लगाने का चौथा स्तर, मार्शल आर्ट्स अनाम तलवार तकनीक 1% लोड हो रहा है। बेसिक स्टांस स्किल परफेक्ट, सिल्क वाइंडिंग स्ट्रेंथ परफेक्ट, डिफाइन तकनीक शुरुआत, थंडर फिस्ट मुट्ठी इरादा, फ्लाइंग स्टार सटे परफेक्ट का विस्तार किया जा सकता है। मार्शल आर्ट जागरूकता अंक 600,000, मूल रूप से 1069, 565 संज्ञानात्मक अंक थे और 4 मार्शल आर्ट को पूर्णता तक उन्नत करने के लिए 312,000 अंक खर्च किए गए थे। फिर दूसरे और तीसरे मार्शल आर्ट और थंडर फिस्ट को उन्नत करने पर 200,000 अंक खर्च किए गए, इसलिए 557, 565 अंक बचे होने चाहिए थे। लेकिन बाद में हेटिंग फेंक और जू के साथ लड़ाई के बाद उनके संज्ञानात्मक अंक अप्रत्याशित रूप से बढ़ गए और संज्ञानात्मक अंक वापस 600,000 तक बढ़ गए। हालांकि मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि ली यूं को वास्तव में मार्शल आर्ट कॉलम में एक अनाम तलवार तकनीक मिली थी और ये लोड हो रही थी, लेकिन लोडिंग की गति थोड़ी धीमी थी। वह थोड़ा उलझन में था। अनाम तलवार तकनीक कॉलम पर ध्यान केंद्रित करने के बाद यह अचानक मेरे सामने आया। यह था कि तानिगुची पवन में एक प्राकृतिक तलवार लड़ाई मार्शल आर्ट नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनकी योग्यता बहुत कम थी, केवल 5वें स्तर पर वह पहली बार मार्शल आर्ट को देखने पर इसे उत्पन्न करने में असमर्थ थे। उसे कुछ समय तक निरीक्षण करने तथा इसे पूरी तरह लोड होने का इंतजार करने की जरूरत है, तभी वह इसे सुधारने के लिए संज्ञानात्मक बिंदुओं का उपयोग कर सकता है। 30 अध्याय 30 युंजिन का उत्साह। ली यूं हैरान रह गया। यह सचमुच अविश्वसनीय है। क्या घाटी में बहने वाली प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हवा वास्तव में तलवार तकनीक उत्पन्न कर सकती है? और ऐसा लगता है कि यह कोई साधारण मार्शल आर्ट नहीं है। कम से कम ये थंडर फिस्ट, सबडुइंग टाइगर फिस्ट, फ्लाइंग स्टार सटे और ईगल क्लॉ से अधिक शक्तिशाली है। तुम्हें पता है, जब मैं हुआंग हुआजों के 3 बुजुर्गों को मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हुए देख रहा था तो सिस्टम मार्शल आर्ट को इतनी धीमी गति से लोड नहीं करता था। इसलिए ली यूं ने भी इसमें गहरी रुचि विकसित की। इस समय झांग रुहान ली यूं के हाव भाव देख रहा था और उसने पाया कि ली यूं के हाव भाव बहुत स्पष्ट रूप से बदल गए थे, एक आश्चर्य की झलक के साथ, और उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वही कदम आगे बढ़ी और ली यूं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें हलाने का सही निर्णय लिया। तुम्हें ध्यान देना चाहिए था कि घाटी के मुहाने पर हवा सामान्य है ना? वरिष्ठ बहन झांग, आप बहुत अद्भुत हैं। आप ऐसी जगह भी पा सकती हैं। हाँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। घाटी के मुहाने पर बहती हवा एक रहस्यमय लय से भरी हुई है जिसमें एक गहन मार्शल आर्ट, शायद एक तलवार तकनीक शामिल है जो दुनिया में पहले कभी नहीं दिखाई दी है। ली यूं ने जो कुछ सीखा उसे सरल और स्वाभाविक लहजे में मौके पर ही लागू किया। ये सुनते ही झांग रुहान की आंखें चमक उठी और उसने ली यूं को अंगूठा दिखाया। आपकी दृष्टि और समझ अद्भुत है। मैंने इस जगह को संयोग से खोजा था। अब आधा साल हो गया है। जब भी मेरे पास समय होगा मैं चुपचाप यहाँ देखने आऊंगा। मैंने इसे लंबे समय से गुप्त रूप से देख रहा हूँ। हाल ही में मैंने ये पुष्टि करने का साहस किया कि इस हवा से तलवार चलाने की तकनीक विकसित की जा सकती है। आप यहाँ पहली बार आए हैं और आप एक नजर में ही सब कुछ ठीक बता सकते हैं। मैं हार मानता हूँ। जल्दी करो और देखो, क्या तुम हवा में तलवार चलाने की तकनीक समझ सकते हो? झांग रुहान का चेहरा प्रत्याशा से भरा था। ली यूं ये भी समझ गया कि झांग रुहान को यकीन नहीं हो रहा होगा कि वह इसे समझ पाएगा, इसलिए वह उसे यहाँ ले आया ताकि उसके माध्यम से तलवार की तकनीक को समझा जा सके। लेकिन जाहिर है वह बहुत आसानी से जवाब नहीं दे सका। उसने संकोच का नाटक किया। फिर उन्होंने और अधिक स्थिर उत्तर दिया। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। इस स्थिर उत्तर ने झांग रुहान को चौंका दिया। केवल कुछ ही दिन। हे भगवान, यह एक प्राकृतिक तलवार तकनीक है। इसमें स्वाभाविक रूप से तलवार की आत्मा होती है और यह जटिल और परिवर्तनशील है जिसका कोई निशान नहीं मिलता। इसे समझना अपनी खुद की तलवार तकनीक बनाने से कम नहीं है। अगर तुम कुछ दिनों में इसे सचमुच समझ सको तो मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हो जाऊंगा। तब मैं तुम्हारा एहसानमंद हो जाऊंगा। चाहे तुम मुझसे कुछ भी करवाना चाहो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। ली यूं भी ये सुनकर खुश हुआ। उसने झांग रुहान को इतना शर्मिंदा कभी नहीं देखा था। मेरे मन में मजाक का भाव जाग उठा। वरिष्ठ बहन झांग, कृपया ज्यादा आगे न बढ़ें। क्या आप सचमुच सभी शर्तों से सहमत होने को तैयार हैं? जैसे ही ली यूं बोल रहा था उसने जानबूझकर झांग रुहान के नाजुक शरीर पर नजर डाली। ये सच है कि खूबसूरत होने के अलावा झांग रुहान का फिगर भी बहुत अच्छा है। जहां कर्ज होने चाहिए वहां कर्ज हैं और जहां कर्ज होने चाहिए वहां कर्ज हैं। उनके कर्ज बिल्कुल शानदार और सुंदर हैं। भले ही वह सिर्फ मजाक कर रहा था, ली यूं अचेतन रूप से अपनी लार निकलने से खुद को रोक नहीं सका। बस अगले ही पल उसे सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। झांग रुहान का थप्पड़ उसे पहले ही जोरदार तरीके से लग चुका था। आप किस बारे में सोच रहे हैं? मैंने पहले सोचा था कि तुम काफी ईमानदार हो, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने विकृत हो जाओगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा एक मंगेतर है, इसलिए मुझ पर नजर मत डालना, नहीं तो मैं तुम्हें कष्ट में डाल दूंगी। झांग रुहान ने जानबूझकर ली यूं पर अपनी मुट्ठी लहराई। दुष्ट होने का दिखावा करो। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह के दिखावे से वास्तव में चंचलता का स्पर्श जुड़ जाता है, जिससे ली यूं की आंखों को विशेष रूप से अच्छा महसूस होता है और उसके दिल में हल्की सी हलचल पैदा हो जाती है। अचानक मेरे मन में एक साहसिक विचार आया। क्या वह आदमी झाओ चुआन मुझे फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है और मुझे फिर से दुकेवान नहीं जाने देना चाहता है? इसलिए मैं चुपके से झांग रुहान को अपने से दूर ले जाऊंगा। क्या वह आदमी इतना नाराज नहीं होगा कि मर जाएगा?
एक बार जब इस तरह का विचार पनपने लगेगा तो ये घास उगने के समान होगा और आप इसे रोक नहीं सकेंगे। लेकिन हालांकि ली यूं इस वजह से अधीर नहीं था, इसके बजाय वह अचानक गंभीर हो गया और वह शिकायत करने लगा, वरिष्ठ बहन झांग, क्या आप इतनी हिंसक नहीं हो सकती? मैं झांग चू नहीं हूं। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं बस इतना कहना चाहता था कि अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं आपसे बदले में कोई मार्शल आर्ट लाने के लिए कहूंगा। तुमने मुझे ये भी नहीं बताया, लेकिन तुम गलत तरीके से सोचने लगे। वास्तव में झांग रूहान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वह यूं के चेहरे को बेवकूफी से देखती रही जो वास्तव में काफी सुंदर था और उसके सुंदर चेहरे पर तुरंत शर्मिंदगी उभर आई। ठीक है, तुम्हें पहले यही ध्यान करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। ये कहकर झांग रूहान भाग गया। छलांग लगाते हुए उसका आकार बादल की तरह चट्टान पर तेजी से चढ़ गया। 300 मीटर से अधिक ऊंची चट्टान झांग रूहान के सामने समतल जमीन की तरह लग रही थी। ली यूं दंग रह गया। उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। क्या अद्भुत शारीरिक गति है! क्या यह एक जन्मजात शक्तिशाली व्यक्ति की ताकत है? नहीं, मुझे भी जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करने की आवश्यकता है। जब मेरे पास ऐसी ताकत होगी तभी मैं वास्तव में अपनी रक्षा कर पाऊंगा और वास्तव में इस दुनिया में घूम पाऊंगा। तुरंत ली यूं मुड़ा और घाटी के प्रवेश द्वार के पास बैठ गया। हवा की आवाज को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाए और देखिए कि क्या आप कुछ रहस्यमय आवाज सुन सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सिस्टम के लगातार बढ़ते मान्यता बिंदुओं के अलावा कुछ भी नहीं देखा जा सकता था और अनाम तलवार तकनीक की लोडिंग गति बहुत धीमी थी। झांग रूहान के साथ कुछ देर तक मजाक करने के बाद काफी समय बीत गया और लोडिंग प्रगति केवल 2% तक ही पहुंची। इस दर से इसे पूरी तरह लोड होने में एक दिन से अधिक समय लग सकता है। बस रुको, लेकिन प्रतीक्षा का समय बहुत उबाऊ था, इसलिए ली यूं ने बस फिर से बेसिक पोस्चर स्किल का अभ्यास करना शुरू कर दिया और सीधे चौथे पद पर अपग्रेड हो गया। अल्पविराम। रेंज 95 अस्पताल। गु यूजिंग सुबह जल्दी उठ गया और यार्ड में जाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। खड़े होकर ध्यान करने का नाटक करें। अभ्यास करते समय उसने चुपके से यार्ड में सब कुछ देखा, लेकिन उसे ली यूं कभी नहीं मिला, जिससे वह मन ही मन खुश हो गया। चचेरे भाई, क्या वे सफल हुए? ली यूं को नष्ट करो क्या बस? जब उसने दूसरे संभावित परिणाम के बारे में सोचा तो गु यूजिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे थोड़ा डर और थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। उसने सोचा, क्या वह सचमुच ली यूं को हमेशा के लिए गायब कर सकता है? वह भी रेंज 95 अकादमी के प्रमुख होंगे। अपनी योग्यता के साथ उनके लिए भविष्य में रेंज के प्रमुख के लिए प्रतिस्पर्धा करना और बाकी संप्रदाय के शीर्ष 10 प्रमुखों में से एक बनना असंभव नहीं है। संप्रदाय द्वारा दिए गए सम्मान, स्थिति और यहां तक कि विशेषाधिकारों का आनंद लेना। उस सुंदर भविष्य के बारे में सोचो। गु यूजिंग का मुंह जाने में ही उत्तेजित हो गया और यहां तक कि खड़े होकर किया जाने वाला ध्यान, जिसे वह आमतौर पर सही नहीं मानता था और जिसका अभ्यास करना कठिन था, अब बहुत आसान लगने लगा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने 8वां काम पूरा कर लिया था। अब वह और भी उत्साहित हो गया। आज का दिन मेरे लिए वाकई बहुत अच्छा है। हाँ ली यूं, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे की? गु यूजिंग, जितनी जल्दी हो सके मर जाओ।